अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो भाई आप तो खरीद होंगे, मजे में होंगे, नावल पढ़े होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है दीदार महबूब। बहुत ही अच्छा नावल है, मुकम्मल नावल है। ओके, तो चलें बढ़ते हैं नावल की तरफ, ठीक है। और इस नावल की तरफ बढ़ने से पहले कंजूस लोगों मैं आप लोगों को क्या बोलूँ यार, एक अंगूठा दबाने में पता नहीं आपको कितने पैसे लगते हैं यार। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। ये अफ़साना हकीकत या कहानी है जिसमें आकर महबूब की ही मानी है। देखते हुए उसकी आंखों को जो धड़के दिल उजाले में वो आई, आंख में उसके पानी है। हो मामला इश्क का और कोई दुश्मन ना हो, ये तो सरासर मोहब्बत में बेईमानी है। तुम लायक नहीं हो जाना मेरी मोहब्बत के, ये बात जो फैलाई किसी दुश्मन की बदगुमानी है। इश्क जब तड़प जाए दीदारे महबूब को, हैरत है फिर भी मिलने की ही ठानी है। इसमें जिक्र इसमें जिक्र है कदीम ज़माने में बसने वाले मोहब्बत से भरे मुल्क की, जिसके हर फर्द को दूसरे के साथ और अलग ही हमदर्दी और लगाव था। और इन सबका क्रेडिट उनके रहम दिल बादशाह को दिया जाता था, जो अपनी सल्तनत में किसी किस्म की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मगर वो कहते हैं ना कि अल्लाह अपने प्यारों से ही इम्तिहान लेता है, फिर वो चाहे किसी भी सूरत में ले। मगर इसमें इंसान के लिए कोई ना कोई ज़रूर बेहतरी होती है। बहार के मौसम में फूलों ने हर तरफ अपने थे, जगमगाती करती रोशनाई से सारा चमन महक उठा था, जैसे बरसों बाद किसी चांद ना निकला हो। महफिल सजी हुई थी, हर तरफ आवाम की भीड़ थी। शायद कोई खुश का मौका था जो सारे लोग वही पुरजोश नज़र आ रहे थे। हाँ, ये तो मुल्क खजानस्तान है, मुल्क दुनिया के अमीर ममालिक में से अहम मुल्क। यहाँ के बादशाह की साहबजादी की तशवीर आफरी का दिन था, मतलब कि आज के दिन वो इस दुनिया फानी में आई थी जिसका ये लोग जश्न मना रहे थे, जिसमें बादशाह सलामत ने महल में सबको इस दिन के जश्न की दावत दी है। खानस्तान के बादशाह हसन की इकलौती साहबजादी है, जिस पर बादशाह हसन की ज़िंदगी बसती है। खुशी के मौके पर सबको शरीक करना हसन साहब अपना फरीज़ा समझते थे, इसीलिए खास उस दिन पे गरीबों को दिल खोल के तोहफ़े दिए। ये आज के दिन पहली बार नहीं हुआ था। हसन अपनी शहज़ादी की पैदाइश का दिन हर साल ऐसे ही मनाया करते थे, और यही वजह थी कि आवाम को बड़ी बेसब्री से इस लम्हे का इंतजार था, जो कि आन पहुँचा था। सफ़ेद मलाई जैसी रंगत, हल्की बुरी आँखें, कमर से नीचे तक जाते हुए बाल, जो कि मेहंदी लगाने की वजह से उसकी रंगत लाल हो चुकी थी। जहानत तो बहादुरी में लाजवाब, मगर उसकी सेहत देखकर कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो बहादुरी जैसी सफ़ात की मालिक होगी। वो अपने हुस्न से ज़्यादा अपनी सेहत की दीवानी, अपने ही कमज़ोरपन से मोहब्बत, मोटे होने से सख्त चिड़चिड़ाहट, नाजुक कलाइयाँ, हमेशा उसके हम रंग जोड़े से मिलती हुई चूड़ियों से मज़ीन। इसमें कोई शक नहीं वो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती होंगी। ऐज़ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती तुम्हें इस वक्त कहाँ होना चाहिए था? और तुमने क्या हाल बनाया होगा? अपनी तबीयत ठीक है तुम्हारी? शहज़ादी ऐज़ल महल के बगीचे में चल फिर रही थी, जब वहाँ ज़ीनत बेगम ने उनको मायूस करा पाया तो उसके पास चली आई। नहीं माँ बेगम, आप देखिए ना, सब लोग यहाँ आए हुए हैं और इतने लोग, ऊपर से नगारों का शोर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। महल में कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा मुझे। मैं ऐसा करती हूँ, बाहर चली जाती हूँ। आप अब्बा हज़ूर को बता दीजिएगा, जब हालत ठीक हो जाएगी मैं आ जाऊँगी वापस। ऐज़ल माँ बेगम को कहते वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। क्या होगी आपको ऐज़ल? आपके लिए ही दावत रखी है और आप ऐसे रखते करेंगी, तब अब जाकर कमरे में थोड़ा आराम करें। मैं आपके लिए कहवा बनाकर भिजवाती हूँ, और जश्न में ज़रा सा वक्त है, आप थोड़ी देर बाद तैयार होकर आ जाइएगा। माँ बेगम ने उसकी गेल सलाते हुए उसे प्यार से समझाया। करूँगी ना, ऐसा मानोगी मेरी बात? ऐज़ल के चुप रहने पर दोबारा पूछना चाहा। ऐज़ल इस बात में सहलाते वहाँ से चली गई। तेज़ तेज़ कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो अपने कमरे में आई। खिड़की के पास पड़ी मेज़ के पास कुर्सी खींच के बैठ गई। कुछ देर उससे ऐसे बैठने रहने के बाद उसके साथ पड़ी छोटी सी संदूकची में से एक किताब व कलम निकाला। काफ़ी देर वो किताब के सफ़े इधर से उधर पलटती रही। आंखें नम होती जा रही थी, शायद इन बुरी आंखों में से आबशार बहने के लिए तैयार थे। ऐज़ल किताब का मायना कर रही थी जब उसके कानों में कुछ गूंजने की आवाज़ आई। शोर के भरे सहन से आती है आवाज़ उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई थी। ऐज़ल ने खिड़की खोलकर दरवाज़ा खोला और बाहर का नज़ारा देखा। एकदम तो वो खुद भी हैरान हो गई और मुजमन होकर सारे महल में नज़र दौड़ाई, मगर वो आवाज़ इस हॉल में गुम हो गई। वो सर झटक कर दोबारा बैठ गई। मुझे आज तक उनसे शिकायत ही नहीं है, वो मुझे समझ क्यों नहीं पाते? क्या वो कभी नहीं सोचे कि मुझे क्या चाहिए, कि मैं किस चीज़ की ख्वाहिशमंद हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता वो कभी समझ सकेंगे। उनके लिए उनकी इज़्ज़त शोहरत ये महल है बस। नहीं, वो नहीं समझेंगे मुझे कभी भी। उन्होंने मुझे सब दिया, मगर ना होने के बराबर। मैं इतने बड़े महल में रहकर कोई शहज़ादी नहीं लगती, कैदी लगती हूँ। मैं बस एक कैदी जो जिए भी यहीं मरे भी यहीं, गिर जाए उसको इस कैद खाने से निकलने पर पाबंदी है। मैं मानती हूँ वो बादशाह है, पर वो क्यों भूल जाते हैं कि वो एक बाप भी हैं? उनको क्यों वो याद नहीं रहता वो मेरे अब्बा हज़ूर हैं? उनके लिए दिखावा करना ज़रूरी है, वो कभी नहीं समझेंगे। आँखों में से निकलते मोती सूरत गाल तक पहुँच चुके थे। किताब पर चलता कलम रुक चुका था। मेज़ पर सर रखे उस आँखों में से निकलने वाले मोती गहरे समुद्र की तरह बहने लगे थे। ऐज़ल इस किताब पर हर इस दिन का वाक़या लिखती थी जिस दिन वो उदास होती। वो अभी अपनी सोचों में गुम थी जब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। अगर ऐज़ल बुत बनी बैठी थी दरवाजे पर, मौजूद शख्स को मजबूरन अंदर आना पड़ा। उसने पीछे से आते हुए अपने दोनों हाथों की पुश से ऐज़ल की आंखें ढांप लीं। वो एकदम चौंकी, मगर हाथों के लम्स को महसूस करती होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। ईशा, तुम यहाँ कब आई? ऐज़ल ने उसके हाथों को पीछे हटाते हुए अपना रुख उसकी जानब किया और खुशी में लूट-फूट होते उसके गले जा लगी।
आज आपका जन्मदिन है शहज़ादी ऐज़ल, आप कैसे भूल गई कि मैं इस दिन पर आपके साथ नहीं होंगी? कमाल करती हैं आप भी। मुझे लगा तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मगर तुम तो यहाँ ये क्या आँखें सुर्ख क्यों की हुई हैं? क्या आप रोई हैं? ईशा ने ऐज़ल की आंखों का बगौर जायज़ा लेते हुए कहा, नहीं ईशा, मैं क्यों रोई भला? वो तो बस हवा की नमी की वजह से आंखों में पानी आ गया। ऐज़े अपनी सफाई पेश कर रही थी, जबकि ईशा की नज़र किताब पर पड़ी तो उसके चेहरे का तासरात बदला। अच्छा तो ये बात है, आप इस किताब में घुस के बैठी हैं। आपसे कितनी बार कहा है इससे दूर रहा करें, मगर आप तो सुनती ही नहीं है। ईशा ने उसकी किताब उठाकर वापस उसकी जगह पर रखी और ऐज़े को वहाँ से उठाकर बेड तक ले आई। ईशा शहज़ादी की बहुत अच्छी सहेली है, जो दूर के रिश्तेदार में भी शुमार होती है। कज़ाकिस्तान के शुमाली जानिब वसी बस्ती में रहने वाली नौनहार लड़की ईशा, इस सल्तनत पर एक माफिया बादशाह की हुकूमत चल रही थी, जो अपनी मुल्क के बाशिंदों से असला बारूद का काम करवाता था, जिससे ईशा को बेखबर रहती थी। इसे सल्तनत में एक शहजादी की हैसियत हासिल थी। माफिया बादशाह रिश्ते में ईशा का मामू था। माँ बाप के बगैर वो इस सल्तनत में एक शहजादी की हैसियत से पलती रही है। आज के दिन भी उदास हो या फिर मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले ही बता देती, मैं ना आती। ईशा मैं बेसूरी सूरत बनाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो या जानबूझकर ऐसी बातें करती हो? पागल लड़की हो, अनजान क्यों बन रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं किससे तंग हूँ और क्यों हूँ? अपने दाएं हाथ के पुश्त बालों को पीछे करते हुए ऐज़े ने ईशा को गौर देखा। जानती हो, मगर क्या तुम अब ऐसी उदास बैठोगी? नहीं ना, चलो उठो, बाहर चलें। सारे मेहमान आ चुके हैं। क्या मसला है? ईशा, मैं नहीं जाना चाहती। ये सब देखते ही मुझे रोना आ जाता है। मेरा दिल करता है मैं बस रोती रहूँ और सबको बताऊँ कि खुशियाँ दौलत से कभी नहीं मिलती। ख्वाबों को पूरा करने के लिए दौलत कभी ज़रूरी नहीं होती है। मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोगों का साथ और दुआएं ज़रूरी होती हैं बस, और मगर दौलत नहीं। ऐज़ल हसरत दिल में ही ईशा को बता रही थी। हसरत दिल में ही ईशा को बता रही थी ऐज़ल को कि शहज़ादी ऐज़ल थी, दौलत जैसी हर चीज़ उसके पास थी, तो उसके लिए ये कहना शायद आसान था, मगर इस दौर में ऐसा नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए इंसान का तल्लुक़ सिर्फ़ माशियत से होता है, और माशी निज़ाम को चलाने के लिए दौलत अहम किरदार अदा करती है। माशियात का असर दौलत पर है, जिससे साबित होता है कि अगर इंसान दौलत को सही मायनों में इस्तेमाल करे तो वो कभी भी गलत ज़मरे में नहीं जाएगी, वो कभी लालच का दायरे में नहीं आएगा। और ऐसा शायद कहीं मुमकिन हो। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और दौलत इंसान को अंधा बना देती है। ये दो चीज़ें इंसान को जितनी मिल जाए उसकी हसरत मज़ीद बढ़ती चली जाती है, जो कि आने वाले नस्लों में बर्बादी का सबब भी बन चुकी है। नहीं, ऐसे नहीं है। इंसान हर मेहनत का काम दौलत के लिए ही करता है, जिससे साबित है कि ज़िंदगी जीने के लिए ये भी ज़रूरी है। आयशा ने ऐसे के गलत तजर्बे को बयान किया। वो तुम्हारी बात ठीक है आयशा, मगर मेरे बहादुर को लगता है कि ऐसी बड़ी-बड़ी तकरीबात को मुनक्किद करके वो अपनी शान शौकत में इज़ाफ़ा कर लेंगे, मगर वो शायद नहीं जानते कि इन आर्ज़ी लोगों की आर्ज़ी तवज्जो पाने से बेहतर है कि वो माशी निज़ाम में तरक्की करवाएँ, जिससे सल्तनत में भी बेहतरी पैदा हो, वो सुकून की ज़िंदगी जिएँ। और तुम जानती हो ईशा, इस दौरान हमारा मुल्क खतरे में है, जिससे अब्बा हज़ूर नावाकिफ़ हैं। गैर मुल्की जासूस हमारे मुल्क में आ चुके हैं और शाही खजाने पर कब्ज़े के तरीक़ों में लगे हुए हैं। अब्बू को मैंने बताने की कोशिश भी की, मगर हमसे ज़्यादा उनको अपने सिपाहियों पर भरोसा है कि वो उनको कुछ नहीं होने देंगे, जबकि वो नहीं जानते कि राज़ तब राज़ रहता है जब तक वो अपने पास हो। किसी दूसरे के पास चला जाए तो वो बात हवा की तरह फैलती है, कभी राज़ नहीं रह सकती। मगर अफ़सोस, मैं इन सब में आकर थोड़ी सी परेशान हूँ, और एक तुम हो, पता नहीं क्या-क्या सोच लेती हो। माना ये आपका मुल्क नहीं है जहाँ हर वक़्त अमन कायम रहेगा। ये तो तुम्हारी भूल है ऐज़े कि मेरा मुल्क अमन से है। ऐज़े की बात पर जैसे ईशा की मुस्कुराहट गायब हुई थी। क्या मतलब ईशा, क्यों? ऐसा क्या हो रहा है उधर? ऐज़े को हैरत हुई। तुम ये सब छोड़ो, हम इतने दिनों बाद मिले हैं और पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो। अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूँगी। इधर देखिए मेरी तरफ। ईशा जब से यहाँ आई थी ऐज़े ने ऐसे एक बार भी नहीं देखा था। ऐज़े ने अपनी गर्दन घुमाकर ईशा को देखा। चांदनी जैसी खामोश रोशनी, हल्की सब्ज़ आँखें, कमर से ऊपर तक हल्के भूरे बाल, सुरमई रंग का कदमों को छूता हुआ लंबा फ़राक में वो ऐज़े की तवज्जो पाने में कामयाब हो चुकी थी। ऐज़े ने एकदम आँखें दोबारा खोली। क्या बात है ईशा? उफ़ यार, बहुत कमाल लग रही हो। आज की दावत में किसी को मारने का इरादा है क्या? ऐसे अपने शरारती अंदाज़ में आई। शुक्र है आपको फ़ुर्सत तो मिली हमें देखने की। बस ईशा, तुम तो मुझे समझा करो, मुझे सल्तनत की ज़िम्मेदारियाँ उठानी है ना। खैरियत तो है ना यार? ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, मगर कम से कम खुशी के मौके पर तो खुश हो लिया करो। पहले भी तो मैं आती थी तुम्हारे पास, हम मिलके आपस में बहुत खुश होते थे, मगर आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्या हमसे कोई गलती हुई है? अगर हुई है तो बता दें, हम आपसे माफ़ी माँग लेंगे। सज़ा देंगी तो वो भी मंज़ूर होगी। ईशा ऐज़ल की ज़ोरदार आवाज़ पर उसकी बोलती बंद हो गई। जो इतनी देर से पर बोली रही थी, एकदम खामोश हो गई। आपका दिमाग ख़राब हो गया है ईशा? मैं क्यों आपसे नाराज़ हूँ? क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है जो तुम जैसी मासूम आफ़त से नाराज़ हो जाऊँ? ईशा को गले लगाते हुए उसकी गलतफ़हमी दूर की। अगर ऐसी बात है तो चलें नीचे चलते हैं, सब आपका इंतज़ार कर रही होंगी। नहीं आयशा, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा सकती, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे नहीं जाना ना। ऐज़ल की आवाज़ उसके कानों में दम तोड़ने लगी। ईशा ने साथ पड़ी हुई मेज़ से पानी का जग उठाया, उसमें से पानी निकाल कर ऐज़े को पिलाया। कुछ देर उसको हौसला दिया तो वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई। आखिरकार ऐज़े दावत में शरीक होने के लिए मान गई। दोनों सहेलियों में बेहतरी आई। ऐज़े भी उदासी की दुनिया से बाहर आई। दोनों कुछ देर से अभी महज़ गुफ्तगू थे कि जब दरवाज़े पर और दस्तक हुई थी।
शहजादी एज़ल के लिए पैगाम है, बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं, ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। सिपाहियों को भेजने के बाद वो भी जाने के लिए पलटी थी, ठीक है। तभी ईशा ने उसका हाथ थाम कर उसे रोका था। क्या मसला है ईशा, आप जा तो रही हो ना, इधर अपनी हालत तो देखे ज़रा, क्या आप ऐसी हालत में बैठ जाएंगे? आईने के सामने खड़े एज़ल को दिखा करते उसको उसी का अक्स दिखाया था। हाँ तो क्या है, मेरी हालत को देखो, कपड़े भी सही हैं, कहीं से भी नहीं फटे हुए। अपनी पोशाक को इधर उधर सुलझाते हुए ईशा को दिखाया। बस हो गया, अब इधर बैठो और सुनो, मैं तुम फिलहाल कोई ऐसे नहीं हो, तुम शहजादी एज़ल हो, शहजादी जिसके लिए पूरे महल में एक जश्न रखा गया है। क्या तुम इस हालत में जाती अच्छी लगोगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। इस दौरान तो सिपाहियों की बीवियाँ भी तुमसे ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी। अब सुकून से बगैर आवाज़ के बैठो, जैसे मैं बोलती हूँ तुम करती जाना। नहीं नहीं यार, बस कुछ देर और उसके बाद चलते हैं। ईशा ने एज़े के बालों को खुश करके एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हुए बालों का जूड़ा तैयार किया और माथे के से गिरती लिटों के दरमियान सफ़ेद ताज को मुंशबिन किया। चेहरे के तरफ से निकलते बाल गालों को छू रहे थे। मालूम होता था जैसे काले बादलों ने चांद को बंद किया हो। ऐसे बिल्कुल सज धज चुकी थी, इतने तो तय था कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाएगा। और ऐसे कदम बढ़ाते आगे चल रही थी, जबकि उसकी जोड़े ने ऐसे मुंसलिक पोशाक उसकी कदमों को छूती ज़मीन बोस हो रही थी। नहीं नहीं यार, बस कुछ देर और उसके बाद चलते हैं। ईशा ने ऐसे के बालों दोबारा वो वाली यार ऐसे आगे कदम बढ़ा दी, जबकि उसके मुंसलिक पोशाक के कदमों को छोटी ज़मीन दोस्त हो रही थी। ऐज़े को तैयार करने के बाद ईशा ऐज़े का हाथ पकड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और नीचे सेन की तरफ बढ़ने लगी। ईशा और ऐज़े एक दूसरे के में फिर गुफ्तगू थी, जब ऐज़े के कानों में फिर से वही आवाज़ गूंजी और वो आवाज़ सुनते ही ऐज़े के कदम में वहीं रुक गए। ऐज़े अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई जा रही थी। क्या हुआ ऐज़े, आप रुक क्यों गई, कुछ हुआ है क्या? ऐज़े को एकदम खड़ा पाकर ईशा हैरान हुई और ऐज़े से पूछने लगी, क्या मसला है ईशा, क्या आपके कानों तक कोई सुरीली सी आवाज़ आ रही है? ऐज़े ने अतराफ में नज़र दौड़ाते हुए ईशा से पूछा। क्या यार ऐज़े, कमाल करती हो आप भी, अभी तो आपको है ढोल नगारों की आवाज़ बुरी लग रही थी और अब आपको उनको सुरीली बोल रही हैं। क्या कोई हाल नहीं आपका भी? ईशा जोरदार कहके के साथ ऐज़े को बता रही थी कि उसने उसी को कोई आवाज़ नहीं सुनी। नहीं ईशा, वो ढोल नगारों की आवाज़ नहीं है, आप एक बार गौर से सुनकर देखिए, वो बहुत हसीन और दिलकश आवाज़ है। मुझे थोड़ी देर पहले भी सुनाई दी थी और अब भी। ईशा, वो सच में बहुत अच्छी है, जो मेरे जज्बात में आकर समा रही है। बादशाह सलामत आपको नीचे बुला रहे हैं और मेहमान कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ईशा को अपने एहसास का बता रही थी, जब एक सिपाही ने वहाँ आकर आयशा हसान का हुक्म सुनाया था, जाओ तुम, हम आ तो रहे हैं ना। जैसे वो एकदम गुस्से में आकर बोलती थी, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा शहजादी एज़ल, मगर बादशाह ने आपको साथ लाने के लिए बोला है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक आपको हमारे साथ जाना होगा। अच्छा ठीक है, हम आप लोगों के साथ ही चलते हैं, मगर आप हमारे पीछे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ये साया बनकर हमारे आगे चलने की। ईशा ने चढ़ाहट पर सिपाहियों को घूरते हुए कहा, जबकि एज़ल इसकी इस हरकत पर उसे आंखें उठाए देख रही थी। ऐसे मत देखो मुझे, ठीक ही तो बोला है, इतना सज धज के हम निकली हैं भाई, और आवाम की नज़र पहले इन मंशर सिपाहियों पर पड़े, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। अवाम की पहली नज़र हम पर ही आनी चाहिए। आयशा की ये बात सुनते ही ऐज़े ने वो मुश्किल अपनी हंसी पर जब्त किया था और धीरे धीरे में ईशा को पागल लड़की का खिताब भी से नवाजा था। अब ईशा और ऐज़ल आगे आगे चल रही थी, जबकि सिपाही उनके पीछे थे। जैसे ईशा और ऐज़ल ने नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर पहला कदम रखा था, तो हर तरफ से खूबसूरत खुशबू वाली फूलों की बरसात होनी शुरू हो गई थी, जो कि अगले ही लम्हे महल के फर्श को लाल कर चुका था। हाल में मौजूद सब लोग ऐज़ल को देखते हुए दंग रह चुके थे। सबकी नज़र अभी तक ऐज़े पर जमी हुई थी। हाल में हर तरफ सरगोशी का आलम हो चुका था, जो कि शहजादी एज़ल कभी भी अपने महल से बाहर नहीं निकली थी, तो लोग उनको देखने के लिए तरस जाते थे। अगर वो बाहर जाती भी तो सही, तो इस तरह जाती कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो हस्ती शहजादी का दर्जा रखती है। अब इनमें कोई शक नहीं था कि अवाम का इंतजार खत्म हो चुका था। एज़े सीढ़ियों से उतरती हुई और उनकी पोशाक ज़मीन पर बल खाती हुई सच में ज़ालिम मंजिल था। वहाँ पर मौजूद कोई भी एज़ल के हुस्न पर तबसरे नहीं कर सकता था। एज़ल सहन में आ पहुँची थी। बादशाह ने उसे गले लगाते हुए काफ़ी दुआओं के साथ अपना खानदानी हार पेश किया और साथ ने सल्तनत को संभालने की कुछ जिम्मेदारियां भी। इसमें कोई शक नहीं था कि ऐज़े को खानदानी हार से ज़्यादा तोहफे पसंद आया होगा, क्योंकि वो शुरू से ही चाहती थी कि उनके अब्बू के बाद उनकी सल्तनत ने हुकूमत ने ने किसी लड़के की, बल्कि ख़ज़ानस्तान की वारिस खुद ऐज़ल हसान ईशा की तरफ मुतवज्जो हुआ था। नहीं, बादशाह सलामत सब सफ़र खदीजत से था। ईशा ने जवाब दिया, ईशा, क्या तुम अब्बा हज़ूर को बार बार बादशाह सलामत कहती रहती हो? क्या तुम हम सबको अपना नहीं समझती? तुम तो मेरी छोटी बहनों जैसी हो ना। मेहरबानी शहजादी एज़ल, आप तो पहले ही मुझे कम डांटती हैं, क्या जो मैं आपको बड़ी बहन का दर्जा दे दूँ? इस तरह तो आप मुझे कच्चा चबा जाएंगी। तो आप रहने दें एज़ल, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। एज़ल की बात खत्म होने के बाद ईशा पर बोल रही थी, जबकि एज़ल ने अपनी बुरी आंखों से उसको भगोड़ देखा, तो ईशा की जल्दी ज़ुबान को जैसे लगाम लगी थी। इससे पहले कि ऐज़े का आतिश फ़शानी पहाड़ इस बेचारी ईशा पर फूट पड़ता। महफ़िल में अभी भी हर तरफ गहमा-गहमी थी। लोग बातों में मगन, हर चीज़ के मज़े लूट रहे थे। एहसान ख़ास मेहमानों से एज़ल का तारुफ़ करवा रहे थे। अब्बूजान, अभी अम्मी कहीं नज़र नहीं आ रही, खैरियत तो है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जी चंदा, वो बिल्कुल ठीक है। भला आपकी खुशी के मौके पर कौन बीमार हो सकता है? आप कुछ देर इंतज़ार करें, बस आती होंगी। ऐज़े जब से यहाँ आई थी, उसको कहीं भी मलका आलिया नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी एहसान से पूछ लिया, आपको सालगिरह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो चंदा। आपकी उम्र चाँद सितारों से भी ज़्यादा लंबी हो एहसान। और ऐज़े अभी महफ़िल गुफ्तगू से जब मलका वहाँ आई और एज़ल के गले लगते हुए उनको काफ़ी सारी दुआओं से नवाजा। बस कर दें अम्मी जान, आप इतनी भी उम्र लंबी ना करवाएं कि सारी इस दुनिया से चले जाएँ और मैं अकेली रह जाऊँ। इस पर महफ़िल में मौजूद लोग क्या कहका लगाकर हंसे थे। शहजादी ने कहा था कि कुछ सिपाही एक बड़ा सा डब्बा दिया आ रहे हैं और एज़ल के सामने रख दिया। और मलका ने एज़ल को वो डब्बा खोलने को कहा। डब्बा खोलने पर उसने इसमें से और बांसुरी निकली, जो कि फूल पत्तियों से सजाई गई थी। मलका आलिया बहुत अच्छे से जानती थी कि एज़ल को बांसुरी बजाना कितना पसंद है। वो अलग बात थी कि एज़ल को
आज तक बांसुरी बजाना किसी ने नहीं सिखाई थी। ऐसे बच्चे अब आपको केक काटना चाहिए। हमारे अजीज़ कब से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे हर एक चीज़ का मुआयना करते हुए बांसुरी को देख रही थी। जब बादशाह ने उसको कहा, बादशाह की बात को नज़रअंदाज किए ऐसे अपनी माँ जानकर दिए हुए तोहफे के बारे में सोच रही थी। वो दिल ही दिल में खुद से गुफ्तगू करने लगी कि सिर्फ उसकी माँ ही इसको समझती है, उसकी खुशियों का ख्याल रखती हैं, उसके दुख सुख तकरीबन हर वक्त उसके साथ रहती है। उसके बरकत वो हमेशा अपने बाप के लिए इन फ़तरात के मुतज़ाद अल्फाज दोहराने लगी, जो कि हमेशा की बात बन चुकी थी। क्या ऐसे ही उस बात समझने से सिखा सकती कि उसके साथ सही मायनों में कोई मुखलिस है और आखिर किस हद तक हो, या फिर वो समझना ही नहीं चाहती थी। पर क्यों, ये तो वक़्त ही बताता। बादशाह भी अपने अल्फाज दोहरा रहे थे कि अचानक से पूरे महल में अंधेरा हो गया। ऐज़ल के पीछे किसी ने ऐज़ल की आंखों पर सुर्ख रंग के पट्टी बांध दी। ऐज़ल ऐसी बहादुर थी कि डर की वजह से चिल्लाने की बजाय धमकी देना शुरू कर दी कि अभी मेरे हाथ छोड़ो, मैं फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कुछ हालात में महफिल में उजाला हो गया और मलका आलिया ने जब आंखें खोली तो उसके सामने अपने कद जितना देखने में ही शानदार और लजीज एक रखा हुआ था, जिसे हर तरफ से सजाया गया था। शहजादी खुशी से इधर उधर देखने लगी कि आखिर मेरे साथ अभी कभी हुआ क्या था। आइज़ैक के साथ हाथ में ईशा ने केक को काटने के लिए छुरी थमारी। शहजादी केक काटने लगी और केक काटते काटते कट गई। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ चंदा, रुक क्यों गई? और आयशा कहने लगी, अबू जान, मैं आपको ज़ीनत बेगम के साथ मिलकर केक काटना चाहूँगी। इस पर ईशा ने पूछा, कौन ज़ीनत बेगम? मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। वो ज़ीनत बेगम जिन्होंने मुझे अम्मी जितना तो नहीं और अम्मी जैसा ही प्यार दिया दिया चाहा। वो हमारे महल के एक मामूली सी बुजुर्ग लगती हैं, लेकिन सच मानो आयशा, वो बस मामूली लगती हैं, मगर मेरे लिए वो बहुत ख़ास हैं। ये ऐसी वो ख़ास बुजुर्ग है जिसने मुझे अच्छी और बुरे की पहचान करवाई। इस शहज़ादी के दिल में अपनी सल्तनत के लिए जो मोहब्बत होनी चाहिए, वो मोहब्बत मेरे दिल में ज़ीनत बेगम ने दिलवाई। एक कोने में खड़ी हुई शम्मा और रानी शहज़ादी की बात सुनकर रोने लगी। जो शहज़ादी पर ही जज़्बात लीशा को और महफ़िल में मौजूद सब लोगों को बता रही थी। ज़ीनब बेगम, जो कि एक बुज़ुर्ग थी, तो उनको चलने में ज़रा दिक्कत महसूस हुई थी और वो लाठी के सहारे से चला करती थी। ऐज़ल खुद ज़ीनब बेगम के पास गई और उनको अपने कंधों का सहारा देकर ले आई। ऐज़ल ने ज़ीनब बेगम का हाथ अपने हाथों में पकड़कर केक काटते ही हर तरफ तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। अपनी अम्मी जान और बादशाह सलाम को खिलाया। ईशा जी, जो ज़्यादा मस्ती के मूड में लग रही थी, केक उठाया और थोड़ा सा ऐज़ल के चेहरे पर लगा दिया। ईशा, ये तुम्हारी क्या बदतमीज़ी है? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं मस्ती मजाक के मूड में नहीं हूँ और मैं इसी शर्त पर तुम्हारे साथ नीचे आई थी कि तुम कोई शरारत नहीं करोगे। ऐसे एकदम से गुस्से में आई थी। महल पर मौजूद लोगों को लग रहा था कि शहज़ादी ऐज़ल को ईशा की यह हरकत बुरी लगी, जबकि ऐसा होना मुमकिन था। शहज़ादी ने चुप के हाथ उठा के वापस केक ईशा के चेहरे पर लगा दिया और फिर दोनों के कहके मारकर हंसने लगे। वो दोनों का हाल मारकर हंसते में मगन थी, जबकि दूसरे लोगों की सांस में सांस है कि शहज़ादी को कुछ भी बुरा नहीं लगा था। मुकम्मल तौर पर कनीज़ों के नाचने का भी इंतजाम किया गया था, जिस पर खूब जश्न हुआ। मौसीकी का मुकाबला भी किया गया था और जीतने वाले को ऐज़ल ने खुद इनाम से नवाजा। सब लोग ऐज़े से मिले और ऐज़े को तोहफ़े दिए। शहज़ादी ने सच्चे दिल से कबूल किया। शायद आय को एक कमरे में रखवा दिया। रात गया था, जश्न होता रहा। फिर बादशाह हसन के हुक्म पर पूरी सल्तनत में इनाम बांटे गए और गरीबों की मदद की गई। सब लोग आज के इस दिन पर बहुत ज़्यादा खुश थे। बादशाह बहुत रहम दिल होने की वजह से भी अपनी सल्तनत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन इस मौके पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा तोहफ़े से नवाजा जाता था। जश्न के ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में गए और आराम करने लगे। इसी तरह ऐज़े भी अपने कमरे में गए और आईने के सामने खुद को देख रही थी कि कुछ देर ऐसा देखने के बाद उन्होंने अपने ज़ेवरात उतारना शुरू किया और लिबास तब्दील करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर फिर उनकी आंख लगी और वो गहरी नींद सो गई और इधर मलका आलिया और बादशाह हसन अपने कमरे में बैठे थे, जिनके मुतल्लिक़ से गुफ्तगू कर रहे थे। बादशाह हसन, माज़रत, मगर आपको शहज़ादी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी इस काबिल नहीं है, नादान है, मासूम बच्ची है, उसके खेलने कूदने दिन है और आपने उसके साथ ऐसा कर दिया। बादशाह हसन, जो पहले से ही अंगूरों को हाथ में लिए बेड पर बैठे थे, जब मलका आलिया ने बेड पर बैठते हुए उनसे तबसरा किया, खुदा खैर करे मलका, अब ऐसा भी क्या मैंने क्या कर दिया मासूम बच्ची के साथ जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसको लेकर आप इतनी परेशान हो रही हैं? मुझे बताएं क्या बात है? मेरा मानना था कि आपको ऐज़ल के सर पर सल्तनत की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहिए था। अभी वो बच्ची है, उसकी उम्र ही कितनी है? वो तो अभी बहुत छोटी है, उसको अभी बहुत कुछ सीखना है। इतनी वो बहादुर भी नहीं है जितना आपने उसको समझ कर उसके सर पर इतनी सारी जिम्मेदारी डाल दी है। वो एक नन्ही सी जान क्या क्या करेगी? बादशाह के अगले सवाल के बाद मलका ने अपना दूसरा सवाल बादशाह की तरफ उछाला। मौका मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस बारे में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और क्या आप बच्ची कहकर उसकी तौहीन कर रही हैं? इतनी बहादुर तो है हमारी बच्ची, हर चीज़ की समझ है। अगर अभी से हम उसको इस जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलाएंगे तो आगे चलकर वो हमारे लिए ही मुसीबत बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी जिम्मेदारियों से अनजान रहे। मैं चाहता हूँ मेरे बाद मेरी बेटी की हुकूमत इस सल्तनत पर आए, वो सब कुछ संभाल सके और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया और इसमें मैं पूरा मुतमईन हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको भी मुस्बत सोच रखनी चाहिए। मगर बादशाह सलामत, आप ये क्यों भूले बैठे हैं कि वो एक लड़की ज़ात है? अगर कल कुछ मलका आलिया की गुफ्तगू अभी जारी थी कि उनके अगले फ़िक्रात ज़बान में ही रह गया। जब बादशाह सलामत गुस्से से चिल्लाते हुए उनको मज़ीद ऐसी गुफ्तगू से रोका। मलका आलिया जबकि बहुत अच्छे से जानती थी कि ऐसे बहुत बहादुर लड़की है, वो बहुत आसानी से संभाल लगी, मगर इन सब के बावजूद भी वो क्यों अपनी ही बेटी ऐज़े की खुशियों में खुश क्यों नहीं हो सकी? क्या कुछ ऐसा था कि जिसके बायस उनको शहज़ादी ऐज़ल के ओहदे से आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती थी? क्या वो मजबूरी या कोई सोची समझी चाल? खैर जो भी था, मगर ख्याल किया मलका लिया और बादशाह हसन के दरमियान कुछ देर खामोशी छाई रही। इन दोनों के ने मुखालिफ सिमत मुँह करके बेड पर ही अपनी नींद की वादियों में चले गए। आसमान को चीरती हुई रोशनी
रोशन किरणों के साथ सुबह ने अपना उजाला दिखाया। सब दरबारियों ने को बादशाह ने सुबह के नाश्ते पर बुलाने का हुक्म दिया। लगता है अभी तक इन मोहतरमा की रात वाली थकावट नहीं उतरी, जो अभी तक ये घोड़े गधे बेचकर अभी तक ये सो रही हैं। ईशा जब नीचे गई तो उसने शहजादी को वहाँ ना पाकर उसके कमरे में आई ताकि उसको जगाकर उसके साथ ही नाश्ता कर सके। ईशा ने एज़ल को जगाने के लिए आवाज़ देना मुनासिब ना समझा, बल्कि उसके बिस्तर के सामने वाली खिड़की से पर्दा हटाया तो वो बल खाती हुई रोशन करने करने एज़ल की आंखों में चुभने लगी। एज़ल ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने ईशा को पाया। क्या मुसीबत है यार, मेरी क्यों नींद की दुश्मन बनी फिरती हो? ज़रा सा तो सुने दो मुझे। वो जनाब वहाँ नीचे सब खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मोहतरमा यहाँ पर पता नहीं किसके ख्वाबों की लालच में सोए जा रही हैं। ईशा ने शहजादी के ऊपर से कंबल को हटाते हुए बात की, मगर शहजादी ने वापस दूसरी कवर्ट पर लेटते हुए अपने ऊपर बिस्तर डाल दिया। अच्छा ना ईशा, आप सुबह सुबह बहस ना करो और जाओ तुम जाकर खाना खा लो। मैंने अभी सोना है, मैं बाद में खा लूँगी। सदके जाऊँ, कितनी आसानी से तुम ये बोलना शुरू हो जाती हो। यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, क्या यार मैं यहाँ जाने के लिए वापस आई हूँ? इतने अरसे बाद मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम मोहतरमा के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे? थोड़ा सा वक्त ले और अभी मुँह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। मैं आपको यहाँ से साथ ही लिए बगैर नहीं जाऊँगी। ईशा की जिद के आगे आखिरकार एज़ल को अलमारी पर वहाँ गड़ाई लेते हुए अपने बिस्तर से उठी और ईशा को घूरते हुए खाने में गई और वहाँ से हाथ मुँह धोकर लिबास पहना कपड़े में आकर उन्होंने अपनी जुल्फ़ें सवारियों तैयार होकर खड़ी हो गई। ईशा कब कब से शहज़ादी किधर से किधर जाना कब से देखे जा रही थी। ईशा ने खफ़ा होते हुए कहा कि आप कब किसका इंतज़ार है? चलना है या नहीं? नहीं है, इरादा तो नहीं है, पर तुम मेरा दिमाग खाओ, इससे पहले मैं खुद नाश्ता कर लूँ। एज़ल ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए ईशा को कहा, शुक्र है हमारी चंदा का दिमाग गायब हुआ और उसकी आँख खुली, वरना हमें तो लग रहा था कि आज दोपहर और सुबह का नाश्ता एक साथ करेंगी। मलका ने भूख से नदाल होते हुए अपना फ़िक्रा कहना ज़रूरी समझा। शहज़ादी जवाबन बोली, नहीं अम्मी, बस थोड़ी थकावट थी इसलिए। शुक्र करें मलका, अभी तो आपकी थोड़ी सी थकावट थी, पता नहीं ज़्यादा थकावट होती तो इस मोहतरमा ने क्या कारनामा सर अंजाम देना था। ईशा ने एज़ल की बात को काटते हुए कहा था। ईशा इससे पहले कि और ज़्यादा चिड़चिड़ करती, एज़ल ने उसके पाँव पर अपना पाँव मारते हुए उसको और ज़ुबान खोलने से रोका। चलें अब सब अपनी गुफ्तगू को रोकें और खाना खाना शुरू कर दें। मज़ीद गुफ्तगू से रोकते हुए बादशाह हसन ने सबको खाने की तरफ मुतवज्जो करना चाहा। कनीज़ ने सबके आगे खाना पेश किया। सब खाना खा रहे थे, मगर शहज़ादी चम्मच को प्लेट में बजाए जा रही थी और गहरी सोचों में गुम थी। बादशाह काफ़ी देर से एज़ल को देख रहे थे। चंदा खाना तो तनावुल फरमाइए, परेशानी है तो बाद में इस मामले में बात कर लेंगे। वो जो बादशाह कब से एज़ल को इसकी हरकत पर बगौर देख रहा था। नहीं नहीं अबू जान, कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही, बस मुझे भूख नहीं थी, कोई बात नहीं। एज़ल एज़ल बच्चे खाने को इस तरह से ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। आप अपनी भूख को मद्देनज़र रखते हुए भी खाना तनावल फरमाएं, शहज़ादी ने चौंकते हुए बोला, जबकि बादशाह सलामत ने इसको खाने पर मज़ीद ना उकसाया। सब खाना खाने के से फारग होकर अपने अपने कामों में मशगूल हो गया। ईशा और एज़ल भी दोनों गुफ्तगू करती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरों की तरफ आकर आता था। मेरी शहज़ादियों का क्या गुफ्तगू चल रही है, ज़रा अपने बाप को भी तो बताना ज़रूरी समझे। ईशा और एज़ल एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब बादशाह हसन ने उनको रोकते हुए पूछा, बाज़ू मैं सोच रही थी कि ईशा हमारी मेहमान है, या जब से भी यहाँ आई है महल में पड़ी है, मैं इसको अपने मुल्क की सैर करवाना चाहती हूँ और अपने मशहूर बाग अदन में उसको लेकर जाना चाहती हूँ। ये हमारी मेहमान है और मेरा पूरा हक बनता है कि इसकी मेहमानवाजी को अच्छे तरीके से करूँ, लेकिन अगर आपको कोई एतराज़ होगा तो हम नहीं जाएंगे। नहीं वैसे बच्चे, अब ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं क्यों आपको रोकूंगा? मुझे तो खुशी है कि आप अपनी मेहमान के खुद मेहमानवाजी कर रही हैं। एज़ल जो मायूसी हसन को अपनी तरफ मजबूरी बता रही थी। बादशाह ने उसकी गलतफ़हमी को दूर किया। जी वाह हुज़ूर, अब आप खुद देखें, ये रोज़-रोज़ तो हमारे यहाँ आती नहीं है, कभी कभी आती है, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं इसकी मेहमाननवाज़ी करूँ। ईशा की तरफ देखते हुए एज़ल का अंदाज़ बड़ा शरारती था। बड़ा ख़्याल आया अपने मेहमान का, कल से तो मैं आपकी मेहमाननवाज़ी का इंतज़ार कर रही थी, मगर आप मोहतरमा को ना तो हमसे बात करने का वक़्त था और ना ही हमारे साथ मिलकर बैठने का। ईशा ने एज़ल की बातों का जवाब उसके कानों में सरगोशी देते हुए कहा, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये जो सब मैं कर रही हूँ ना, ये अभी भी यहीं रुक जाऊँगी। एज़ल ने ईशा को बाजू मारते हुए कहा। मज़ीद गुफ्तगू से रोका। चलें अब आपस की ये खुसर-फुसर बंद करें। मेरे पूछने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप लोगों ने बाहर जाना है तो हसन साहब के कमरे के पीछे से हाथ खोलते हुए उनको फ़िक्रमंदाना लहजे में जवाब दिया, तो अब सिपाहियों के साथ जाएँगे, सिपाहियों के साथ ही वापस आएँगे, अब वो आपकी निगरानी में ही रहेंगे। एज़ल की आंखें जैसे नम हो गई थी। उसने कहना मुनासिब ना समझा, मगर दिल में तबसरा कर लिया कि आप यहाँ से निकलने के लिए भी वही सिपाही मुतारिफ हैं कि जहाँ की कैद से निकलने वाले बने थे, कि कैद खाना साथ ही चल पड़ा। एज़ल के कुछ जवाब न देने पर ईशा ने बोलना मुनासिब समझा, आप बेफिक्र रहें बादशाह सलामत, आपको हमारी किसी नादानी की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बर वक़्त बादशाह की मुस्कुराहट ज़ाहिर हुई और खुशी ने से उनको तैयारी करने का कहा। बादशाह के जाते ही ईशा ने एज़ल को बहुत खुशी से उछलकर गले से लगाया। ईशा की खुशी की इंतहा नहीं थी, मगर ऐसे वो ना तो बहुत ज़्यादा खुश थी और ना ही उदास, मगर ईशा की खुशियों की खातिर वो भी तैयारियाँ करने चली गई। और ईशा, हम जल्दी से तैयार करते हैं, जल्दी से फिर हो जाएगा का सोचते हैं, ये ना हो कि अबू जान का इरादा बदल जाए और हमें जाने से मना कर दे। और बाकी रोटी अपने कमरों में गए और जल्दी से तैयार हो गई। इस थैले को ज़रूरत के सामान के साथ रख दो और इसमें कोई एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे ने एक काला सा थैला एक सिपाही को पकड़ाते हुए उससे हिदायत की थी, जबकि ईशा नागवारी से इसको देख रही थी कि अब इसमें क्या छुपा रखा है। ऐसे ने, इस थैले में मेरा तीर कमान है, जो बाजबा ने बहुत पहले हमें बना के दिया था, हमें निशानाबाजी करना बहुत पसंद है। ईशा के पूछने पर ऐसे ने उसे मालूमात दी और कमाल है
है ऐसे कितने कितने हुनर तुम में भरे हुए हैं, मुझे तो कभी समझ ही का मौका ही नहीं मिला था, क्या खाकर कमाल होगा आयशा। मैंने तो तुम्हें कहा है कि मुझे निशानाबाजी का शौक है, ये नहीं कहा कि मुझे आता है। बहुत उल्टे सीधे निशाने मारती हूँ और मारना मशरक़ में होता है चला मगरब में जाता है, इसलिए तो महल में मैं निशाना नहीं मारती बल्कि सीधी सुनसान जगह या किसी सुनसान जगह या ऐसी जगह जहाँ कहीं से जानदार को नुकसान ना पहुँचे, वहाँ अपने शौक को आजमा देती हूँ। चले ऐसे उदास मत हो, हम एक साथ मिलकर निशानाबाजी करेंगे। दोनों महल से बाहर आए और दोनों शाही पालकी में बैठ गईं। जब सिपाहियों ने पालकी उठाई और सफ़र जारी किया, कुछ सिपाही पालकी के पीछे कुछ ज़रूरी सामान के साथ सफ़र में रवाना थे। ये शाही बाग जो कि कज़ाकिस्तान में तलते चमन के नाम से मशहूर था, महल से तकरीबन 1000 मील के फासले पर मौजूद था, जो कि सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा था। ऐसे और ईशा ने पहले तो दिल खोल कर बातें की, फिर सोने का इरादा कर लिया। अभी पालकी रुको, अभी तुम लोगों को एक बात समझ में नहीं आती कि अभी उसे रोक दो। शहज़ादी और उसके लड़के का गुजर एक जंगल से हो रहा था, जबकि ऐसे आराम कर रही थी कि इनके कानों में फिर से वही बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। शहज़ादी झट से उठी, सिपाहियों ने उससे मुखातब होकर कहा, ईशा जो कि गहरी नींद सो रही थी, उसको वहाँ छोड़कर वही पालकी से नीचे उतर गया। क्या तुम लोगों को कोई आवाज़ आ रही है, कुछ बांसुरी तरह की? कोई मुझे बता सकता है कि ये आवाज़ वाकई में बांसुरी की है या इसमें से? ये एक सिपाही बोला, ये ऐसे शहज़ादी आवाज़ बांसुरी की है। ऐसे हैरानकुन आवाज़ में बोली, मैंने आज तक इतनी सुरीली आवाज़ नहीं सुनी। अचानक आवाज़ बंद हो गई। ऐसे ने जंगल की तरफ देखा और अपने कदमों को जंगल की तरफ बढ़ाने लगी। पाया ने पीछे से ऐसे को रोकते हुए कहा, ऐसे चाहिए, ये जंगल किसी खतरे से खाली नहीं है, आपका यहाँ पर जाना मुनासिब नहीं है। ऐसे ने सिपाहियों को कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो डर जाऊँगी, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और वैसे भी मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जाऊँगी। तुम में से कोई भी ईशा को नहीं जगाएगा जब तक मैं खुद वापस नहीं आ जाती। ऐसा जंगल में दाखिल हुई सिपाहियों के सर पर चूँकि ऐसे की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, तो इनमें से कुछ सिपाही ऐसे के साथ ही चलने लगे। ऐसे ने जंगल में जाकर आगे पीछे देखने लगी, मगर कुछ ना पाया। तो कोई इंसान ना कोई जानदार। से सिपाहियों ने शहजादी से कहा कि शहजादे, ऐसे आप तो आपको यकीन हो गया कि ना कि ये इतने खतरनाक जगह है कि यहाँ पर कोई आता पता नहीं। ऐसे कहाँ गई है? तो मतलब चुप क्यों खड़े हो? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? इधर देख। पीछे से ईशा जी की जब आँख खुली तो उन्होंने पालकी में खुद को अकेले पाकर अचानक से चौंक गई। वो पालकी से बाहर आई जो मौजूद खड़े सिपाही से पूछा। सिपाही ने जवाब दिया कि ईशा वो चंद सिपाहियों को लेकर जंगल की तरफ गई। क्या लो तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? पर क्यों? वो ऐसे भी क्या जरूरत पेश आ गई कि वो जंगल में चली गई? तुम लोगों ने उसको रुका नहीं? ईशा कब से फर सिपाहियों पर चलाई जा रही थी और इन बेचारों को भूलने का मौका ही नहीं दे रही थी। ईशा जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम खुद उसको खतरे के मुंह में फेंकने के लिए तैयार हो जाए? जब सबने उनको मना किया तो वो अकेले जाने पर जिद करने लगी थी, इसलिए कुछ सिपाही उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ गए हैं और साथ मिलकर उनको ढूंढते हैं। ये ना हो कि हमें देर हो जाए अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई और एक रोश भी आई तो मैं तुम लोगों को में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ईशा सिपाहियों के साथ लेकर ऐजे को ढूंढने के लिए जंगल में दाखिल हो गई। ईशा बहुत घबराहट में ऐजे को ढूंढने के लिए जंगल में दाखिल हो गई रही थी, तो उसने देखा कि शहजादी बिल्कुल सही सलामत सिपाहियों के साथ ऐसे आ रही थी जैसे कोई जंग पता करके आ रही हो। चेहरे पर ना कोई डर ना कोई खौफ। उससे भागते हुए शहजादी के पास आया और उसके गले लग गई। मोहतरमा कहाँ चली गई थी? ठीक तो होना? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी। मैं इनमें से एक सिपाही बोला, शुक्र है शहजादी आप जल्दी ही आ गई, वरना ईशा तो हमारी जान ही लेने वाली थी। ऐसे मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ईशा घबराती क्यों? मैं कुछ लम्हे के लिए ही तो गई थी। पहले तो मुझे ये बताओ कि आप गई क्यों थी? ईशा ने ऐसे की कोई भी और बात सुनने से पहले अपने सवाल को पूछना ज़रूरी समझा। वो ईशा बांसुरी की आवाज़ सुनाई थी जो मैंने महल में सुनी थी, बस वही मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। इस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींच लाती है, मगर जब मैं वहाँ गई मैंने उसे ऐसे कुछ नहीं पाया। शहजादी खिंचाते हुए हाथ की दोनों उंगलियों को आपस में रखते हुए ईशा को बता रही थी, मुझे लगता है शायद तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए बैठी बैठी बातें कर रही हो। ऐसे सुनसान जंगल में कौन बांसुरी बजाएगा? ये हमारे दिल का ज़रूर कोई वहम होगा। हाँ ईशा तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा कुछ ऐसा ही लगता है। मेरा भी बस पता नहीं क्या दिमाग ख़राब होता है जो मुँह उठा के कहीं भी चली जाती हूँ। लेकिन माजरत, अब तुम्हें मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वो मुस्कुराते हुए ईशा को अपनी सफाई पेश कर रही थी जिसमें वो मासूम सी शक्ल बनाए बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ जी, और अब आपकी कोई भी शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए। अब हम अपने सफ़र पर रवाना होते हैं, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। सब जंगल से बाहर पालकी की तरफ आए। शहजादी ऐसा ईशा जी पालकी में बैठी। एक सिपाही ने पालकी का पर्दा हटाते हुए इन दोनों का अंदर बैठने को कहा। कुछ ही देर के फासले पर आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुँच गए। शहजादी ऐसा और ईशा जी का चमन तलपत में खूब जोशो जज्बे से इस्तकबाल किया गया। वहाँ के सबरा ने उनके लिए खास तौर पर खैमा लगवाया और सुकून करने को कहा। नहीं हम यहाँ बस सैर करने आए हैं, आराम तो अपने पूरे रास्ते में ही कर लिया था। ईशा ने जल्दी से टांग उड़ाते हुए बात की, जिस पर शहजादी ने उसे घूर कर देखा। फिर वहाँ के सरबराह जिसको जोनी के नाम से जाना जाता था, वो दिल के नहायत अच्छे आदमी थे। इज्जत करने के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, खासतौर पर औरतों की इज्जत करना वो एक अपना फर्ज समझते थे। सरबराह जोनी ने ऐज़े और ईशा के लिए खास तौर पर दस्तरखान लगवाया और खाना पेश किया। ऐज़े और ईशा को इनका अखलाक, उनकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। सरबराह है जोनी से मुखातिब होकर बोली, हमें आपकी आदत बहुत पसंद आई हैं, चनाचा हम अपने अब्बा हजूर से कहकर आपको इनाम देने की तलकीन करेंगे। नहीं शहजादी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर इसमें कोई कोताही रह गई हो तो हमारी गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा। आप लोग हमारे हाँ पर मेहमान है और ये हमारा फ़र्ज़ है जो मैंने बखूबी से अंजाम दिया बात काटने के लिए माजरत। लेकिन अगर आप लोगों की मेहमान नवाज़ी ख़त्म हो गई हो तो तल्लत चमन की हमें सैर करनी चाहिए। ईशा ने दोनों की गुफ्तगू में बात को काटते हुए कहा, क्यों नहीं, आओ चलते हैं। शहजादी ने उसका हाथ पकड़ते हुए आगे की तरफ सफ़र रवाना किया। वो बाकी दाखिली दरवाजे से होते हुए अंदर आई। देखो ईशा, ये हमारे ख़ुजास्तान की शान तलते चमन है जो कि हर किस्म के फूलों से भरा हुआ है, जो कि तुम देख सकती हो। शहजादी आज़म मुस्कुराते हुए अपने तलते चमन की तारीफ़ों का बौछार सुना रही थी, जिस पर वो
मुस्कुराते हुए हर चीज़ का मुआयना कर रही थी और हर चीज़ को अपने हाथों से छूकर उसकी खूबसूरत खुशबुओं में लूट रही हो रही थी। जी, जी, मैं जानती हूँ ये ख़ज़ास्तान है और यहाँ की हर चीज़ ही काबिल नज़र है और हर चीज़ पर ही दिल फ़िदा होने का दिल चाहता है और आज तक मैंने ख्वाब में भी ऐसी जगह नहीं देखी है। तो सच में ख़ज़ास्तान की शान है। मुझे आपका बाग बहुत पसंद आया। मेरा बस चले तो मैं तो सारी ज़िंदगी यहीं रह जाऊँ, लेकिन मामू जान उफ़, वो बहुत गुस्से वाले हैं, मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रहते। ये तो बादशाह के ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दिया, वरना वो तो मुझे हवेली से बाहर ही नहीं निकलने देते। यार, ऐसा भी क्या मसला कि तुम्हारे मामू को मेरे हाथ दो, ज़रा मैं उनको सीधा करके भेजूँगी। वो तुम पे इतनी सख्ती करते हैं? नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं है। वो मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। वो मेरी हिफाज़त के बारे में सोच के बहुत सख्त हो जाते हैं। वो मेरी हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। मैं उनके खिलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूँगी। अलबत्ता तुम मुझे डाँट सकती हो। नहीं आयशा, मैं तुम्हें क्यों डाँटूँगी? ये तुम्हारा और तुम्हारे मामू की प्यार मोहब्बत है। खुदा तुम लोगों की मोहब्बत को ऐसे ही कायम रखे और ऐसे ही तुम्हारी हिफाज़त करते रहें। बाकी सैर मुकम्मल हो चुकी थी। सूरज ढलने वाला था। ऐज़े ने जल्दी से सामान वगैरह समेटने को कहा और रवाना होने की तैयारी करने लगे। आपको अपने यहाँ ठहरने के लिए कहा रहा हूँ ऐज़े, और आप इतनी ज़िद कर रही हैं। आप काफ़ी अरसे बाद हमारे बाग में आई हैं और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपका ख़ास ख्याल रखूँ। आप मेरी बेटी जैसी हैं। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और मुझे आपकी इज़्ज़त करना पसंद भी है, लेकिन आपको समझना चाहिए पापा बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और अम्मी तो मेरे बगैर नींद नहीं आएगी, इसलिए मेरा महल में जाना बहुत ज़रूरी है। ईशा को तो यहाँ वैसे ही नींद नहीं आएगी। जैसे चलें चंदा, कोई बात नहीं, आप तरीके से जाएँ और बाहिफ़ाज़त जाएँ। पहुँचकर हमें ज़रूर पैगाम भिजवाइएगा। अगर कोई शिकायत रहेगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बादशाह को कोई शिकायत नहीं लगाइएगा हमारी, वरना वो तो हमें नहीं बस छोड़ेंगे नहीं, बस समझा करें। वहाँ शहज़ादी वो मुस्कुराते हुए ऐज़े को अपनी मजबूरी बता रहे थे। गुफ्तगू का सिलसिला तमाम हुआ। सरबराह जोनी ने एज़ल और ईशा को तहाइफ़ देते हुए वहाँ से रवाना किया। काफ़ी लम्हे के बाद वो दोनों महल में आ पहुंची, क्योंकि आज तक शहज़ादी एज़ल ने अपनी माँ के बगैर कहीं सफ़र नहीं किया था, मगर आज जब उन्होंने अपना लंबा सफ़र अपनी सहेली के साथ किया तो झट से आकर अपनी माँ के गले लगी। जैसे बरसों बाद आज दोनों की मुलाकात हुई। एज़ल को महल में सही सलामत पाकर जैसे मलका के चेहरे के तासरात बदले थे। कुछ ऐसा हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था। क्या मलका को कोई मकसद अधूरा रह जा चुका था? मगर क्या ना जाने कब, मगर क्या किया कि राज बाहर आने थे। हाँ जी चंदा, आप लोग हमें बताना पसंद करेंगे क्या आप लोगों को ख़ज़ास्तान के तलतले चमन की सैर कैसी लगी? ईशा का मुँह अभी खुलने ही वाला था कि जब एज़ल ने उसके पाँव पर अपना पाँव मारते हुए उसे रोका कि वो जंगल वाली किसी भी बात का ज़िक्र ना करे। हाँ, या जिस वजह से बादशाह को परेशानी का सामना करना पड़े, वो भी सवाल पर सवाल पूछेंगे। सफ़र बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ गुज़रा और हमें आपका शाही बाग भी बहुत पसंद आया। बादशाह चेहरे पर मामूली से मुस्कुराहट लाए। ईशा बेटा, हमें ये सुनकर अच्छा लगा कि आपको सैर पसंद आई। शहज़ादी के आप थक चुकी हैं। बादशाह ईशा के साथ में गुफ्तगू थे जब शहज़ादी एज़ल को निढाल पाकर उनसे पूछा, नहीं अब्बूजान, मुझे थकावट हो चुकी है और मुझे आराम करने के लिए कमरे में जाना है। ये कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे में चली गई। बादशाह सलामत छत पर खड़े कुछ खास सिपाहियों से सल्तनत के मुतालिक बातें कर रहे थे। बादशाह सलामत, हमें आपसे बात करनी है। बादशाह सलामत कुछ सिपाहियों के साथ महवे गुफ्तगू थी जब ईशा ने वहाँ आकर बादशाह से बात करने की दरख्वास्त की। जी ईशा बेटा, बताइए क्या काम, कुछ खास काम था आपको तो हमें बुला लिया होता। इस तरह ऊपर आने की क्या ज़रूरत थी? उस सिपाहियों को भेजते हुए शख्स से मुखातिब हुए। बादशाह सलामत, बात यह है कि मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। मेरे मामू जान पैगाम पे जवाब कर मुझे बार बार वहाँ बुला रहे हैं। आप मुझे जाने की तैयारी करनी चाहिए। मैं ऐज़े को मैं मायूस नहीं करना चाहती, मगर वो ज़िद लगाकर बैठी है मुझे अभी नहीं जाना, लेकिन आप मेरी बात को समझे और मुझे यहाँ से जाने दें। ठीक है ईशा बेटा, जिस तरह आपको मुनासिब लगे, लेकिन अगर आप कुछ दिनों और ठहर जाती तो ऐज़े को भी कुछ अच्छा महसूस हो जाता। आपके जाने के बाद वो फिर से अपनी उदासियों में आ जाएगी, किसी से बात नहीं करेगी। आपके साथ हँसता खेलता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ दिन और ठहर जाएँ ताकि मैं इसको हँसता खेलता देख सकूँ। जी बादशाह सलामत, मैं आपके बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ, लेकिन मैं इन दिनों में इतनी मगन हो गई कि आपने पीछे का सब कुछ जैसे भूल गई हूँ। बादशाह सलामत, आप तो जानते हैं ना कि मुझे अपने मामू जान का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि एक मर्द के लिए उसकी बेटी जैसी औरत की खिदमत करना बहुत पसंद है। माँ की अज़मत के साथ तो बहुत पहले ही हमारे सरों से गायब हो चुका है और बाबा जान का भी मेरे मामू के अलावा और कोई नहीं है, और उनकी नासाज तबीयत की वजह से मुझे वहाँ जाना होगा। वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता है। मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती। वो तो मुझे यहाँ भेजने पर भी आमादा नहीं थे। ये तो आपके दबाव की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ आने दिया, मैं एज़ल से मिलकर कुछ दिन खुश रह सकूँ, लेकिन अब वो चाहते हैं कि मैं वापस अपने मुल्क में चली जाऊँ। तो बादशाह सामद, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ठीक है ईशा बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी चलें। ईशा बेटा, मैं आपके सफ़र का इंतज़ाम करवाता हूँ। ईशा जी, मैं उसी के साथ खड़े बादशाह के बात पर सरस बात में हिला दिया। बादशाह सलामत, शुक्रिया। इधर आओ, शहज़ादी को बुलाकर इतला दो कि ईशा जी अपने सफ़र के लिए रवाना हो रही हैं। एक सिपाही को अपने पास बुलाते हुए बादशाह ने उसे हुक्म दिया। सिपाही आगे जाने के लिए बढ़ा ही था कि ईशा ने एक झटके से रोका नहीं। बादशाह सलामत, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर मैंने अपने जाने की खबर देनी होती तो मैं इसे खुद ही दे देती, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। वो बहुत ज़िद्दी लड़की है और आपकी बेटी है, आप उसे जानते हैं, वो मुझे नहीं जाने देगी। लेकिन मेरा वहाँ जाना जितना ज़रूरी है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पर वो नाराज़ हो जाएगी और सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर डाल देगी कि मैंने जानबूझकर नहीं बताया। बादशाह ईशा की तरफ नागवारी से देखते हुए कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि
फिर इसके इस तरह जाने के बाद एज़ल उनके सर पर चढ़कर नाचेगी कि वो उनको कभी खुश नहीं देख सकते, जो कि हमेशा की बात थी। नहीं बादशाह सलामत, आप मेरी बात को समझे, बात की बात बाद में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1-2 दिन नाराज़ होगी, फिर सही हो जाएगी। वैसे भी हम ज़्यादा एक दूसरे से इतने दिन नाराज़ नहीं रह सकते। आखिरकार बादशाह ईशा की वही बात पर आमादा हो गया। 2 सहेलियों के दरमियान जो मोहब्बत पैदा होती है, उनको अक्सर लोग समझने से कासिर होते हैं। यही ईशा और शहज़ादी के दरमियान भी था। ईशा चुपके से एज़ल के कमरे में गई और एज़ल को देखने लगी। एज़ल को ईशा के बिछड़ने का कुछ इल्म तो नहीं था, इसलिए वो बड़े आराम से सो रही थी। ईशा शहज़ादी के पास गई और कुछ देर उसको देखने के बाद वहाँ से जाने के लिए पलटी। जैसे ही ईशा आगे बढ़ी, ईशा की पोशाक शहज़ादी की चूड़ियों से अटक गई। ईशा चौंक गई और डर से सहम गई। उसको लगा था कि शायद उसकी पोशाक को शहज़ादी से नहीं पकड़ा है। ईशा ने पलट कर देखा तो उसकी पोशाक एज़े की चूड़ियों से अटकी हुई थी। वो ये देखकर उसकी जान में जान आई। फिर उन्होंने बहुत ही आराम से अपनी पोशाक को एज़े के चूड़ियों से अलग किया। वो एज़े से दूर नहीं जाना चाहती थी। इसको एज़े के साथ गुजारे हुए मस्ती के पल याद आ रहे थे और साथ में ईशा की आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वो दौड़ती हुई बाहर आ गई। इतने में एक सिपाही ईशा को बुलाने के लिए आया। ईशा एहसान को अलविदा करने गई और एहसान ईशा के सर पर हाथ रखते हुए उनको दुआएं दी। बादशाह ने आयशा के खानदान के लिए कुछ उम्दा तोहफ़े भिजवाए और ईशा को रवाना किया। सैयद हसन साहब, क्या आज हम शहज़ादी को खाने पर नहीं बुलाएंगे? मलका ने हैरानगी से बादशाह से पूछा। बादशाह ने कनीज़ को अपने पास बुलाया। शहज़ादी एज़े को खाने को बुलाने के लिए कहा। कनीज़ सीढ़ियाँ चढ़ती हुई एज़े के कमरे में गई और एज़े को जगाया। एज़े इसी वक्त उठी, गुस्ल वगैरह करके खाने की मेज़ पर आ गई और कुर्सी पर बैठी। क्या बात है, आज तो सारा खाना ईशा की पसंद का बना हुआ है। बताओ ईशा, कैसा लग रहा है खाना खाना खाते हुए? जब वो ईशा के सिम खाते हुए मगर थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर कोई आवाज़ ना आई तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। बाबा ईशा कहाँ है? वो बादशाह सिम खाते होते हुए ईशा का पूछने लगी। चंदा, आप खाना खाएं, ईशा भी आ जाएगी। बादशाह ने खाना प्लेट में डालते हुए एज़े को कहा। नहीं बाबा जान, आप उसकी लापरवाही देखें। कल मैं थोड़ा सा खाने में लेट के हो गई तो उसने पूरा 1 घंटा मुझे वहाँ पर ज़लील किया और आप देखें कैसे आराम से सो रही होगी। मैं अभी जाती हूँ, उसको कान से पकड़ कर लाती हूँ। मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठकर वापस कमरे की तरफ जाने लगी कि जब बादशाह ने उसे रोका। ईशा यहाँ पर मौजूद नहीं है। बादशाह सलामत ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अपनी साहबजादी को जवाब दिया। बेशक वो उसके गुस्से से वाकिफ थे कि अब और क्या धमाका होने वाला है। नहीं अबूजा, मैं जानती हूँ वो यहीं नहीं, वो यहाँ नहीं है। मैं उसके कमरे में जाकर उसको बुला कर लाती हूँ। आप बस थोड़ा सा इंतजार करें, हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं है। नहीं बाबा जान, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कमरे में ही होगी। बल्कि मलका भी मायूसी का इज़हार करते हुए बोली। नहीं चंदा, वो घर को रवाना हो गई है। शहज़ादी एज़ल की आंखों से आंसू निकलने लगे। आप सब मजाक कर रहे हैं, वो ज़रूर अपने कमरे में होगी। मैं खुद देख कर आती हूँ। आप लोग भी ना बस पता नहीं सुबह सुबह मजाक के मूड में बैठे होते हैं। मैं बस भला खाना खाते वक्त भी कोई मजाक करता है। वो तेज़ तेज़ कदमों के साथ कमरे की तरफ बढ़ रही थी, जबकि मलका आलिया और बादशाह आसान एक दूसरे को नागवारी की सूरत में देख रहे थे कि अब न जाने क्या होने वाला है। एज़ल भागती हुई ईशा के कमरे में आई और हर तरफ से उसको तलाशना शुरू किया। कभी पर्दों के पीछे, कभी दरवाज़ों के पीछे। देखो आयशा, सुबह के वक्त ऐसा मजाक नहीं करते। अगर तुम मुझे परेशान करने का सोच रही हो तो ऐसा सोचना भी मत। जल्दी से नीचे खाने पर आ जाओ। ईशा वो चलाते जा रही थी मगर उसको ईशा की कोई आवाज़ ना आई। जब इतनी सारी आवाज़ें के बाद भी ईशा को नहीं पाया तो शहज़ादी आंखों में हाथ रख के चलाना शुरू हो गई। इतनी देर में मलका और बादशाह भी वहाँ ले आए उनको चुप करवाने के लिए, मगर वो तो चुप करने का नाम ही नहीं ले रही थी। मलका को धक्का देते हुए वो भागते हुए अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके अपना सामान तोड़ने लगी। हसन साहब चुप खड़े थे कि वो गुस्से में कोई तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल ना करे जिसकी वजह से एज़े को और ज़्यादा दुख हो। देखो एज़े, मैं तुम्हारी मज़ीद कोई ऐसी हरकत और बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो ईशा को अपने घर जाना था और वो चली गई है, बस इतनी सी बात है और इसमें इतना चिल्लाने गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। वो भी इस तरह अपने मुल्क की शहज़ादी है, उसकी भी कोई अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है। वो कब तक इस घर में रह सकती है? आपको इस तरह से बिला वजह का तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात को समझें और चुपचाप बाहर आ जाएँ। आप तो खामोशी नहीं है बहादुर, आप तो चाहते ही यही है कि मैं कभी खुश ना रहूँ और ना ही मैं जानती हूँ आपने इसको जानबूझकर यहाँ से भेजा होगा। आपको मैं हंसती खेलती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना। आखिर कब तक मैं आपकी बेटी हूँ बाबा जान? आप क्यों नहीं समझते? आप क्यों मेरी खुशियों में हर वक्त खलल डालते हैं? वो सिसकियों से रोते हुए भी एहसान के दिल में तीर चला रही थी। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है बाबा जान, क्या आपने बचपन से लेकर मुझे अब तक दिया ही क्या है? आपने मुझे सब कुछ देकर भी मुझे कुछ नहीं दिया और कुछ ना देकर भी आप मुझसे बहुत कुछ ले चुके हैं। हर वक्त परेशानी, उदासी, मुसीबत, फिर से ये मुसीबत। असल में मुसीबत यही है कि मैं एक बादशाह हसान की शहज़ादी एज़ल हूँ। अगर मैं एक मामूली ऐसे होती तो शायद आज खुश होती। बादशाह का दिल बहुत नरम था, वो दिल के तो बहुत अच्छे थे मगर शहज़ादी आज तक उनको समझ ना पाई थी। बादशाह चुपचाप वहाँ से चले गए। मलका आलिया बादशाह के पीछे चलते हुए अपनी सोचों में गुम थी। बादशाह सलामत, ज़ुबान दराज़ी के लिए माज़रत, मगर आज सब कुछ आपको समझना होगा। ये सब कुछ आपकी मोहब्बत और ज़्यादा लाड प्यार का अंजाम है जो वो आप ही से इतनी बदतमीज़ी पर उतर आई है। क्या उसको ज़रा ख्याल नहीं आया कि उसका बुजुर्ग बाप सल्तनत की जिम्मेदारियों के साथ उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता है? मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि इसके तलवार बाजी, तेज़ कमान और शिकार जैसी चीज़ों से दूर रखें। वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल हो गया और आपके बेजा लाड प्यार ने उसको बिगाड़ कर रख दिया है। आज उसने आपसे बदतमीज़ी की, कल को मुझसे भी करेगी और फिर बगावत पर उतर आएगी। ऐन मुमकिन है कि वो फिर हमसे भी तंग आकर भाग जाए। और मलका के इन आखिरी फ़करात ने बादशाह का दिमाग घुमा दिया। उनका गुस्सा उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने पहले मलका और फिर कुछ कहती बादशाह हसन पे पहली भरकम हाथ से बड़ा जोरदार थप्पड़ मलका के हसीन चेहरे को चार चांद लगा गया था। महल की दीवारों से टकराते हुए थप्पड़ की आवाज़ गूंज कर ज़लज़ला पैदा कर रही थी। मलका जब से
हसान बादशाह हसान की ज़िंदगी में आई थी, ये उनका पहला थप्पड़ था और शायद आखिरी भी। आज के बाद ऐसे घटिया कलमात मेरे ऐज़े के लिए इस्तेमाल किए तो तुम्हारे हलक से ज़ुबान खींच लूँगा, भूल जाओगा कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता था। अब शहज़ादी ऐज़ल को बिल्कुल अकेला छोड़ दें, कुछ देर आराम करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और शायद तभी वो किसी की बात सुनेंगी। अभी उसको उसकी मर्ज़ी करने दो। ये चंद फकरात गुस्से में कहता वो तन करता वहाँ से बड़े-बड़े कदम उठाए। बल्कि की नज़रों से ओझल हो गया। मलका तो जैसे ज़मीन बोस होकर रह गई। दूसरी जानब ऐज़ल से अभी तक ज़मीन पर बैठ कर रोने जा रही थी। मेरे साथ गलत तो नहीं किया आयशा ने, मगर सही भी नहीं किया। अगर वो मुझे बताकर जाती तो शायद मैं इतनी मायूस ना होती। और आखिरकार ऐसा भी क्या सोचा उसने जो वो मुझे बगैर बताए यहाँ से चली गई। घंटों में सर दबाए वो रोते हुए यही सोच रही थी कि ईशा ने मुझे से एक बार भी मिलना दुरुस्त नहीं समझा। वो जानती थी कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है, मगर फिर भी वो मुझसे बगैर मुलाकात के ही चली गई। तो मैं दोस्ती का मैं क्या क्या किया, ये धोखा बर्दाश्त नहीं करूँगी। पता नहीं ऐज़ल को ये इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा धुआं क्यों लग रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी। ऐसे अभी तक भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। बादशाह ससान और मलका आलिया बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। बादशाह सलामा ने सिपाहियों को ऐसे के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दिया। सिपाही दरवाजे को तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो शहजादी पूरी उजड़ी हुई हालत में नमूदार हुई। हसान और मलका उसको हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। ऐसे ही बर्बाद हो गया, खा ही नहीं सके। बाबा जान जल्दी चले ना नीचे, मेरे तो पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ लगा रहे हैं। वो हंसते मुस्कुराते हुए मलका को देख रही थी, जबकि मलका और बादशाह उसके गैर इरादी इस हरकत पर हैरान थे। ऐज़ल को वाकई कोई नहीं समझ सकता था वो पल में क्या उससे क्या बन जाती थी, किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता था। वो एक जनूनी लड़की थी। जुनूनियत में आकर वो कभी कभी ऐसे फैसले कर लेती थी जिसमें एक लंबे अरसे तक वो खुद भी पछताती रहती थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। आज से पहले भी कई मरतबा ऐसी हरकत करके पछता चुकी थी। वो खुद कभी कभी ऐसे फैसले लेते जिस पर वो एक लंबे अरसे तक पछताती रहती। ऐसे चेहरे पर छोटी मुस्कान झूठी मुस्कान लिए खाने की मेज़ की तरफ बढ़ रही थी, जबकि बादशाह और बलका वहीं साकन खड़े थे। शहजादी ऐज़ल उनको पुकारते हुए मेज़ के पास आगे होकर कनीज़ों से कहने लगी कि जल्दी से दस्तरखान लगाएं। कनीज़ों ने खाना पेश किया और शहजादी ऐज़ल कुर्सी पर बैठ कर खाना खाने लगी। इतने में और मलका भी अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गया और खाना खाने लगे। बादशाह और मलका नवाला तो प्लेट में से उठाते, मगर उनकी नज़रें ऐज़े की चेहरे पर टिकी हुई थी। ऐज़े की आंखों में से आंसू तो धुआं थे, मगर उसके लबों पर झूठी मुस्कान मौजूद थी। आज ऐज़े खाने से फारग होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि हसान ने शहजादी को आवाज़ देते हुए रुका और ऐज़े से कहने लगे, चंदा अगर तुम चाहो तो तुम ईशा के मुल्क जा सकती हो। ऐज़े इस बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, कौन ईशा? बादशाह आसान हैरानगी का इज़हार करते हुए चिल्लाने लगे और बोले, ऐसे आपका दिमाग ख़राब हो गया, आज नहीं तो कल उसने जाना ही था। और ये बात मैं आपको 1000 मरतबा पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कोई धोखे वाली बात ही नहीं है। ऐसे आपका दिमाग ख़राब हो गया है, सच में आपको समझने से कासिर हो गया हूँ। ईशा आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और ना आपको मायूस करना चाहती थी। आप तो ऐसे ऐसे करती फिर रही हैं जैसे आपका कोई महबूब आपको छोड़कर चला गया हो। ये सारी बातें ऐसे के दिल पर जा लगी और उसकी आंखों में आबशार बहने लगे। लेकिन वो जिद की तो ऐसी पक्की थी कि अगर कोई सी बात पर अड़ जाए तो मतलब अड़ जाए। जब तक खुद अपनी जिद से नहीं हटती थी, कोई जितना भी समझा ले, मगर ऐज़े के दिमाग में कोई बात नहीं आती थी। एहसान को ऐज़े की यही आदत लगती थी कि यही वजह थी कि ऐज़े के दिल में बादशाह के लिए नफरत थी। मगर मालका आलिया इनकी तो बात ही कुछ और थी और ऐज़े की हर उल्टी हरकत और जिद में उनका साथ दिया करती थी। बादशाह तो ऐसे ना थे कि ऐज़े के बेफजूल सी ख्वाहिशात को पूरा करते और वो हमेशा उसके लिए वही चीज़ मुंतखब करते जो मुस्तकबिल में उसे अपने पाँव पर खड़ा करने में मुफीद साबित हो। मगर मलका तो ऐसी ही थी। वो हमेशा उसके मकसद से हटकर उसको किसी न किसी बहाने से सैर सपाटे के लिए ले जाया करती थी। इसके बावजूद भी शहजादी को मलका बहुत ही पसंद थी और रही बात उसके बावजूद की, तो उनके लिए तो प्यार मोहब्बत का लफ्ज़ कहना भी गुनाह नज़र आता था। मगर ऐसा क्यों था? क्यों? उसकी दो वजह हो सकती हैं। एक या तो ऐज़े सबसे अनजान थी, या दूसरी कि वो नहीं चाहती थी कि वो संतत के जाल में फंसे, बल्कि आम लड़कियों की तरह सज धज कर अपने राजकुमार का इंतजार करे जो आएगा और उसे ले जाएगा। अपनी महफिल में किसी को बोलने का मौका और दोस्ती में क्या क्या किया या धोखा हम कभी नहीं भूलते। यही अल्फाज बोलकर ऐज़े अपने कमरे में चली गई और सिपाहियों से कहा कि मेरे कमरे में से हर इस चीज़ को हटा दे जिसको ईशा ने हाथ तक लगाया हो, और हर वो चीज़ जिसको ईशा ने हाथ लगाया था वहाँ से उठाकर बाहर फेंक दी गई थी। और बादशाह सलामत बेचारे मासूमा से खड़े उसकी इस बेजानी जिद को देखे जा रहे थे जिस पर वो कुछ नहीं कह सकते थे। बचाओ बचाओ, जब रात को रोते रोते शहजादी सो गई, तारों से भरी आसमान में वो ख्वाब की वादियों में लुट-पुट हो रही थी, तो उसे ईशा की आवाज़ सुनाई दी। चनाचा वो कोई डरावना ख्वाब देख रही थी जिसमें वो ईशा के साथ इसी जंगल से गुजर रही थी जो बाग से होते हुए गुजर रहा था। ईशा पर कोई लोगों ने हमला किया और ऐसे में ईशा गायब हो गई। ऐसे ने अचानक से चीख मारी और उठ बैठी। वो इधर-उधर देखने लगी, उसका दिल बहुत घबराने लगा था। वो कमरे से बाहर आई और टहलने लगी। टहलते हुए वो छत पर गई और वहाँ गहरी सोचों में गुम हो गई कि ऐज़े को एकदम से अपनी जैसी एक बड़ी परछाई अपने सामने खड़ी हुई नजर आई। सामने देखने वाली परछाई बिल्कुल ऐज़े की तरह उसके अक्स में थी कि वो इससे महफ़िल गुफ्तगू हुई थी कि तुम समझने क्या लगी हो खुद को? ऐज़े बोल ली, तुम हो कौन और यहाँ आने का क्या मकसद है? सामने खड़े अक्स से वो गुफ्तगू करते हुए बहुत पागल लग रही थी। मैं जानती हूँ कि आयशा के लिए तो तुम्हारे दिल में कितनी अंधी मोहब्बत है। वो सच में बेकसूर है। अगर कोई कसूरवार है तो हो तुम, जो उनके आईने जैसे साफ दोस्ती पर पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम लगा बैठी हो। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी गलतियों को सुधार लो। ऐज़े शक्ल अक्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो वो गायब हो गया। इस वक़्त ऐज़े को मालूम हुआ कि वो इन्हीं का अक्स और वहम था। अगरचे ऐज़े बतौल एक वहम था, मगर उसकी बातें दरहकीकत में दुरुस्त थी। आखिरकार ऐज़े को अपनी बचकानी हरकत की समझ तो आ गई, लेकिन उससे आगे क्या करना था वो अभी तक सोचों में घूमती। ऐज़े के दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे लगा ईशा किसी मुसीबत में है और उसे उसकी ज़रूरत है, वरना ऐसा ख्वाब और फिर ऐसे ही वहम, ऐसे ही इत्तेफ़ाक तो नहीं पहले कभी नहीं हुआ था। रात को तैसे जैसे करके ऐज़े ने गुज़ार ली, मगर सुबह होते ही पहले ही हल्की-हल्की चाँदनी के साए में अभी अंधेरा ख़त्म नहीं हुआ था कि वो अपने बदन को काले लिबास से मज़य्यन करके एक बैग तैयार करने लगी। बैग तैयार करने के बाद जब उसे महसूस हुआ कि वो अपनी इन आवारा और लंबी ज़ुल्फ़ों को कैद करना भूल गई है, जिनकी लिटें उड़कर उसके चेहरे को पर्दा डाल रही थी,
ऐसे ने जल्दी से अपनी जुल्फ़ों को गुल-मटोल करके एक तहदार जूड़ा बनाया और क्योंकि चोटी करने के लिए उसके पास फ़िज़ूल वक़्त ना था, ना सुबह के करने निकलते ही उसका रास्ता रोक लेती। एक मखसूस सी स्याह रंग के सूट-बूट में मलबूस वो एक बुलंद हौसले के साथ वहाँ से चल पड़ी। अहसान और मल्लिका आलिया को बगैर बताए वो महल से रवाना होती थी। चलते-चलते वो इसी जंगल में दाखिल हुई। वो खतरे से भरे जंगल में ईशा को तलाश करने लगी। इधर जब महल में ये बात ज़ाहिर हुई कि शहज़ादी लापता हो चुकी है और महल के किसी भी फ़र्द को कुछ मालूम नहीं कि अगरचे शहज़ादी ऐज़ल गई तो कहीं कहाँ तो तुम सब अंधे हो पहरेदारी करते हो। क्या तुम लोगों ने इसे इतना नहीं देखा जा सका कि महल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? तुम अपनी ज़िम्मेदारियों से ऐसे बेशनास होकर घोड़े गधे बेचकर सोए रहते हो। क्या तुम्हें सोने की ज़िम्मेदारी दी है? बादशाह गुस्से से सिपाहियों पर चला रहे थे। अब तुम यहाँ खड़े-खड़े तमाशा देख रहे हो या ऐज़ल को ढूँढने की कोशिश भी करोगे? अगर सूरज ढलने से पहले मेरी बेटी मुझे महल में ना मिली तो तुम सबको फांसी के फंदे पे लटका दूँगा। अहसान की एक गर्ज आवाज़ पर सारे सिपाही पूरे खज़ानस्तान में फैल गया। उसकी शहज़ादी की तलाशी जारी रही। क्या ऐज़े की क्या ज़रूरत थी जोश में आके यहाँ तक आने की? मगर ये तो मैंने पहले सोचा भी नहीं कि वो तो महज़ एक ख्वाब था। हो सकता है ईशा सही सलामत अपनी मंज़िल तक पहुँच गई हो, लेकिन मुझे अपनी अकल नहीं आई कि मैं ईशा से एक मरतबा पता ही करवा लेती। लेकिन अब क्या केयर करूँ? मैं शहज़ादी जंगल के बीचों-बीच बैठी एक बड़े से पत्थर पर बैठे हुए मैं खुद से महज़ गुफ्तगू थी। नहीं ऐसे तुम्हें इतना बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। अगर ईशा सच में मुसीबत में हुई और इसी जंगल में हुई तो यहाँ आकर मैंने बिल्कुल दुरुस्त कदम लिया है। ऐज़े अभी तक अपने फैसले में दुरुस्त और गलत का फैसला नहीं कर पा रही थी, मगर सोच उसे सच में यहाँ तक ले आई थी और वो तो ईशा को बचाने आई थी और अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने आई थी। मगर उसे ये सोच ज़रा ना आ सकी कि वो पहले इसके मुल्क से ही पता करवा लेती कि वो वहाँ है या नहीं। अगर नहीं तो जब जाकर उसे ये कदम उठाना चाहिए। या इंसान सच में इतना जज़्बाती होता है जो जज़्बात में आके इतने बड़े-बड़े कदम उठा लेता है। ऐसे अभी तक सोचे में गुम अपने आप से मुकहफ़े गुफ्तगू थी कि उसको किसी चीज़ के छिड़ाने की आवाज़ आने लगी। पहले तो उसने ये आवाज़ नज़रअंदाज़ कर दी, मगर जब उसको झाड़ी हल्की हिलती हुई नज़र आई तो वो चौंका ना हो गई। धाड़ने की आवाज़ बुलंद होने लगी और एकदम से वहाँ एक शेर नमूदार हुआ। उसके पाँव ज़मीन पर टिके रह गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत में किस तरह भाग गई और या क्या करे। ऐज़े ने पहले अपने तीर कमान से निशाना लगाया, मगर चौंक गए। वो निशाने में बड़ी कच्ची थी तो निशाना चौंक गया। फिर वो अपनी दाईं जानिब भागने लगी। वो काफ़ी दूर तक भागी। अब ऐज़े को शेर नहीं दिखाई दिया और ऐज़े ने सुकून का सांस लिया। वो हर तरफ भागी, मगर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ना मिल सका। शहज़ादी बहादुर तो थी, मगर वो लोगों के से मुकाबला करना जानती थी, ना कि जंगल के अंधेरे से और ना ही जानवरों से। अब तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। उसे एक तो जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और ना ही ईशा की कोई खबर। काफ़ी देर वो नाकाम आशिकों की तरह हर तरफ भटकती रही। चलते-चलते उसकी दरिया रंगत की नाज़ुक पाँव पर छाले पड़ने लगे। हाँ, वो नाज़ुक भी थी, वो नाज़ुक, मगर उसका दिल नहीं। उसकी जिसामत नाज़ुक थी, नाज़गी से भरी थी, मगर इरादे नहीं। उसके इरादे ये इतने ही मजबूत थे जितनी उसकी जिसामत नाज़ुक थी। उसको हर मुसीबत से लड़ना आता था, दूसरे का मुँह तोड़ जवाब देना था। हाँ, वो एक नाज़ुक सी लड़की थी, मगर उसके पुख्ता इरादे उसके अंदर तकरीबन मजबूती को ज़ाहिर करते थे। मगर अगर उसकी कोई कमज़ोरी थी तो वो महज़ उसके अपने थे। थोड़ी देर खुद को यूँ ही हौसला देते हुए अब वो आगे बढ़ी। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता मरे हुए कदमों के साथ चल रही थी कि ऐज़े को फिर से वही बाँसुरी की आवाज़ सुनाई दी। ऐज़े गौर से बाँसुरी की आवाज़ सुनते हुए उसे जाना पड़ने लगा। आज तो मैं इस बाँसुरी की आवाज़ का पर्दा उठा कर ही रहूँगी। आखिर कब तक ये आवाज़ मुझे से दूर भागेगी और आखिर कब तक और क्यों बार-बार लगातार मुझे ही सुनाई देती है। ऐज़े बाँसुरी की आवाज़ की तरफ दौड़ने लगी। ऐज़े जब तक दौड़ती रही जब तक उसके कदमों में जान थी। फिर वो थक गई। उसको शदीद प्यास और भूख ने भी तंग कर रखा था। मुझे जल्दी से जल्दी महल पहुँचना चाहिए। मैं वहाँ जाकर बाबा जान से बात करूँगी और फिर यहाँ पर आके ईशा को दोबारा ढूँढने की कोशिश करूँगी। हाँ, बल्कि नहीं, मैं ये हरकत दोबारा नहीं दोहराऊँगी। मैं पहले ईशा के महल से पता करवाऊँगी कि वो वहाँ है। अगर वहाँ है तो बस बात खत्म। सुबह की रोशनी करने अपने घर को लौट रही थी। वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो रही थी और अपने कदम तेज़ चलाने लगी कि अचानक उसका पाँव फिसला और सामने अपनी एक गहरी खाई थी। वो इस खाई में एक बेल खाती हुई जा गिरी। काफ़ी रात हो चुकी थी। ऐसे अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। लगता है ये दोबारा दोहरा रहे हैं। वो दोबारा बात दोहराई गई थी। "ज़मन, तुम्हें मेरी एक बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम क्यों मेरी कही बातों का कहना नहीं मानते? बाज़ दफ़ा मेरी कई बातों को नज़रअंदाज़ करके तुम खुद को मुसीबत में फँसा चुके हो, मगर हम मासूम लोगों का क्या कसूर है? रहम करो ज़मल, अब तो भूख की वजह से फ़रहान ने रो-रो कर बुरा हाल किया हुआ है और तुम ज़लील कर रही हो। अब अगर दारीन खफ़ी के अंदर बोल रही थी, "आपा, आप कुछ देर सब्र करें, मैं इसी का इंतज़ाम कर रहा हूँ।" ज़मन जैसे जान छुड़ाते हुए बोला था, "अच्छा, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा इरादा ज़मीन में से लकड़ी निकालने का है? 2 दिन पहले का तुमसे कह रही हूँ कि ज़मन लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मगर तुमको सुनाई दे तब ना। आपा, आपको शायद पता नहीं क्या, फिर आप भूल गई हैं? गुज़श्ता रात ही में पास में मूसलाधार बारिश हुई और यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ गिरी हो चुकी हैं। अगर मैं ले अभी आऊँ तो भी किसी काम के नहीं।" ज़मन ने तफ़सील देते हुए दारीन आपा को आगाह करना चाहा। "अच्छा, वो तो ठीक है, मगर अब तुम इस लकड़ी और कुल्हाड़े से बैठे क्या बना रहे हो? क्योंकि मैं और तुम मिलकर और जगह तलाश करते हैं।" दानीन ने ज़मन के हाथ में नोकदार लकड़ी देखते हुए कहा। "दानीन बीबी जी, आप भी ना बस बाल की खाल उतार कर ही दम लेती हैं। अब मैं जहाँ लकड़ियाँ लेने जाना है वहाँ पर जंगली जानवरों का खदशा है, इसलिए बला बना रहा हूँ कि ज़मीन से नोकदार लकड़ी के पीछे डंडे को जोड़े हुए बोला। "अच्छा, ठीक है, ख़्याल से जाना और अंधेरा होने से पहले लौट आना। मालूम है आपा, बस आप परवा का ख़्याल रखिएगा, मैं शाम से पहले ही लौट आऊँगा।" ये कहते हुए वो बड़े-बड़े कदम उठाता चला गया। "दानीन आपा, क्या हुआ?" परवा दारीन को ढूँढते हुए इधर-उधर चक्कर लगा रही थी। "जी आपा, की जान का अज़ाब यहाँ हूँ मैं। तौबा तौबा, मैं क्या अज़ाब हूँ आप लोगों के लिए?" परवा मुँह बनाते हुए ज़मीन को घूरने लगी। "हाँ, इसमें कोई शक तो नहीं?" दारीन ने मुस्कुराते को छुपाते हुए कहा। "अगर मुझे अगले कुछ वक़्त तक खाना ना मिला तो आपसे ये अज़ाब टल जाएगा।" घूमते-फिरते उसकी ज़ुबान की रफ़्तार अभी भी तेज़ थी। "नहीं परवा, ऐसी खुशियाँ मेरी किस्मत में कहाँ?" अब आपा फरवा चढ़ाते हुए बोली। फिर
बस फिर कुछ देर सब्र करो ज़मन भाई, लकड़ियाँ लेकर आते ही होंगे। इस पर दारिन फरवा को सीने से लगाते हुए तसल्ली देते हुए लगी, क्या मतलब ज़मन भाई जंगल गए हैं क्या, जी हाँ गए हैं तो। हाँ ओहो, वो माथे पर हाथ रखते हुए अफसोस का इज़हार करने लगी, क्यों तुम्हें कोई काम था। आइब्रो चाहते दारिन ने फरवा से सवाल किया, नहीं मुझे जाना था, तबीयत ठीक नहीं है, हकीम से दवाई ले लेती। फरवा मासूम से शक्ल बनाए कहने लगी, ये जो तुम्हारी रोज़ रोज़ तबीयत ख़राब हो जाती है ना, सब मैं समझती हूँ मैं, ज़रा काबू में रखो। ज़मन को पता लगा ना तो जान से मार देगा तुम्हें। हाँ जो खुद को तो किसी की हुई नहीं मोहब्बत, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। फरवा जैसे उदास हुई थी। अच्छा तुम जाकर ज़रा सो जाओ, भूख का एहसास नहीं होगा। फरवा का कंधा थपथपाते हुए उसे घर ले आई। जंगल के बीचों बीच बने एक झोंपड़ी जैसे खूबसूरत घर में 3 बहन भाई रहते थे। इस भाई शाहजमान और उसकी 2 बहनें फरमा और दारिन। दारिन सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी और हर चीज़ में नहायत सीधी सादी और सादगी पसंद, जबकि फरवा बहुत ज़हीनों महारतों में अव्वल नंबर पर थी और उसके साथ साथ उसका तो कोई हाल ही ना पूछे, हर एक को मुंह तोड़ जवाब देने वाली, शरारतों में बहुत माहिर, घर में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी बहुत ज़्यादा लाडली थी। शाहजमान और दारिन बड़े होने के नाते से पूरे घर को संभाले थे। उनके घर की एक बड़ी उनकी दादी थी, मगर वो काम के सिलसिले में अरसे से बाहर रहती थी। शाहजमान और दानिन और फरवा तीनों एक मामूली से घर में बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसमें कोई मुसीबत तकलीफ नहीं थी। अगर कोई मुसीबत आ भी जाती तो उसको शाहजमान पर से गुजरना पड़ता था। अपनी बहनों तक पहुंचने के लिए वो इस मुसीबत का गला वहीं घोंट देता था। अपनी बड़ी बहन की सोबत में रहकर शाहजमान ने सादगी तो पसंद कर ली थी, लेकिन वो उसकी तरह ना तो सब्र करना सीखा और ना ही अपने गुस्से पर काबू पाना सीखा। वो बहुत ही खामोश तबीयत का सुलझा हुआ, ऊंचे लंबे कद का था, जिसकी रंगत बहुत गोरी थी, सियाह काली आंखों वाला। वो कोई शहजादा मालूम होता था, जिसके चेहरे पर काली हल्की हल्की दाढ़ी थी और उसके बालों का रंग भी बहुत स्याह था, जिसकी वजह से उसका चेहरा चौधरी का चाँद नजर आता था, जिसको रात के काले बादलों ने घेर रखा था। उसको देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो सिर्फ एक जंगल में रहने वाला एक आम सा बशिंदा है, जो कि शहजादी की सूरत रखता है। फरवा और दानिन अपने भाई की बहुत लाड़ी थी, इसलिए वो इनको शाहजमान की बजाय जमन के नाम से पुकारती थी, जो कि शाहजमान को बहुत पसंद था। लेकिन उसके अलावा वो अपना ये नाम किसी और के मुँह से सुनना पसंद नहीं करता था। जमन अपनी धुन में चलता जा रहा था। सफर ज़्यादा लंबा था तो अपने पास से रखी बांसुरी बजाने की बजाय बजाने लगा। बांसुरी का दिलकश सर जैसे ही फिजा में गूंजते हुए उसे झाड़ी के पास कुछ महसूस हुआ। दिल को मजबूत करते हुए झाड़ी के पास गया, किसी के तेज से सांसों की आवाज़ आने लगी। कांटेदार झाड़ियों को एक तरफ करते उसने हाथों से हटाना शुरू किया। झाड़ियों के पत्ते हटाने पर उसने ज़मीन पर औंधे मुंह बेरी हुई एक लड़की मिली। सर पर चोट की वजह से लाल स्या माया बह रहा था। उसकी तेज सांसों की आवाज़ उसके कानों तक आसानी पहुंच रही थी, मतलब वो जिंदा थी। जमन ने अपने हाथ में पकड़े हुए बेला को उसकी तरफ उछालते हुए उसको अपनी बाहों में भरे उठाकर चलता हुआ घर की जाना बढ़ा। शायद वो भूल गया था कि वो यहाँ क्या करने आया था। घर में आकर शाहजमान ने इस लड़की को बिस्तर पर लेटा दिया। इतने में जमन की बहनें भागती हुई आई और जमन ने उन अनगिनत सवाल करने लगी कि ये लड़की कौन है, कहाँ से मिली, जख्मी कैसी हुई, वगैरह वगैरह। जमन ने इन सबको चुप करवाते हुए कहा, ये सब कुछ बाद में पूछना, अभी तुम इसका ख्याल रखो। इतने में मैं जल्दी जल्दी से हकीम साहब को बुला कर लाता हूँ। जमन दौड़ते हुए हकीम साहब को बुलाने चला गया। शाहजमान हकीम को बुलाने जा चुका था, जबकि दानिन और फरवा की खून देखकर बुरी से बुरी हालत हो रही थी। वो इसके हाथ पाँव मसल रही थी ताकि वो उसको होश आने, जबकि दानिन उसके सर पर बैठी हुए कपड़े से खून साफ कर रही थी। दानिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी में डूबी हुई थी कि ये लड़की आखिर कौन है और जमन इसको क्यों उठाकर लाया है, जबकि फरवा शरारतों का दवाखाना लड़की को गौर से देखे जा रही थी और कहने लगी, दानिन आपा वैसे ना ये लड़की है तो प्यारी, लड़की तो प्यारी है, बस सवाल ये है कि पैदा होता है कि भाई को मिली कहाँ से, और वो भी पूरे गौर शोर से उसका चेहरा देखते हुए अपने सवाल का मुंतजर थी। जबकि दानिन ने उसे डांटना, तुम्हारी ज़बान को सुकून नहीं है, पहले इस बेचारी को होश में आने दो, उसकी हालत इतनी बुरी है और तुम पता नहीं कौन कौन सी ख्याल दिन में लिए बैठी हो सकता है ये रास्ता भटक गई हो। दानिन ने फरवा को डांटते हुए उसे चुप करवाया, जो कि अभी भी बोलने के ही मूड में खड़ी थी। नहीं नहीं दानिन बाजी, मुझे तो लगता है इस लड़की को कोई अगवा करके ले जा रहा होगा और जमन भाई ने डाकुओं से खूब लड़ाई करके इसको बचा लिया होगा। फरवा अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए तमतमाते हुए बोले जा रही थी, जबकि दानिन इसको चुप करवाने के लिए हाथ जोड़ रही थी। मेहरबानी फरमाओ और चुप हो जाओ, बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम। अगर लड़की को होश आया तो उसने तुम्हें ऐसे बोलते देखकर दोबारा से बेहोश हो जाना है, कि इस पागल लड़की के सामने मुझे लाकर रख दिया है। दानिन आप मुझे ऐसे चुप ना करवाया करें। देखें एक दिन आएगा जब आप मेरी आवाज़ सुनने को भी तरसेंगी, मगर आपको मेरी आवाज़ नहीं मिलेगी। वो बच्चों की तरह जैसे लाड दिखाते हुए मुँह सोच कर रहेगी, जबकि दानिन उस लड़की के आगे उठकर फरवा के पास आई और उसे गले लगाकर कहा कि कब से ऐसा सुन रही हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस जाऊँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने को भी तरस जाऊँगी। दानिन आप भी अब हंसकर मेरे साथ मजाक मत करें, मुझे पता है वो दिन आएगा। और वो आंखें नम किए जरीन से और ज़्यादा लाड उठवा रही थी। मेरी जान ऐसी बातें नहीं की जाती बल्कि करके दिखाई जाती हैं। ये बात तुम बरसों से बोलती आ रही हो, मगर आज तक करके नहीं दिखाई। दानिन ने फरवा का मुंह देखते हुए कहा और ज़्यादा मजाक करना चाहा और इन दोनों बहनों की अभी लाड प्यार वाली गुफ्तगू जारी थी कि जब जमन हकीम साहब को साथ लेकर दाखिल हुआ। हकीम अदील ने इस लड़की की नब्ज़ देखने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो फरवा एकदम से बोली, माफ़ कीजिएगा मगर आप लड़की का हाथ छोड़े, हम पहले ही इसकी नब्ज़ देख चुके हैं। जमन फरवा को घूरते हुए उसे देख रहा था। हकीम साहब काम करने दो। हकीम साहब ने जमन को कुछ जड़ी बूटियों से बनी अद्वियात दी और हदायत दी कि इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर है और अद्वियात पर वक़्त पर रुके दिमाग पर चोट लगने की वजह से इसकी आदत जाने का भी खतरा लाक हो सकता है। हकीम आदत उठकर वहीं से जाने लगा। जमन हकीम के पास गया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। हकीम अदील ने उसका तहे दिल से ख्याल रखने का कहा तो सुनो समन साहब, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ। तुम फिक्र नहीं करो अदील, अगर इससे मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं करूँगा। जितनी तुम्हारी खरूस वाली शक्ल है ना, शक्ल देख कर लगता है कि तुम किसी के साथ इतनी अच्छी हमदर्दी नहीं कर सकते। अदील अच्छे से जानता था कि शाहजमान बहुत सख्त तबीयत का मालिक है और बहुत जल्द किसी के साथ ऐसी हमदर्दी नहीं कर सकता। आज तक इतने अरसे बाद भी बचपन से लेकर अब तक सिर्फ उसकी अदील से ही दोस्ती हुई थी।
इसके अलावा उसने ना तो किसी को अपना हमदर्द बनाया, ना दोस्त अदील को एक ही अच्छाइयों की वजह से वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, मगर किसी और का उसकी ज़िंदगी में आना ये तो नामुमकिन ही था। और या शायद नहीं। ज़मन हकीम अदील के से बात करके वापस जा रहा था, इतने में फरवा पीछे से भागती हुई आया। अदील हकीम उसने ज़ोरदार आवाज़ लगाई, जिस पर अदील के लब मुस्कुराए। जी ज़रूर, उसने तह दिल से जवाब दिया। छोड़ो फरवा, क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है। फरवा जिसने आते ही अदील का कान पकड़ लिया था, जोर से मरोड़े जा रही थी। वो बेचारा दर्द से कराते हुए बोल रहा था कि फरवा मेरा कान छोड़ो। तो फरवा की जिद पकी थी कि बोली नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुमने इस लड़की को कहाँ देखा है। तुमने अभी अभी कहा कि तुमने इस लड़की को कहीं देखा है, तुम्हारी बड़ी आंखें हैं, दुनिया में हर जगह देखते फिर रहे हो। फरवा इंसान की आंखें देखने के लिए नहीं जाती, किसी जगह देखा लिया होगा पर अभी मुझे याद नहीं है। मैंने कहा देखा है। वो बेचारा मासूमियत से अपनी सफाई पेश कर रहा था, जो कि फरवा उसके कान पर अपनी गिरफ्त सख्त करती जा रही थी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी आंखें ही नोच लेती, ना आंखें रहेंगी ना कोई मुसीबत। कान पकड़ कर मेरी जिद सख्त करने का कुछ तो खौफ करो, इतनी जल्दी अंधा करोगी मुझे। वो जैसे मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहने लगा, अंधे तो तुम पहले भी हो, इसमें कोई शक नहीं। अदील के कान को छोड़ते वो हाथ झाड़ने लगी। ये तो है, एक जीती जाती आफत को अपने गले बांधने वाला अंधा ही होगा। एक एक अल्फाज पर जोर देती वो शरारती अंदाज में बोला, तुम्हें अपने दिल में बसाने वाली लड़की, एक मोहब्बत में टूट कर चाहने वाली लड़की तुम्हें मुसीबत नजर आती है। वो जैसे तकरीबन चलाते हुए अदील के कान फाड़ती थी। इस दोनों की गुफ्तगू उससे आगे बढ़ती कि इतने में दानीन की आवाज़ फरवा के कानों में गूंजी। फरवा इधर आओ। फरवा मुंह बनाते हुए जवाब देने लगी, आई दवा करो दानीन आपी को, जिसने इस वक्त तुम्हें बचा लिया, वरना मैं अपने इन हाथों से तुम्हारा गला घुटने वाली थी। वो गुस्से में आती है उसे शहादत की उंगली दिखाकर धमकियां दे रही थी, जबकि अदील अपने मुस्कुराहट जब्त किए हुए दिल में मुस्कुरा रहा था। उसकी बेचकाना हरकतों पर फरवा अदील को दाईं आंख से देखते हुए घर में दाखिल हो गई, जबकि अदील अभी भी वहीं खड़ा उसकी मोहब्बत के बारे में सोचने में गुमता। काफ़ी देर बाद इस लड़की को होश आया तो उसने नींद में ही ईशा ईशा चलाना शुरू कर दिया। जमन वहीं पर खड़ा उसे बकौल देख रहा था, जबकि दानीन भागती हुई आई और उसको सहारा देते हुए उठाया। देखिए आपकी हालत बहुत नाजुक है, आप मेहरबानी करें चलाएं नहीं और थोड़ा आराम करें, मैं आपके लिए अभी कावा बना कर लाती हूँ। तरीन ने उसकी कमर चलाते हुए उसको नरम करना चाहा, जो कि अभी भी गुस्से में चलाई जा रही थी। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ, मुझे ईशा के पास जाना है, ईशा की जान खतरे में है, मुझे ईशा को बचाना है, मुझे अपनी दोस्ती का फर्ज निभाना है, मुझे ईशा के पास जाना है। वो चलाते तकरीबन रोने पर उतर आई थी। हज़ारों कतार होते रोते वो नहीं बेहोश हो हालत में जा चुकी थी। तरीन इस लड़की के पास बैठी उसका सर दबा रही थी, जबकि जमन दबे दबे कदमों से कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि जब तरीन ने उसे रोका, कहाँ जा रहे हैं जमन, आपको पता है हमें ऐसे हालात की बिल्कुल आदत नहीं है, इस लड़की की तबीयत बिल्कुल ख़राब है, अगर ये दोबारा बेहोश में आई तो हमसे नहीं संभाली जाएगी, तुम मेहरबानी फरमाओ और हमारे साथ रहो, और जब इस लड़की को होश आए तो तुम इसे खुद ही संभाल लेना। बहुत संजीदा अंदाज में वो जमन को कह रही थी, जबकि जमन दोनों आंखों से उसे घुटते हुए देख रहा था। तरीन आप कमाल करती हैं, आपको क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ पहले जैसा है, जैसे मैं रोजाना जंगल में किसी ना किसी लड़की को उठाकर यहाँ ले आता हूँ, जैसे कि मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। मैं भी नहीं जानता इस लड़की को, वो अनजाना बनने हुए पता नहीं कैसे ये बातें कह रहा था। जब दानीन ने उसे घूरते हुए देखा, क्या बदतमीजी है ये, जमन तुम उठाकर लाए थे ना इसे, अगर इतनी थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई है तो और भी दिखाओ और इसको ठीक करके इसकी मंजिल तक पहुँचाओ, अब तुम्हारा काम है, मैं नहीं जानती। देखो कितनी मासूम है, और अभी इसकी मासूमियत का जिक्र कर रही थी, जबकि फरवाक ने बीच में टांग अड़ाई। देखें ना भाई, इसके बाल कितने लंबे हैं, और बहुत लंबे बाल हैं इसके, और कितने प्यारे हैं भाई। जब ये उठेगी ना तो मैं इनसे पूछूंगी कि ये इतने बालों में कौन सी दवाई लगाती हैं, मैं भी वही दवाई लगाऊंगी। आपने अपना हकीम अदील से बात कीजिएगा, वो मुझे ऐसी दवाई बनाकर देंगे। वो जो अपने बालों की खूब सजाए खूब सजाए फरार बोल रही थी। नहीं, उसके घूरने पर एकदम चुप हो गए। वो खड़ी हो गई। दानीन आप मुझे घूर कर मत देखें, बल्कि आप एक बात और सुने। हाय मैं मर जावा, इस लड़की को दे तो अपने महबूब की तलाश है, मुझे तो लगा ये अगवा हो गई होगी, मगर ये लड़की, इसकी शक्ल मासूम, और ये अपने महबूब को ढूंढने के लिए निकल आई, और वो पता नहीं अपनी मासूमियत में कौन से जुमले बोले जा रही थी। जब दानीन ने उसको कहा बकवास बंद करो, क्या सोच रही हो, ईशा लड़की का नाम है होता है, और इसने खुद कहा है कि वो इसकी दोस्त है और उसे दोस्ती का फर्ज निभाना है। तुम्हारे इसने कम दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है, तुम क्या सोचती हो तुम्हारा महबूब है तो क्या सबका होगा। वो जो बोल रही थी एकदम तरीन की आवाज़ रुकी जमन के घूरने पर। उसने कहा, नहीं मेरे मुंह से निकल गया ऐसे ही, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, मैं बस फरवा को समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियों का महबूब होना जरूरी थोड़ी है, उनको सहेलियां भी उनके महबूब से बढ़कर होती हैं। शाम का अंधेरा ढलने लगा था, लड़की को होश आ चुका था। फरवा और दानीन उसके पास बैठी उसको पानी पिलाते हुए उसका हालचाल दरियाफ्त कर रही थी, जबकि लड़की के सर पर अभी भी दर्द की ठेसें उठ रही थी। आप जब से भी यहाँ आई हैं, हम आपकी तबीयत का ख्याल रख रहे हैं कि हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ ना पहुँचे, लेकिन आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं। फरवा के दिल में जो हलचल हो रही थी, उसने बातों के जरिए वो पूछना चाही तो लड़की ने इस बात में लाया, मेरा नाम है। वो कुछ कहते कहते फिर बताया कि मेरा नाम ऐज़ल है, मेरे घर वाले मुझे प्यार से ऐज़े कह बुलाते हैं। ऐज़ल ने बहुत धीमी आवाज़ में उनको अपना नाम बताया और साथ ही दूसरे नाम की वजह भी बताई, जिसमें फरवा ने मुस्कुराते हुए पूछने लगी, तो क्या हम आपको ऐज़े के नाम से बुला सकते हैं। ऐज़ल ने सर इस बात में हिलाया तो फरवा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो पूछने लगी कि ऐज़े अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं क्या तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम अपने बालों में क्या लगाती हो, बहुत बहुत लंबे बाल, बहुत प्यारी हो तुम। फरवा की बीच बचकानी हरकत पर ऐज़े की भी मुस्कुराहट आ गई, तो उसने कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही खानदानी बाल हैं हमारे, ये ऐसे कैसे नहीं करती कुछ, ऐसे बाल तो हमेशा शहजादियों पर खूबसूरत लगते हैं, और तुम तुम्हारे नए नक्श, तुम्हारी ये गोरी रंगत, इतने लंबे बाल, ये आंखें तो देखो यार कितनी प्यारी हैं तुम्हारी आंखें, लगी नहीं रही कि कसम से अगर ये थोड़ी और मोटी होती ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और वो इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए भी इसमें थोड़ा सा नुक्स निकाल के अपनी बचकाना हरकतों में मजीद खोई जा रही थी। इन दिनों में मुस्कुराहट का सिलसिला जारी था। जब जमन अंदर दाखिल हुआ, लो जी आगे जमन भाई, ऐसे उससे मिलो, ये है हमारे भाई, यानी आपके लिए खैर ख्वाह, बहुत ही प्यार वाले खैर ये आपके लिए खैर ख्वाह, बहुत ही प्यार करने वाले खैर ख्वाह, इनको गौर से देखो, ये भी बहुत प्यारे हैं ना तुम्हारी तरह। वो जमन के बाजू को पकड़ते
पकड़ते हुए अपने भाई की खूबसूरती से उसकी खूबसूरती का मुकाबला कर रही थी, जबकि ज़मन ने झटके से हाथ छुड़ाया तो फ़रवा खामोश हो गई। जो जी अब आपकी तबीयत कैसी है? उसने बहुत सी हमदर्दी वाले अंदाज़ से अज़ी से उसकी खैरियत दरियाफ़्त करनी चाहिए। अज़य ने मुस्कुराहट से जवाब देते हुए उससे कहा कि मैं ठीक हूँ और अब मुझे शायद चलना चाहिए। मैं इससे मज़ीद आगे नहीं रुक सकती। वो अपने सहारे पर चलते हुए 2 कदम ही खड़ी हुई थी कि उसको अपनी आँखों के सामने अंधेरा नज़र आता हुआ नज़र आया। तो वो वापस से उसी जगह बैठ गई। देखें, आप खुद को तकलीफ़ मत दें, आप अपनी तबीयत का ख़्याल रखें। हमें पता है कि आप जिस मकसद के लिए आई हैं, बेचैनी से उस मकसद को पूरा करना चाहती हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको ये हालत नहीं है कि आप बाहर जाकर किसी का मुकाबला करें। आप 2 कदम नहीं चल सकती। मुकाबला तो दूर, ज़मन की पूरी असरार बात पर एज़ल ठहरने के लिए तैयार होगी। वो रुकना तो नहीं चाहती थी, मगर एज़े को खुद भी यकीन हो गया था कि उसकी तबीयत बहुत नासाज़ है। घर में ठहरने पर आमादा हो गई थी। ज़मन और उसकी बहन ने एज़े का बहुत ख़्याल रखा था। कुछ दिन लगे कैसे गुज़रे, वो कितना वक़्त हो चुका उसका वक़्त का अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं हुआ। मगर उसकी हालत पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी ठीक हो चुकी थी और पूरे घर में इन चारों का एक साथ रहना, एक-दूसरे से गुफ्तगू करना, मिल-जुल रखना, इत्तेफ़ाक से खाना खाना, सब कुछ एक साथ करना और कैसे-कैसे इनमें दोस्तियाँ चलती गई, इस बात का अंदाज़ा ना समन को हो सका, ना उसकी बहनों को, ना एज़ल को। वो तीनों जो हमेशा खुश रहते थे, अब उसमें एक शख़्स का मज़ीद इज़ाफ़ा हो चुका था। एज़े बार-बार कहती कि उसे घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, मगर ज़मन की बहनों की पुरसरार कोशिश के बाद वो फिर भी रुक जाती। पता नहीं ऐसा क्या था जो उसे रुक जाने से रोक के रखा था इस लंबे अरसे से लेकर अब तक। एज़ल ने इनके साथ रह रही थी, लेकिन उसने अपनी असलियत बताना बिल्कुल भी मुनासिब ना समझा था। वो एक आम ही लड़की की तरह उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी और उसने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा कि इनको बताया कि वो ख़ानस्तान की शहज़ादी है जो उनके दरमियान मौजूद है। लेकिन उसने बिल्कुल भी बताना गवारा ना किया। वो शुरू से ही एक आम लड़की की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, जो कि उसके लिए नाकाबिले मुमकिन था। लेकिन अब किस्मत उसको ये मौका दे रही थी, तो वो कैसे इसको हाथ से जाने देती। उसे डर था कि अगर वो इनको अपनी असलियत बताएगी तो ये डर से उसकी खिदमत करेंगे और उससे डरने लगेंगे कि उनकी खिदमतों में इज़ाफ़ा करेंगे और उससे कोई काम नहीं करवाएँगे वगैरह-वगैरह जैसे ख़यालात उसके ज़हन में आने लगे। मगर वो आम लड़की की ज़िंदगी गुज़ारते हुए बहुत ज़्यादा खुश थी और यहाँ तक कि शहज़ादी वाली ज़िंदगी में वापस जब आने से डर रही थी। आसान आपने अपनी सेहत देखी है, दिन-ब-दिन ढलती जा रही है, एक ढांचे की तरह बनकर रह गए। आपको अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं है। आप खाना खाएँ, मैं कब से खाना लेकर आपके पास बैठी हूँ, मगर आपको तो कुछ का सुनाई नहीं दे रहा। बस जब से अज़ल गई है, आप तो बेसुध हो गए हैं। आपको अपनी सेहत का कोई ख़्याल नहीं है, एक ज़िंदा लाश बनकर रह गए हम और आपकी कि बेटी। अगर आपका ख़्याल होता तो वो तो वो वापस आती, ना जाती, ना वो वापस आती। मलका अपनी ज़ुबान को लगाम दो, मैं दुःख में आकर कुछ कहना नहीं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे मुँह में जो आए तुम वो घुलती जाओ। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। तुम अभी तक अपने इस कड़वे में से मुँह से कड़वी बातें निकाल कर मेरा दिल ख़राब कर रही हो। पता नहीं मेरी बेचारी मासूम बच्ची किस मुसीबत में फँसी होगी। वो अपने बाप को बुला रही होगी, कमबख्त बाप यहाँ पर बैठा हुआ है, बेबस पड़ा हुआ है, अपनी सिपाहियों की फ़ौज उसके किसी काम की नहीं आ रही। दिल तो कर रहा है पूरे ख़ानस्तान को आग लगा दूँ और अपने हाथों से पूरा तुम्हारा गला घोंट दूँ। यकीन करो मलका कि मेरे हाथों में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं तुम्हारा गला दबा सकूँ, वरना अब तक तुम्हें यही ज़मीन पर ढह कर देता। वो गुस्से से तैश में आया, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा बादशाह सलाम, मगर आप भी जानते हैं कि शहज़ादी को कोई भी यहाँ से उठा के नहीं लेके गया। महल में सिपाहियों का इतना आना जाना है कि कोई भी गैर ज़रूरी शख्स हमारे महल के अंदर कदम नहीं रख सकता। शहज़ादी खुद अपनी मर्ज़ी से महल से बाहर गई और ये बात आप अच्छे से तरीके से जानते हैं। इसका मतलब है कि वो खुद इस कैद को जो बचपन से सहती आ रही है कि ये महल उसके लिए कैद है, वो इस महल से भागना चाहती थी और वो भाग गई। और आपको ये बात समझ नहीं आ रही। वो अलग बात है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, मैं सच बोलती हूँ और आपको ये ज़हर लगता है और ये आपकी गलती है, क्योंकि लेकिन ये हकीकत है और आपको एक ना एक दिन ये इस हकीकत को मानना पड़ेगा। मलका आलिया जानती थी कि उसकी बेहुदा बातों के बाद बादशाह इस पर ज़रूर हाथ उठाएगा। इसलिए वो आधे अल्फाज मुँह पर रखते ही वहाँ से तड़पण करती, लंबे-लंबे कदम उठाती, वहाँ से गायब हो गई, जबकि पीछे एहसान अपनी मुठ्ठियाँ बींच कर रह गया। मगर वो सोच रहा था कि मैं वाक़ई इस महल में उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी कदम नहीं रख सकता। आखिर शहज़ादी अपनी मर्ज़ी से बैठ गई। क्यों वो गहरी सोचों में गुम सा बैठा था, जब उसकी आँखों में उसके अश्क बह रहे थे और अपनी शहज़ादी को देखने के लिए वो एक पल भी उसके बगैर नहीं जी सकता था। कितने दिनों से वो इसके बगैर जी रहा था, ज़िंदा लाश बन गया था। आप जिस इंसान को ढूँढने आई हैं, वो आपका क्या लगता है जिसको ढूँढने के लिए आप इतनी बेताब हैं, रात को बेचैन रहती हैं? मैंने अक्सर देखा है आपको नींद में भी नहीं आती, आप रातों को उठ-उठ कर तारे गिनने लग जाती हैं। फ़रवा आइज़ वो कशमकती नज़रों से देख कर रही थी ज़मन, जो इनके सबके साथ बैठा खाना खाने में मसरूफ़ था। फ़रवा के सवाल पर चौंका एज़ल को तरफ को देखे रातों की नींद उसी के पीछे गुआई जाती है जो शख्स आपको अजीज़ हो। और मसला ये नहीं कि उसको मिलने पर ही मोहब्बत हुई। ये मोहब्बत का सिलसिला उस दिन से शुरू हो चुका था जब बांसुरी की आवाज़ हज़ार फासलों को चीरती हुई एज़े के कानों तक पहुंची थी और इस दिन से उसे इस मोहब्बत की तलाश जारी हो गई थी और उसे इस चीज़ का दीदार करना था। और वो पल दूर नहीं था जब वो इस चीज़ का दीदार कर चुकी थी। वो अपने महबूब का दीदार कर चुकी थी, दीदार महबूब की दास्तान को मुकम्मल कर चुकी थी। बस ज़िंदगी के कुछ और लम्हे और पहलू थे जिनको उन लोगों ने आगे मिल के तय करना था और अपनी मोहब्बत की दास्तान को खूबसूरत से खूबतरीन सफ़र में डालना था। इस जंगल में मैं यहाँ 2 चीज़ों की तलाश में आई थी। एक मेरी सहेली ईशा और दूसरी तुम। वो ज़ामन की तरफ इशारा करते हुए बहकी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। मेरी तलाश, मगर कैसे? आपने मुझे कहाँ देखा? ऐज़े की बात सुनकर ज़मन को हैरानी हुई। मैंने आपको कभी देखा नहीं, बस सुना है। तुम्हारी ये बांसुरी की आवाज़ हज़ार मुश्किलों को चीरती हुई मेरे कानों तक पहुँचती है। वैसे ज़मन, एक बात बताओ, क्या तुम कभी महल के करीब आए हो? वो जो उसके कंधे पर सर रखे हुए अपनी मोहब्बत के इज़हार में गुम थी, उसकी नज़रें उठाते हुए सवालिया नज़रों से देखा। हाँ, गया तो हूँ, मगर आपको कैसे मालूम? वैसे पिछले कुछ ही दिनों में यहाँ की शहज़ादी की सालगिरह थी और इसी खुशी में यहाँ के बादशाह ने जश्न रखा था, तो मैं अदील के साथ गया था। वैसे तुम भी आई थी क्या? एक दिन तो एकदम तो एज़े के दिल ने चाहा कि वो ज़मन को अपनी हकीकत से अदा कर दे, लेकिन मोहब्बत को खोने का डर वो समझी। शायद शहज़ादी की हकीकत जानकर वो इसे मोहब्बत नहीं करेगा, इसी डर ने उसकी असलियत को छुपाया हुआ था। हाँ, वो चाहती थी कि वो इसकी असलियत को मज़ीद छुपा कर रखे, जब तक वो अपनी मोहब्बत को एक मजबूत बंधन में बाँध नहीं लेती। और यही सोचते हुए उसने कहा था, ज़ाहिर सी बात है ज़मन भी, मैं भी एक सल्तनत की आम सी बशिंदा हूँ, तो मुझे भी तो बुलाया होगा। मैं वहीं वैसे ही गई थी और तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ ने मुझे दीवाना कर दिया। कसम, मुझे
मुझे वहाँ किस्मत मुझे यहाँ ले आई और जो वो जवाब देते हुए कुछ देर सत्ते में चली गई। वो पता नहीं कौन से ख्वाबों में गुम हो गई। जब ज़मन ने उसे आँखों के सामने चिपकी बजाई तो उसे होश की दुनिया का होश आया कि शहज़ादी कौन से ख्वाबों में गुम हो। ऐसे अपना शहज़ादी का नाम सुनते ही चौंक गई, बोली, कौन शहज़ादी? नहीं, ज़मन नहीं हूँ मैं, शहज़ादी नहीं हूँ। ज़मन का कहका गूंजा, मैं गूंजा, जी हज़ूर, मुझे मालूम है आप शहज़ादी नहीं हैं। आप तो ऐसे चौंकी जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। शहज़ादी ने एक लंबा सांस हवा में छोड़ा और शुक्रिया अदा किया। नहीं, शुक्र अदा किया नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही बोल रही थी। वैसे आप सच में बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। वो घूम फिर कर बात बांसुरी पर ले आई ताकि ज़मन इस बात से ध्यान हटाए कि मैं शहज़ादी वाले का नाम पर चौंकी हूँ। ज़मन ज़रा फूले ना समाते हुए अंदाज में कहा, हाँ बस मेरी बांसुरी पसंद है, आपको कुछ और नहीं? ऐसे ये समझ तो आ गई होगी कि ये मेरे मुँह से अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है, मगर वो इसकी तारीफ़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, मुझे बस बांसुरी पसंद है और कुछ नहीं। ज़मन के सर पीछे हाथ लगाते हुए रह गया। मैं भी वही बोल रहा हूँ। वो दोनों अभी बातों में मगन थे कि ज़मन की बहनें पल तोड़कर लाईं। फरवा भागती हुई आई, आयज़े का हाथ पकड़कर कहने लगी, हाँ मोहतरमा, हो गया दीदार? आयज़े ने मुस्कुराहट ज़ब्त की, किसका दीदार? फरवा ने जल्दी से दानीन के मुँह पर हाथ रखा और बोला, दानीन की? फरवा वो फरवा को कह रही थी कि आयज़े ने से कहने लगी कि नहीं आयज़े, तुम ना उसकी किसी बात का बुरा ना मानो, ना ये मुँह फट है। मैं कहाँ से मुँह फट होगी? तो कर लिया उसने अपने महबूब का दीदार। महबूब तो सामने ही खड़े हैं। वो ज़मन की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी, और फरवा, दूसरों पर कम नज़र रखा करो, तुम जो बच्ची हो ना, बच्ची वाली हरकतें किया करो, ये दूसरों पर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ज़मन ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए फरवा को खामोश करवाया था, बगैर सोचे समझे कि कुछ ही बोल देती हो। पर हाँ, शाम होने वाली है, शायद अब हमें घर चलना चाहिए। बादशाह सलामत चमन सल्तनत के रास्ते में पड़ने वाले जंगल में हमें शहज़ादी के कदमों के निशान मिले हैं। हमें पूरा यकीन है कि वो शहज़ादी जंगल में गई है। हमें जल्द से जल्द इस जंगल को छानबीनना चाहिए ताकि हमें शहज़ादी को तलाश करके एक सिपाही भागते हुए दौड़ते आया और बादशाह हसन को खबर दी। बादशाह हसन के चेहरे पर दुख सारे हालात के असरात नजर आ रहे थे। वो जल्दी से उठा और सिपाहियों को एक फौज जमा करने लगा कि उसे अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढना था। वो काफ़ी दिनों से इस काबिश में थे कि अपनी बेटी को कहीं ना कहीं सुराग मिले और उसे ढूंढने की तलाश करें। आखिरकार उसकी दुआओं ने रंग लाया और उसकी बेटी के एहसान नजर आए तो वो अपने सिपाहियों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। आप सब जाकर चश्मे से हाथ धोएं, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। सब लोग घर पहुंच चुके थे तो दानीन ने सबको हाथ मुंह धोने के लिए कहा, खुद खाने की तैयारी करने लगी। जबकि ऐसे चलते हुए दानीन के पास आई और कहने लगी कि दानीन आप आज आप आराम करें, खाना बनाकर आप लोगों को खिलाती हूँ। दानीन के कहने लगी, नहीं ऐसे आप हमारी मेहमान हैं, हम मेहमान से कोई कम नहीं करवाते। बस दानीन को नज़ीन कर दी ना आपने गैरों वाली बात। वो मसनूई गुस्से वाली शक्ल बनाते हुए दानीन को घूर रही थी। तो तुम मुझे बता रही थी कि मैं आपको अपना जैसी लगती हूँ और आप देखो क्या घर के फर्द घर का काम नहीं कर पाते। आयज़े को दुख हुआ था जो कि अब उनको दिखा भी रही थी। अच्छा ठीक है, तुम भी फरवा की तरह अपनी बात मनवा लो, इसी तरह जिद कर लो, कोई बात नहीं, तुम बना लो खाना। वो इसके गाल को सुलाते हुए उसकी बात मान चुकी थी। ऐज़े ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को जाने के लिए कहा, अब आप लोग यहाँ से जाएं, मैं खाना बनाऊंगी। और वो सब लोग वहाँ से चले गए, मगर ज़मन को लग रहा था कि ऐज़े को खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी हर काम को उल्टे सीधे तरीके से कर रही थी, जैसे उसका काम उससे पहले एक दफ़ा वास्ता पड़ा हो, जैसे कि हकीकत था कि इसलिए वो छुपकर ऐज़े को देखने लगा। पहले तो उसने लकड़ियाँ जलाई, आग जलाने लगी। एक लंबे अरसा हो चुका था, यकीन मजाल है जो ऐज़े ने आग जली हो। उसने आग जलाने का तरीका कुछ ऐसा ही निराला था कि अगर ज़मन के अलावा कोई और देख लेता तो वहीं पर हंस कर लूट-फूट हो जाता। असल बहादुरी तो फिर ऐज़े की थी कि जिसने आज तक ये काम नहीं किया था, लेकिन आज इतनी बहादुरी से दानीन के हाथों से खाना पकाने की जिम्मेदारी ले ली, जैसे वो कोई बावर्ची खाने की खामसामा हो। आप हटे, मैं जलाकर दिखाता हूँ। ज़मन जो कब से ऐज़े को देख रहा था मुस्कुराते जा रहा था, फिर आखिरकार ऐज़े के पास आया और आकर हाथों से लकड़ियाँ ली और उसको तरतीब दी कि नहीं ज़मन, हम जला लेंगे। ज़मन मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर ही देख रहा था, जी हमें मालूम है कि आप आग जला लेंगी, मगर कौन सी सदी में ये नहीं मालूम। ज़मन ने मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की, जबकि ऐज़े सब शर्मिंदा होकर रह गई। ज़मन अपने काम में मशगूल था। उसने आग जलाने के बाद देचकी को उठाकर मिट्टी के बने हुए चूल्हे पर रखकर सालन बनाने की तैयारी करने लगा। जबकि ऐसे उसको गौर देखे जा रही थी। एक लड़का होने के बावजूद भी सारे काम जानता था और शर्म नहीं आती। मुझे एक लड़की ज़ात होकर मुझे एक सालन तक बनाना नहीं आता। वो अपने खाना बनाने में मगन था। खैर तो है, आज तो मैंने 3 बार मुँह धोया था, फिर भी ना जाने ऐसा क्या लगा है जो आप कब से हमें ही देखी जा रही हैं। ज़मन कब से आयज़े की तपिश की नज़रों को महसूस कर रहा था और जो उसके चेहरे पर थी। मैं सोच रही हूँ कि आप इतनी अच्छी बांसुरी कैसे बजा लेते हैं। आयज़े ने अपना पसंदीदा सवाल ज़मन से पूछा था। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूँ कि आपको मेरी बांसुरी इतनी अच्छी क्यों लगती है, तो ज़ाहिर सी बात है आप अच्छी बजाते हैं तो मुझे अच्छी लगती है, वरना आप ऐसे बेसुरी बांसुरी बजाएं तो कानों में कहाँ रस घुलेगी। उसने बड़ी सी ईमानदारी से ज़मन के सवाल का जवाब दिया था। बातों का सिलसिला खत्म होने के बाद एक ज़बरदस्त खुशबू से महकता चहकता खाना तैयार था। चलो शाबाश, आप सबको बुलाकर लाएं, वो खाना खाते हैं। आज सारा दिन चल कर पेट को अच्छी खासी सजा मिल गई है। ज़मन अपने पेट की दास्तान आयज़ा को सुनाकर कह रहा था। वो सबको बुलाकर लाई। नहीं ज़मन, जब खाना आपने बनाया तो बुलाकर भी आप लाएं। होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर शरारत सूझी हुई थी, जो कि ज़मन को साफ साफ नजर आ रही थी। नहीं, मैं यहीं पर रहकर अपने खाने की निगरानी करूँगा, कहीं तुम इसको सारा का सारा अकेले ही खत्म ना कर जाओ। मेरे भूख के पेट को उम्र कैद की सज़ा हो जाए। ज़मन के इस मज़ाक से दोनों की हँसी की आवाज़ हवा में गूंजी थी। लगता है हमें आज भूखा मारने का इरादा है। हमने आप लोगों को खाना बनाने के लिए कहा है, आपको पता नहीं कौन सी खलकानियाँ मार कर लूट-फूट हो रहे हैं। फरहान ने आते ही अपनी शरारती बातों से टाँग अड़ानी चाहिए कि जो कि उसकी कितनी लंबी टाँग थी, जो हर काम में खुद ही आ जाकर अड़ जाती थी। नहीं फरवा और दानी, ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को ही खाने के लिए बुलाने के लिए आ रही थी कि आए हम सब खाना खाते हैं। वो वाह अजय जी, आप तो बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। दारीन आपने से भी ज़्यादा मज़े का खाना बनाती हैं। फरवा ने पहला वाला ही मुँह में रखते हुए उसके खाने की तारीफ जारी की। आज सबको बताने वाली थी कि खाना उसने नहीं बनाया, ज़मन ने बनाया, मगर ज़मन ने ऐज़े को इशारे से मना कर दिया कि वो ना बताए। फरवा ने लज़ीज़ खाने की तारीफ़ करते हुए मज़े से खाना खा रही थी कि काश हम आगे भी इसी तरह आयशा के हाथ का बना हुआ खाना खाएँ। वो सब अभी खाना खा ही रहे थे कि उनको किसी के तेज़ से कदमों की आवाज़ आई। ज़मन ने उनसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं देखकर आता हूँ। ज़मन
समन ने जब घर के से बाहर जाकर देखा तो सामने कुछ सिपाही खड़े थे, जो कि जमन से कहने लगे कि शहजादी को बाहर भेजो। तो जमन घबराते हुए कहने लगा, जी माजर, यहाँ तो कोई शहजादी नहीं है। इतने में सिपाही ने के पीछे से बादशाह मुँह उतार हुआ और जमन से कहने लगे कि शहजादी को भिजवाओ भेजो। आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गंभीर और भारी थी। जमन ने बादशाह को अदब से सलाम किया और कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई शहजादी नहीं रहती है। जब फरवा अपनी आदत से मजबूर होकर जासूसी करने आई तो बादशाह और जमन की गुफ्तगू सुनकर भागती भागती कब्र के अंदर दाखिल हुई, कहने लगी, आओ आओ मुसीबत। सबने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वो घबराते हुए बोली, बाजियो बाहर कोई बादशाह और सिपाही आए हैं और जमन से बहस कर रहे हैं कि हम शहजादी को भेजो। भला यहाँ तो कोई शहजादी मोहतरमा है ही नहीं, पता नहीं वो क्यों जमन से ऐसे बहस कर रहे हैं। मुझे तो कोई पागल लगते हैं। बात सुनते ही शहजादी अंधाधुन भागती और जाकर बादशाह के गले लगी। बादशाह ने इसी वक्त सिपाही को हुक्म दिया कि वो जमन को गिरफ्तार करने, और जिसने शहजादी की मौजूदगी में भी शहजादी के बारे में नहीं बताया। तो वो शहजादी बादशाह को रोकते हुए बोली कि अबू जान, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बादशाह गुस्से में जवाब दिया कि शहजादी, जब इस लड़के को मालूम था कि तुम यहाँ मौजूद हो तो ये सब जानते हुए भी हमसे झूठ बोल रहा था, आखिर क्यों? तो उस शहजादी ने मुस्कुराते हुए बोली कि अबू जान, इस लड़के को मालूम नहीं था कि हम शहजादी हैं, क्योंकि हमने उनको अपना तारुफ नहीं करवाया था। वैसे अबू जान, मैं आपको इस लड़के का तारुफ करवाती हूँ। अबू जान, इसका नाम शाह जमान है। मैं जंगल से रास्ता भटक गई थी और एक खाई से गिरकर बेहोश हो चुकी थी और बहुत ही बुरी हालत में, इतनी कि अगर आप होते तो देखकर बेहोश हो जाते। बहादुर, अगर जमन मेरे मौजूद इस दिन जान बचाकर ना लाता तो शायद आज मैं आप लोगों के दरमियान ना होती। उसने मुझे अपने घर में बना दी। हुक्म हकीम साहब ने मेरा इलाज करा, मेरे साथ अच्छा सलूक रखा। वो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए थे कि जब अंदर से परवा और दारीन भी आई और उनकी तरफ इशारा करते हुए ऐज़ ने बादशाह को उनका भी तारीफ करवाया। बादशाह तसल्ली का सांस लेते हुए बोले, हाँ चंदा, ये सब तो ठीक है, खुदा का करम है कि तुमसे सलामत हो। शायद इस मुसीबत की हालत में खुदा ने जमन को तुम्हारे लिए मददगार बनाकर भेजा। जमन, आपने हमारी बेटी की जान बचाई, मतलब कि आप हमारी जान बचाइए। मैं आपके इस एहसान को मानता हूँ और हम ये एहसान कभी नहीं भुला सकते। ये बातें सुनकर जमन बादशाह से कहने लगा, नहीं बादशाह सलामत, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसीबत के आलम किसी की मदद करना ना है आसानियत का फर्ज है। मुझे खुशी है कि हमने ये फ़र्ज़ बखूबी निभाया है। बादशाह सलामत को शाह जमान और उनकी बहनों से किया गया ये सलूक बहुत पसंद आया। आयज़े ने बादशाह से कहा कि अबू, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी कोई बहन होती तो कैसी होती, मगर होती तो मेरी कोई दुआ है कि ऐसी होती। बहादुर, मैंने इन जैसे अखलाक सच में कहीं नहीं देखा। मैंने इनको बताया भी नहीं कि मैं एक शहजादी की हैसियत रखती हूँ और उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा अखलाक रखा जिसकी तारीफ मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बहादुर, मैं इन लोगों को अपने साथ रख सकती हूँ क्या? वो सवालिया नज़रों से अपने अब्बा हज़ूर की आंखों में देख रही थी। बात सुनते ही समन गुस्से में आ गया और उसकी आंखों में लाल हो गई और उसकी रगें तनने लगी, माथे पर पसीने के शिकंजे आ चुके थे। नहीं ऐज़े, मेरा मतलब शहजादी, ऐज़े जी, आप हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे जैसे आप अब तक रहते आ रहे हैं। हमें आपके एहसानमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मगर फरवा हमेशा की तरह टांग अड़ाते हुए कहने लगी, भाई गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर सच में शहजादी ऐसा चाह रही है तो हम सबको इन्हें मायूस नहीं करना चाहिए। दानी ने फरवा को पाँव पर टांग मारते हुए खामोश करवाया और कहा कि तुम तो चुप ही रहो। एक लफ्ज़ भी और बोला ना तो समन भाई तुम्हारा यहीं पर गला दबा देंगे। शहजादी मासूम भरी नज़रों से समन की तरफ देख रही थी। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दरअसल हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, आप हम सब हमारे साथ चलिए। मगर समन के ज़माने की ठोकरों से ठोकर खा खा कर इतना समझदार हो गया कि फ़ानी दुनिया में मौजूद किसी का भी सहारा जमन को नहीं चाहिए था। वो ऊंची ये महलों के लोगों का तो हरगिज़ नहीं। शहजादी ने बहुत मनाया मगर जमन ना माना। बादशाह शहजादी को और बहस करने से रोकते हुए वहाँ से जाने के लिए कहने लगे, चंदा, अगर वो नहीं मान रहे तो हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और हमें चलना चाहिए। आपके अमीर ने रो रो कर घर पर बुरा हाल किया हुआ है, वो आपका इंतजार कर रही है। ऐसे की आंखों से आंसू तो जारी थे मगर वो मुस्कुराते हुए बोली, जमन, आपकी बहनें मेरी बहुत अच्छी सहेलियाँ बन चुकी हैं जिनको मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। आप लोग जब चाहें मेरे घर आ सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। समन ने कहा, जी शहजादी, शुक्रिया इन सब के लिए। के बाद बादशाह शहजादी को लेकर वहाँ से रवाना हुए। इधर जब से शहजादी घर को रवाना हुई तो पीछे से जमन की दोनों बहनें जमन से नाराज़ हो गई। अब आप दोनों मुंह बनाकर क्यों बैठ गई हैं? क्या आपके उस हालत का मतलब मैं ये समझूं कि आप महल में जाकर इजाज़ी की ज़िंदगी गुजारने की उम्मीद रखती हैं कि आपका माजी भूल भाल चुकी थी? तरीन आपी, आप तो समझदार हैं, आप क्यों इस तरह से मुंह लटका कर बैठी हैं? क्या आप नहीं जानती कि माजी की तलखियाँ हम लोगों ने किस तरह बर्दाश्त की हों? वो आग, वो धोखे, वो हमारी माँ की तकलीफ, उसके उनके आंसू आप सब चाहें भूल जाएँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं भूलने दूँगी, नहीं होने सकता। अगर कुछ करूँगा तो अपने दम पर करूँगा। मैं आप लोगों को शहजादी जैसी ज़िंदगी दूँगा। आप मुझ पर यकीन रखें, सब्र करें। आपका भाई आपको शहजादियों जैसी ही ज़िंदगी देगा। मगर इस तरह से नाराज़ होकर यहाँ बैठे हैं। ज़मन ने अंदर दाखिल होते हुए अपनी बहन को कहा, नहीं भाईजान, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो इसलिए उदास थे कि ऐसे हमें छोड़कर चली गई और आपने सुना नहीं, वो एक शादी होने के बावजूद भी हमारे घर के साथ ऐसे एक आम लड़की बनकर रह रही थी और आप पता नहीं हमारी इससे मुलाकात होगी भी या नहीं। और हम इसीलिए थोड़ा सा घबरा कर नाराज़ होकर अंदर आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम महल में जाना चाहते हैं। वो दोनों बहनें ज़मन के गले लगकर अपनी सफाई पेश कर रही थी। हाँ जी, मेरी बहन तो समझदार है, वो जानती है कि पहले के ही किसी बादशाह की वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है और इसके बावजूद भी हम फिर एक बादशाह के हुक्म के महल में रहें। मेरी इजाज़त की गवारा नहीं करती। ज़मन ने फिर मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत भरा बोसा दिया और उसको सोने के लिए भेज दिया। प्रभावदारी सोने के लिए जा चुकी थी जबकि ज़मन अभी भी शहजादी के खालों में गुमसुम बैठा दरख्त के पत्ते गिरा रहा था, तारों की भी गिनती कर रहा था रात के अंधेरे में। अगर इधर जब शहजादी महल में दाखिल हुई तो शहजादी को खूब इस्तकबाल किया गया। पूरा खानदान खुशी से झूम उठा मगर ऐज़े को घर आने की कोई खुशी नहीं थी। मगर आलिया भागती हुई ऐज़े के गले लगी और कहने लगी, चंदा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम सोच भी नहीं सकती हम सब कितने परेशान हो गए थे, हमें खाना पीना सब भूल गया था। मगर खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम मिल गई, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। बल्कि आलिया शहजादी से इतना कुछ बोल रही थी मगर शहजादी चुप खड़ी थी। बल्कि आलिया परेशान हो गई, बादशाह से पूछने लगी कि कुछ हुआ है क्या? तो शहजादी इतनी मायूस हुई है, आपने शहजादी को डांटा है क्या? बादशाह अपने मामूली चेहरे पर मामूली
से तनाज़ात लाते हुए बोला, मेरा दिमाग नहीं खराब जो मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को कुछ कहूँ। इस वक्त शहजादी की तबीयत ठीक नहीं है, इनको कमरे में भेज दें, इसके बारे में हमें बाद में बात करेंगे। ये सब कहते हुए बादशाह भी अपने कमरे की तरफ जाकर तो मलका आ गया भी उनके पीछे पीछे कमरे में आगे। बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत मुझे बताएं क्या बात है, शहजादी भी इतनी मायूस है, आप भी परेशान है, क्या माजरा है मुझे बताएं। तो बादशाह सलामत गुस्से से मलका पर टूट पड़ा, आपको इससे क्या मतलब है, वो चाहे जिए या मरे या मरूं, आप तो जितना परेशान थी उसके लिए ये सब हमें नजर आ ही रहा था। नहीं बादशाह सलामत आप गलत सोच रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी ये सब सोच सोच के। फिर बादशाह ने मलका आलिया को सारा किस्सा बताया। मालूम सुनकर मलका आलिया थोड़ा गुस्से में आई, वो बादशाह से कहने लगी, अच्छा हुआ जो वो खुद नहीं माने, वरना अगर वो आ भी जाते तो हम उनको वापस भेज देते। आखिर शहजादी को हो क्या गया है, किसी भी राज चलते को उठाकर ले आएंगी। बदकिस्मती से शहजादी दरवाजे के बाहर सब कुछ जानते सुन रही थी। शहजादी ने जोर से दरवाजा खोला। मलका आलिया ने जैसे ही आयजे को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए, जैसे उनके पाँव के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। ऐसे पहले तो मलका को गुस्से से देखती नहीं और फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। आसान मलका से कहने लगा, बस कर ली जल्दबाजी हो गई, तसल्ली अब खुद ही संभाल लेना उसको। दूसरी जानब जमन अभी तक बेचैन था। रात को जब सोने लगा तो उसने नींद आने की बजाय ऐसे की बातें याद आ रही थी और उसको ऐसे पर थोड़ा सा मसमी गुस्सा था। उसने क्यों अपनी हकीकत छुपाई, इतना अर्सा रहने के बावजूद भी क्या उसको इतना यकीन नहीं आया था कि वो शहजादी होने के बावजूद भी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ये उनके सामने एक शहजादी का भी यही हाल था। फरवा कब से जमन को ये हालत चाहत पहल देख रही चहल पहल देख रही थी। आखिरकार अपने भाई को अपने जब्त को तोड़ती हुई जमन के पास आया। परेशान नहीं हो, मुझे पता है आपको कौन सी बीमारी लग गई है। जमन ने मुस्कुराते हुए फरवा की तरफ देखा। अच्छा पूछा हकीम हकीम साहबा, बताएं मुझे कौन सी बीमारी लग रही है, मुझे तो तंदुरुस्त बैठा हूँ। फरवा कहने लगी, अच्छा जी बताऊँ मैं आपको, अगर आप ठीक हैं तो मुझे बेचैन क्यों है, तो फिर बेचैन क्यों है, दरअसल बात यह कि आपको मोहब्बत हो गई है। जमन हंसते हुए कहने लगा, नहीं फरवा तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, तुम अभी बच्ची हो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम बच्ची वाली बातें किया करो, मोहब्बत नाम की बीमारी मुझे नहीं लग सकती। वो आपस में बातें कर रही थी कि दरीन भी वहीं पर आप पर पहुंचे और उसके कहने लगी कि जमन भाई आप कैसे कह सकते हैं कि फरवा बच्ची है, ये बच्चों वाली बातें कह रही है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसको कि इन बातों के बारे में नहीं पता। इस मामले में सबसे ज़्यादा इल्म तो फरवा को है। जमन हैरानगी से पूछने लगा, मतलब क्या, इन बातों का मुझे कुछ नहीं समझ नहीं आई। तरीन जो अब जमन से कहने लगी, भाई मतलब ये है कि फरवा भी किसी को उससे सच्ची मोहब्बत करती है, सच्ची नहीं बल्कि पागलों वाली। कब कैसे और किससे जमन के आगे खुली खुली जाए। उसने 3 4 सवाल एक साथ किए तो फरवा का रंग तो काला ही पड़ गया, वो भी बहुत सहमती और डर गई। जमन ने जब पूछा कि किससे मोहब्बत है, फरवा और दारीन दोनों को ही चुप लग गई। ये बात तो आप खुद फरवा से ही पूछ लें। दारीन ने जान छुड़ाई और फरवा से मुखातिब होकर पूछने लगा, फरवा सच बताओ दारीन, आप सब कुछ सच बोल रही हैं। तो फरवा ने डरते हुए कहा, भाई अगर आपको पसंद नहीं तो मैं ये हरकतें छोड़ दूंगी पक्का। जमन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं फरवा मुझे कोई मसला नहीं है, पर बताओ तो सही आपको मोहब्बत हुई किससे है, कौन इस मुसीबत को अपने गले में डालना चाहता है। फरवा खुश होकर कहने लगी, भाई आप मुझे को मुसीबत तो ना बोले ना, वैसे आपका दोस्त है ना जो, वो बस वही जमन को समझ आ गई मगर जानबूझकर फरवा को तंग करने के लिए उसने मुझसे बुलवाना चाहता था। मेरे दोस्त का कोई नाम भी होगा। तो फरवा मुस्कुरा जब करते ही रह गई। भाई वो मैं आपके हकीम हदील समझ गए। भाई ये सब बातें सुनने के बाद जमन फरवा से कहने लगा, फरवा क्या अदील को भी मालूम है कि तुमसे मोहब्बत करती हो। तो फरवा कहने लगी, जी भाई जान, बल्कि मोहब्बत का इज़हार तो पहले खुद अदील नहीं किया था, मतलब कि सारे मंसूबे पहले ही बन चुके थे। चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं चलेगा भाई को तो तुम लोगों के बाद में याद किया, मैं खुद अदील से इस बारे में बात करूंगा। उसके बाद जमन हकीम अदील से मिलने चला गया। जब जमन हकीम के पास पहुंचा तो हकीम अदील जमन के गले लगकर मिला। उसके बाद एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। तो पहले जमन ने अपना सवाल बताओ जमन वो लड़की ठीक हो गई क्या, उसके घर का कोई पता चला। तो जमन ने अदील को सब बता दिया कि वो मामूली लड़की नहीं बल्कि एजल थी, शहजादी एजल। अदील हैरानगी से बोलने लगा, क्या बात है कर रहे हो भाई, एक शादी थी क्या, सच में यकीन ना करने वाली बात है। वैसे अच्छा हुआ कि चलो घर तो चली गई, मगर तुम मायूस क्यों लग रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक शादी तुम्हारी दोस्त हो गई। तो जमन दिल में ही कहने लगा, दोस्ती नहीं बल्कि इससे भी फिर वो खामोश हो गया रह गया। जमन फिर अदील से मुखातिब हुआ, बोला मेरी मायूसी को एक तरफ, पहले तो मुझे जवाब दो। अदील हार को पूछने लगा, किस बात का जवाब कोई गलती हो गई क्या। तो जमन गुस्से से बोलने लगा, गलती नहीं गुनाह किया है तुमने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात छुपाने की। अदील के तो शाने क्या तोते छोटे तो दर्द से सब कुछ उड़ गया। अदील मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने समझ क्या लिया खुद को कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अदील की तो रोने वाली शुरुआत हो गई थी, जबकि अंदर ही अंदर जमन का हंस के बुरा हाल था। बताओ भाई अब ऐसी भी क्या बात है, मेरी जान को लेकर बताओगे क्या। तो जमन हंसते लगा और कहने लगा, नहीं घबराओ नहीं, बस इतना बता दो कि किसी से मोहब्बत करते हो और मुझे बताया भी नहीं। तो अदील रुकते हुए बोला, जी जमन भाई वो मैं तो जमन कहने लगा, मैं करना बंद करो, मुझे बताओ अब आपको फरवा से मोहब्बत है। मुझे सुनकर खुशी हुई, फरवा नाम जैसी मुसीबत को तुमने दिल से कबूल किया और तुम मुझे जैसे लगुर पर अपना दिल हार बैठी। तो अदील भी कहने लगा, ये तो खुशी का इजहार कर रहे हो या हमारी बेइज्जती। तो जमन कहने लगा, नहीं भाई बस फरवा तुम्हारे साथ कुछ रहेगी, तो मुझे ये पूरा यकीन है। शहजादी जी दरवाज़ा खोलें, एहसान साहब खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। कनीज़ कब से आयशा के कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी मगर अंदर से कोई जवाब वसूल नहीं हो रहा था। बल्कि मलका भी काफ़ी देर से आयशा के कमरे के दरवाज़ा बजा कर आई मगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। परेशानी की हालत में कनीज़ ने आकर मलका को बताया, एहसान उससे उसके मतलब कोई बात नहीं करना, अगर पूछने तो कहने उन्होंने कमरे का नाश्ता कर लिया है। आवाज़ को कम रखते हुए मलका ने कनीज़ को हिदायत दी थी, चंदा दरवाज़ा खोलें, एज मेरी बच्ची मेरा दरवाज़ा खोलो दो, मुझे परेशानी हो रही है।
मलका की हज़ार आवाज़ों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला। मलका को जब गड़बड़ का एहसास हुआ तो तेज़-तेज़ कदमों के साथ हसन के पास आई। हसन बात सुने ऊपर आएँ जल्दी। मलका सीढ़ियाँ उतरते हुए हसन को मुखातिब करने लगे। आप जल्दी ऊपर चलें आइज़ा, कब से दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। आप मेरे साथ चलकर देखें। मलका की सांसों की रफ्तार तेज़-तेज़ होने लगी थी। क्या मतलब है दरवाज़ा नहीं खोल रही सुबह से? अभी तो मुझे कनीज़ ने बताया कि वो अपने कमरे में नाश्ता कर चुकी है। कि ये सब क्या हुआ? बादशाह तेज़-तेज़ कदमों के साथ आइज़ा के कमरे की तरफ जाते हुए हैरानगी का इज़हार कर रहा था। वो मैंने नहीं ऐसे करने को बोला था ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बल्कि ने सहमे हुए कहा, मलका आपका दिमाग ख़राब हो गया है आपकी रात वाली हरकत के बायस। अगर शहज़ादी को कुछ हुआ तो आप परेशानी की हालत में हसन के सब्र का पैमाना टूट चुका था। सिपाहियों के दरवाजे को तोड़ने पर हसन और मलका कमरे में दाखिल हुई तो उसके आवाज़ जाते रहे। ऐसे कमरे के बेड के पास खड़ी ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी हुई थी। आठ कांच का गिलास हाथ से भरा हुआ था जो कि गिरने की वजह से टूट चुका था। ऐसे के हाथ में कट लग चुका था और खून की नदियाँ बह रही थी। ऐज़ल हसन साहब ने ऐसे के मुखातिब करते हुए उसको ज़मीन से उठाया और उस लम्हे में उनके हाथ में भी कांच का टुकड़ा लग चुका था जिसको हसन की को कोई परवाह नहीं थी। अब क्या सारे अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं या फिर यहाँ दावत का इंतज़ाम है? जाओ जाकर हकीम को लेकर आओ इससे पहले कि मैं तुम सबके टुकड़े कर डालूँ। हसन ने मलका की तरफ देखते हुए घबराते हुए कहा, जी मैं अभी बंदोबस्त करता। मलका हसन का ये रूप देखकर खौफज़दा हो गई। कुछ दिन बाद बीत चुके थे। ऐसे की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। हसन की परेशानी में इज़ाफ़ा होता जा रहा था जिसके बायस वो मलका से बहुत सख्त प्रताव पर उतर आए थे। शायद उनको लग रहा था कि उन सब की ज़िम्मेदार से मलका है। अलबत्ता इन सब मामलात में ज़ीनत बेगम ऐसे का बहुत ख्याल रख रही थी। दिन रात उनके हमरा रहकर हर ग़ज़ा से लेकर दुआ तक का मुकम्मल ख्याल रखती। हसन ज़ीनत बेगम से हमेशा की तरह बहुत मुतमईन था। आलिया आप ऐसे के सामने मत जाया करें, आपको देखकर ही शायद उसकी तबीयत संवर नहीं रही। मज़ीद उसको ऐसे हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाथों की उंगलियों को आपस में मसलते हुए हसन मलका से गुफ्तगू कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या समझने लगे हैं कि मैं उसकी दुश्मन हूँ? क्या मैं उसको ठीक होता हुआ नहीं देखना चाहती? मलका को हसन की बातों से शदीद झटका लगा था। सरस बात में हटाते हुए हसन वहाँ से चले गया। उन्होंने मलका की सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। जब मैं अंदर आ जाऊँ, मलका ऐसे के कमरे का दरवाज़ा बजाते हुए पूछने लगी, जी अम्मी जान, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ऐसे बेड पर लेटी हुई थी। मलका की आवाज़ पर उठ बैठी ज़ीनत बेगम जो कि ऐसे का सर दबा रही थी। मलका ने उससे इशारे के साथ बाहर भेज दिया। ऐसे तुम्हें क्या परेशानी है चंदा? ऐसा क्या गम है जो तुम्हारी सेहत का दुश्मन बन चुका है? चंदा मुझे बताएं, आपकी हालत हम सब के लिए बगावत बनती जा रही है। आपके अब्बा हुज़ूर को लगता है आपकी तबीयत की जिम्मेदार मैं हूँ। अगर आप मेरी इस रात की बात से अभी तक नाराज़ हैं तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप हमें माफ़ कर दें। बल्कि ऐसे ने मलका ने ऐसे के सामने दोनों हाथ थामे हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। ऐसे ने झट से मारकर मलका के गले लगी और बुरी बुरी आंखों से आबशार बह चुका था। चंदा क्या हो गया है कि रो क्यों नहीं है? आप हमें मुझे बताएं, मेरी जान निकलती जा रही। मलका ने आयज़ा के कमर सुलाते हुए उसके आंसू साफ किए। अम्मी मुझे ज़मन से मिलना है, आप मुझे उनसे मिलवा दें। मैंने अब्बू से काफ़ी बार कहा है मुझे उसके पास ले चलें मगर अब्बू हज़ूर अम्मी हज़ूर वो उनको मेरे पास लेकर नहीं आते। आप उनको मनवाएं ना अम्मी जान, मैं मर जाऊँगी। ऐसे वो हिचकियों भरे भरे आबशार अभी भी धुआं हुए थे और हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे अगर मैंने आपकी मुलाकात उनसे करवाई तो आपके अब्बा हज़ूर भी मेरी भी जान ले लेंगे। वो हरगिज़ नहीं चाहते कि आप उनसे किसी भी हमदर्दी का कोई ताल्लुक़ रखें और इसमें आपकी भी बेहतरी है। जानती है अम्मी जान, वो नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे क्योंकि उनमें उनकी इज़्ज़त नफ्स मजबूर होगी और उनकी साहबजादी काम बशिंदे से भी ताल्लुक़ में रहे, लेकिन उनके दिखावे की वजह से वो मुझे खो देंगे। आइए शहज़ ज़मान साहब, इतने दिनों बाद आज गरीबों के आशियाने में कदम रखते हैं। हम जैसे तो तरस जाते हैं, आप जैसों को से मिलने के लिए। ज़मन को दवाखाने में दाखिल होते देखकर अदील ने मुस्कुराहट दबाते तंज़ उछाले, तो तुम्हें भी चाहिए कि मेरी आमद पर फूलों के फर्श बिछा दो। जवाब देते हुए वो ऐन उसके सामने एक कुर्सी पर जमान हुआ। तुम्हें फूलों की क्या ज़रूरत है? ज़मन तुम्हारे कब्ज़े में तो पूरा चमन आने वाला है। कुर्सी पर टेक लगाते हुए अदील ने शरारती अंदाज़ में कहा, वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। दरमियान में पड़ी मेज़ पर दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखते हुए आईब्रो खिंचाए, मतलब साफ़ है शाह ज़मान के वो ऐसे मतलब शहज़ादी ऐसे तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मुझे परवा ने बताया था वो तुम्हें पसंद करती है। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, दिमाग ख़राब है परवा कौरी। जैसे कि वो तो बस कुछ दिन के लिए हमारी मेहमान थी और उनको ये बांसुरी की आवाज़ पसंद थी महज़ और कुछ नहीं। वो क्या कहते तुम्हें लगता है कि कोई शहज़ादी मुझसे मोहब्बत कर सकती है? ज़मन क्या तुमने खुद पर कभी गौर नहीं किया? क्या तुम्हारी काली आँखों में तुम उन काली आँखों में नहीं देखते? तुम्हारी काली आँखें काली सी आँखें हर लड़की को अपना दीवाना बना सकती है। अदील ने ज़मन को ऐज़े के मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा। क्या तुम शहज़ादी ऐज़ल से मोहब्बत नहीं करते? हाँ कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। अदील ने जब ज़मन के इरादों को जाँचना चाहा तो उसने जवाब दिया, मगर मैं ऐज़े से इश्क कर सकता हूँ, शहज़ादी ऐज़ल से नहीं। क्या आप हकीम अदील हैं? दो सिपाही इस दवाखाना में दाखिल हुए, उनकी गुफ्तगू में दाखिल हुए। जी मैं हूँ। अदील अपनी जगह से खड़े होते हुए उनको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। आपको हमारे महल साथ में चलना है। इनमें से एक सिपाही ने आगे बढ़कर बात की, मगर किस लिए? मैंने क्या किया है? अदील परेशान हुआ है जबकि ज़मन अपनी जगह पे बैठे हुए बगौर इनकी बातें सुन रहा था। हकीम साहब आपके पास आए हैं तो किसी का इलाज ही करवाना होगा, इसमें कुछ कराने वाली तो कोई बात नहीं। अदील की जान में जाना है। सिपाही की बात सुनकर जबकि ज़मन ने उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराहट ज़ब्त की। ज़मन तुम भी चलो मेरे साथ। अदील ने दवाइयों का थैला उठाते हुए कहा, जाओ तुम्हें बुलाया है, मेरा क्या काम? ज़मन ने साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं इतने दिनों बाद तो तुम आए हो और हम ठीक से मिले भी नहीं। अभी तो तुम मेरे साथ तो कुछ वक्त गुजार लेंगे एक साथ, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। ज़िद की वजह से वो दोनों एक साथ सिपाही के साथ का सफ़र पर निकले। ज़मन तुम तो शहज़ादी से मिल चुके हो, बल्कि रह चुके हो। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं महल में किसी शहज़ादी से मिल सकूँ। दुआ करना ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। अदील ने ज़मन को चुप बैठे देखकर मजाक करना चाहा, अगर फरवा को पता लगा तो तुम्हारी ख्वाहिश के साथ साथ तुम्हारी सांसें भी ख़त्म कर देगी। ज़मन ने उसके इरादों पर साफ साफ पानी फेर दिया।
सिपाही घोड़ों के साथ ही महल के दरवाजे पर रुके। ज़मन और अदील अभी उतरे और महल में नज़र डाली। सिपाहियों ने उनको अंदर आने को कहा। दरवाजे से अंदर आते हुए वो लोग बगीचे में दाखिल हुए। वहाँ काले से लेकर सुर्ख रंग तक सारे फूल एक दूसरे के साथ इशाना बिशाना खड़े थे। बगाचों के दरमियान में से कालीन शुदा फर्श था जिस पर चलते हुए महल के दरमियान सहन में आ पहुंचे। इतना बड़ा महल, मुझे तो लगता है यहाँ पर पूरा खानदान रहाइश कर सकता है। और देखो ना ज़मन, कितना हसीन है ये। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अदील हर चीज़ को बगौर देख नुमाइना कर रहा था। जबकि ज़मन को एक जगह बुत खड़ा पाया। बड़े सिर्फ महल होते हैं, उनमें रहने वाली शख्सियत के दिल और सोच इतनी छोटी होती है। इंसान के लिए खुश रहना ज़रूरी है। खुश रहने के लिए महल नहीं, खैर तुम जिस काम के लिए आए हो वो करो और चलते हैं। ज़मन के बात सुनकर अदील मुँह छोड़कर रह गया। बल्कि हमने आपको जिस हकीम के बारे में बताया था हम उसको ले आए हैं। एक सिपाही ने जाकर मलका आलिया को इत्तला दी। अच्छा, आप उनको लेकर अंदर आए, मैं तब तक मैं एज़ल को उठाती हूँ। एज़ल उठो मेरा बच्चा, बाहर हकीम साहब आए हैं, आप उनसे दवाई ले लें। बल्कि मलका ने आज़ा के कमरे में दाखिल होते हुए सदा लगाई। मुझे किसी से कोई इलाज नहीं करवाना। 1 हफ्ते से मैं रोज़ बरोज़ हकीमों से ही मिल रही हूँ और वो क्या करते हैं अम्मी जान? कुछ भी नहीं करते, बस 4-4 गोलियों के दवाइयों के थैले थमा कर चले जाते हैं। जिससे मेरे मुँह में ज़हर बनता जा रहा है। अगर ठीक होना होगा तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी। ऐसे बिस्तर पर वापस लेटी और अपने ऊपर कंबल डाल दिया। क्या आप चाहती हैं कि मैं रोज़-रोज़ आपके अब्बा हज़ूर से ज़लील होती फिरूँ? अगर ऐसा नहीं चाहती तो हसन के आगे आने से पहले इस हकीम से अपना इलाज करवा लें। बस ये आखिरी बार है, इसके बाद आप जल्द सेहतियाब हो जाएँगी। मलका ने ऐज़ल के पास बैठते हुए उसे समझाना चाहा। ऐज़ल ने बस इस बात में सर हिला दिया और मलका कमरे से निकल कर बाहर आया। मलका आलिया आपसे कोई मिलने आया है, जल्द अज़ जल्द आपको इत्तला देने के लिए कहा। सिपाही ने इत्तला दी और अच्छा आप जाएँ, मैं आ रही हूँ। और हाँ, बात सुनो, हकीम को ऐज़ल के कमरे में भेज दो, तब तक हम बात सुनकर आते हैं। वो बादशाह के आने पर कोई ज़रूरत नहीं है उनको बताने की कि हमसे कोई मिलने आया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जी मलका, जैसा आप चाहें। सिपाही ने गर्दन झुकाकर मंजूरियत अपनाई। मलका सीढ़ियाँ उतरती हुई सेन की तरफ बढ़ती चली गई। ज़मान और अदील ऐज़ल के कमरे में पहुंचे। ऐज़ल मुखालिफ सीमत में मुँह पर कंबल डाले नहीं बेहोश हालत में सो रही थी। अजीब मलका है यहाँ की, हमें यहाँ भेजकर खुद गायब हो गई है। तो यहाँ जिनका इलाज करवाना है वो आराम फरमा रही है। अदील मुँह बस ओढ़े हुए ज़मन का कान में कोशिश कर रहा कि अच्छा अदील साहब, आप वक्त बर्बाद ना करें, मरीज़ा का मुआयना करो, घर की राह लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा देर यहाँ रहना चाहिए। अदील ने आगे बढ़कर ऐज़ल के मुँह से कंबल हटाया। आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे किसी ने जम कर दी हो। हवा की लहरों ने ऐज़ल के चेहरे को छुआ तो आंखों की पलकें एक दूसरे से जुदा हुई और नींद का दामन छूटा। अदील ने छोटे छोटे कदम घसीटे एक फासले पर जाकर खड़ा हो गया। ऐज़ल की नज़र दिल से होती हुई अपने सामने सोफे पर बैठे हुए बड़जवान शख्स पर पड़ी। होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। दिल झूम झूम उठा था और आंखों में बेयकीनी थी। ऐज़ल के साथ साथ सामने वाले शख्स के भी होश उड़ चुके थे। वो हवा में उड़ती हुई बेड से तेजी से की तरह तीर होकर कुछ कदमों का फासला तेजी से तय खत्म किया और सामने खड़े शख्स के गले जा लगी। ज़मन, ये सच में तुम हो ना? नहीं, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो इसके चेहरे को हाथों से छू रही थी। ऐज़ल की आंखें नम हो रही थी और ज़मन के चेहरे को हाथों के प्याले में कैद किए हुए थी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया कि तुम्हारा दिल नहीं किया मुझसे मिलने को। ज़मन खामोश खड़ा था मगर वो जज्बात में बहती चली जा रही थी। वो भूल चुकी थी कि उस दोनों के अलावा वहाँ पर तीसरा भी वजूद है जो बेचारा सदमे का शिकार हुआ था कि एक वक्त तक सब रुक जा चुका था। ऐज़ल की पलकें झपकना बंद हो चुकी थी। अब ये ख्वाब है तो टूट ना जाए, उसको इस चीज़ का खतरा लागता। इस वक्त में दरवाजे पर आहट आने वाले शख्स को देखकर ज़मन ने काले स्याह आंखें लाल हुई। जिस्म में गुस्से की एक लहर गूंजी। गले लगी हुई ऐज़ल को एक झटके से खुद से दूर किया। लड़काते हुए इस गैरदारी हरकत पर संभल ना सके और दूर जा गिरी। गुस्ताख गद्दार, हमारी गैर मौजूदगी में ये हरकत करते हो, वो भी हमारे ही महल में। काफ़ी बहादुर रखते हो। ज़िंदगी में से तंग थे तो क्या यही रास्ता मिला था? बादशाह कमरे में दाखिल होते हुए गुस्से से गिरा। ज़मन अभी तक अपनी मुठ्ठियाँ पीछे खड़ा था। अब्बा हज़ूर, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा, ये तो शाह ज़ुबान है, आप मिल चुके हैं इससे। ऐज़े सोच में वो उतर के बादशाह ने ये कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया? यही तो मसला है चंदा कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। अगर ये मुझे इस मुलाकात से पहले मिला होता तो कब तक अपने बाप के पास होता। गद्दार का बेटा कभी वफादार नहीं हो सकता। और बताओ, मुझे किन इरादों से आए हो महल में? क्यों मेरी साहबजादी को इस्तेमाल में ला रहे हो? बादशाह ने आखिर फकरात में ज़मन के सब्र का पैमाना तोड़ा। उसके गुस्से में भीजी हुई मुठ्ठियाँ खुल गईं। ज़ुबान को लगाम दें बादशाह हसन, आपके सर बददुमा महल में खड़ा हूँ, आपके दस्तरस में नहीं हूँ। आप क्या मुझे मानते? आपका तो शायद पेशा ही यही है कि कत्ल करना। कातिल हैं आप कातिल। आप जैसों तक पहुँचने के लिए मुझे किसी औरत ज़ात की कोई ज़रूरत नहीं पेश आती हो। तवज्जो दे अपनी साहबजादी को। मेरे इश्क पर गिरफ्तार कहीं लड़की कहीं आपका कत्ल ही ना कर डाले। और ज़मन के फ़िक्रात अभी मुकम्मल नहीं हुए थे कि जब ऐज़ल ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ से ज़मन का चेहरा रोशन कर दिया। कितनी पागल हूँ मैं जो तुमसे मोहब्बत करने लगी? तुम भी तो करते थे ना? तो क्या तुम्हारा यहाँ मोहब्बत को इस तरह ज़लील किया जाता है? बताओ ज़मन, जवाब चाहिए मुझे। और तुम किस हक़ से मेरे बाबा हज़ूर को कातिल कह रहे हो? वहाँ पर मौजूद मलका और सामने ऐज़ल को इस तरह से गुस्से में आज से पहले कभी नहीं देखा था। कातिल को कातिल ही कहूँगा शहज़ादी। ऐज़ल एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसकी आवाज़ महल की दीवारों से आर पार हो रही थी। आवाज़ नीची रखो शाहज़मान, एक लफ्ज़ भी अगर कहा तो हलक से ज़बान खींच लूँगी तुम्हारी। और किस गुमान में हो तुम? मेरी जान बचाकर हम पर हुकूमत कर सकोगे? हरगिज़ नहीं। अगर तुम्हें यही समझते थे तो मुझे इस हालत में डालकर वहीं पर छोड़ कर आ सकते हो। मैं मज़ीद तुम्हारे आसान मन नहीं रहना चाहती। अपने हाथों से ज़मन के गिरबान को पकड़ते वो सख्त गुस्से में थी। हसन, मुझे ये लड़का बहुत जुनूनी लग रहा है। अगर हमने इसको ऐसे आज़ाद छोड़ दिया तो ये बगावत पर उतराएगा, सरदर्द में दहशत फैलाएगा। हमें इसको लगाम डालनी चाहिए। बलका की बातों में आकर हसन ने सिपाहियों को बुलाकर ज़मन को गिरफ्तार करवा कर कैद खाने में डलवा दिया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं अदील, तुम झूठ बोल रहे हो। सच बताओ, कहाँ है भाई? वो बताओ। अदील को चूँकि महल से वापस भेज दिया गया था, उसने वापस से सीधा ज़मन के घर वालों को इत्तला देना ज़रूरी समझा। मगर परवाह तो किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं थी। दूसरी जानब दानीन भी परेशानी से बुरा हाल किए हुए थी, मगर फिर भी अदील ने इन सबको संभाल लिया था।
अवतार, तुम्हें मामू की बात मान लेनी चाहिए। तुम कब तक उनके बगावत करते रहोगे? और तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आने लगा है। अवतार जाफ़र शाह का बेटा था, और जाफ़र शाह खानदान की शुमाली जानब बसने वाली सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाला माफिया बादशाह था, और उसे अंग्रेज़ों के एक मुल्क के जदीद असले चाहिए थे। जो चाहता था कि ये काम उसका बहादुर बेटा अवतार करे, मगर जब से उसे अपने बाप की असलियत पता चली थी, वो इसके खिलाफ खड़ा था। वो इसके हर काम को खराब करता आ रहा था। जब जाफ़र के सब्र का इम्तिहान ख़त्म हुआ, तो उसने अपने बेटे को अवतार को ही कैद खाने में डाल दिया, ताकि अपने कामों में और मकसद में कामयाब हो सके। बादशाह, तुम नहीं जानती ना कि मैं यहाँ किस जुर्म में कैद हूँ। हाँ, मैं नहीं जानती, मगर मामू ठीक काम ही कह रहे हैं। ज़रूर तुम्हारी ही कोई फ़िज़ूल ज़िद लगी हुई। बेहतर होगा कि तुम इनकी बात मान लो, वरना सारी ज़िंदगी यहीं गले सड़ते रहोगे। ईशा अभी इस सब से बातों से अनजान थी, मगर ना जाने अनजाने में अब्दार को मनाने आई थी वो जाफ़र की बात मान ले। मगर तुम जाओ यहाँ से, जो करना होगा मैं खुद कर लूँगा। और तुम बार-बार कैदखाने में मत आया करो, ना कि ये ना हो कि वो मेरे साथ तुम्हें भी इस कैदखाने में एक दिन बंद कर दें। अजीब कोई पागल बंदे हो तुम। मैं तो यहाँ तुम्हारी इयादत और अफ़सोस करने आई थी। मासूम सी शक्ल बताते हुए ईशा ने अब्दार को अपनी सफाई दी। कैदखाने के दीवारों में अब्दार का ज़ोरदार क्या गूंजा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? ईशा ने आपके आई काबरू को चुकाते हुए पूछा। ईशा, अब तुम हंसो, बताओ, हंसो ना तो और क्या करूँ? वो खुद जो हंस कर लुटफुट हो रहा था, सीधा होकर उसके सामने खड़ा हुआ। क्यों, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अजीब कोई पागल इंसान हो तुम। मामू की साहबजादी तो बन गई हो। काश इतना तेज़ दिमाग भी ले आती है। आदत हमेशा बीमार लोगों की होती है, अफसोस मरे हुए लोगों का। और मैं तो खुदा के करम से सही सलामत हूँ, ना बीमार हूँ ना ही मरा हुआ हूँ। क्यों मारने पर तुली हो? अच्छा माजरत, मुझे नहीं पता था। ईशा अपने माथे पर हाथ मारते हुए शर्मिंदा हुई थी। अच्छा चलो शाबाश, जाओ यहाँ से। मेरे तुम्हारे मामू ने देख लिया ना, तो कहेंगे कि मैं उनकी भांजी को ख़राब कर रहा हूँ। अब्दार ने एक आंख दबाते हुए उसे जाने के लिए कंधों से पकड़कर मोड़ा। तुम भी कोई पागल, अजीब पागल। हाँ हाँ, मैं भी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भी कोई अजीब पागल हूँ। अब जाओ यहाँ से। अब्दार ने ईशा के फिक्रात को मुकम्मल किया। वो पैर पकड़ते वहाँ से चली गई। ये लड़की कितनी मासूम है। ईशा के लिए जाते ही उसने अपने आप से कलाम किया। क्या करने आई हो अब यहाँ? कदमों के आहट महसूस करते उसने तल्ख लहजे में पीछे मुड़ कर कहा। देखने आई हूँ कि मोहब्बत की सज़ा तुम किस किस सूरत में देते हो। ऐसे की आंखों में नमी थी, शायद उसका सारा गुस्सा थम चुका था। आप क्या चाहती हैं शादी ऐसे कि आपकी मोहब्बत में गर्क होकर मैं अपने बरसों पुराने मकसद को ज़ाया कर दूँ? ज़मन का लहजा सख्त से सख्त होता चला जा रहा था। क्या तुम्हारा मकसद हमारे महल में आकर हमारे अब्बू की बेइज्जती करना था? चंद कदमों के फासले को समेटती हुई वो मजीद उसके करीब आई। मेरे ख्याल में शायद तुमने सुना नहीं था कि वो एक कातिल है। मेरे बाप का कातिल। आयज़ा के बाजू को पकड़ते हुए वो जोरदार आवाज़ में कराया। अगर ये बात है तो तुम भी सुन लो। एक गद्दार को मारने वाले कभी भी कातिल नहीं होते। बुरी आंखों से घूरते हुए वो भी तैश में आई थी। ज़मन ने उसके बाजू को पकड़ते बिल्कुल अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को अपनी हाथों की मुट्ठी में बींच लिया, और उसके बालों पर अपनी पकड़ से करता गया, यहाँ तक कि वो दर्द से करा उठी। अगर तुमने एक भी बार और गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मेरा हाथ तुम्हारे बालों से होता हुआ गर्दन तक पहुँचने में देर नहीं लगाएगा। ज़मन, छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसे उसके सीने पर दोनों हाथ रखे हुए दूर होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मोहब्बत करती हूँ ना मुझसे, फिर ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए कहा। हाँ, करती रहूँगी। ऐसे हसन कभी अपनी पसंद नहीं बदलती, चाहे उसकी पसंद हज़ार रंग बदले। वो सर उठाते ज़मन की आंखों में देखती रही। और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं करता तो? ज़मन के सवाल किया। तो मेरी बदवा है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। एक लफ्ज़ पर जोर देते एज़ल ने अपने हाथों से उसके जबड़े फिर दबोचे। तो ठीक है, मैं तुम्हारी बदवा को कबूल करता हूँ। ऐज़ल को खुद से दूर करते धक्का दिया। ऐसे की भरी आंखों से आबशार बहना शुरू हो गए, और वो हिचकियों से रोते हुए महल की तरफ चली आई। दिल नहीं मान रहा, वरना मैं तुझे भूलने के हक में था। बालों में से निकली पिन को देखते हुए ज़मन ने खुद से कलाम किया, जो उसके आयज़े के बाल दबोचे हुए बड़ी चालाक से निकाल ली थी, ताकि वो कैदखाने के दरवाजे का ताला खोल सके। कुछ देर गुजर रहे तो सब सपाई नींद की वादियों में डूब चुके थे। ज़मन ने अपना कोट की जेब से पिन निकाली और ताले की तरफ कदम बढ़ाए। जब उसे किसी और के कदमों की आहट महसूस हुई, तो उसने वो पिन वापस कोट की जेब में रख दी। ज़मन ने नजर उठा के देखा तो सामने एक शख्सियत खड़ी थी, जो सर से लेकर पाँव तक काले लिबास में ज़यन थी। पूरा जिस्म एक लिबास से ढका हुआ था, यहाँ तक कि हाथों पर भी काले दस्ताने पहने हुए थे, मगर शायद वो आंखों को छुपाना भूल चुका था। ज़मन उसकी आंखों का बगौर देख रहा था। जब उसने अपनी बात शुरू की। ज़मन, हम जानते हैं तुम मुश्किल में हो। अपने बाप के कातिल को सामने पाकर भी तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी तकलीफ को हम समझते हैं। हम यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे, ताकि तुम बादशाह हसन को मारकर अपना बदला पूरा कर सको। तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला लेना होगा, ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। और इस नकाबपोश शख्सियत की आवाज़ से इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि वो बादशाह को जिंदा नहीं देखना चाहता। जो उसके साफ जाहिर था, मुझे जो करना होगा मैं अपने दम पर कर लूँगा। आपके साथ तले दबने की मैं हिम्मत नहीं रखता, और अगर आपको इससे कोई तकलीफ है तो जाकर मंसूबे बनाए। मैं आपके इस्तेमाल में हरगिज़ नहीं आऊँगा। ज़मन ने सामने खड़ी शख्सियत की मदद को ठुकरा दिया। नकाब होने के बावजूद भी उसकी सुकड़ती आंखों से साफ मालूम हो रहा था कि वो शख्स अंदर से तंज़िया हंस चुका है। देखो, अपना मकसद तो हम खुद ही पूरा करेंगे, मगर तुमने हमसे हाथ ना मिलाकर गलती कर दी। अभी भी वक्त है, गलती को सुधार लो। नकाबपोश ज़मन को चुकाना चाहा। अगर तुम अकेले ही कुछ कर सकते हो तो इस महल के कैदखाने में रहकर अपना बदला पूरा करके दिखाओ। नकाबपोश ने ज़मन को गुस्सा दिलाना चाहा, मगर शायद वो पुरसुकून था। मैं अपना काम अकेले ही कर लूँगा। मेरे इस काम के खत्म होने तक तुम्हारे पास मोहलत है। मैं पूरा मकसद करने के बाद तुम्हारे चेहरे का नकाब ज़रूर हटाऊँगा, क्योंकि तुम जैसे गद्दारों की वजह से कुछ लोगों को बगैर कसूर कत्ल होना पड़ता है। और अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिपाहियों को जगह दूँ
जमन ने नकाबपोश को धमकी दी कि वो कैद खाना छोड़कर जाए और अपना काम कर सके। उसकी कोशिश कामयाब हुई और उसके जाते ही जमन ने पेनका से ताला खोलना शुरू कर दिया। कुछ देर में ताला खुल चुका था। जमन दबे हुए कदमों के साथ सिपाहियों की मौजूदगी में बड़ी होशियारी से महल में दाखिल हो चुका था और अब उसका रुख बादशाह शाह के कमरे की तरफ था। जमन बादशाह के कमरे के करीब जा ही पहुंचा था कि जब उसे अपने सर पर एक भारी शय बजती हुई महसूस हुई। उसके पीछे हाथ लगा कर देखा तो खून बह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले कुछ लम्हों में बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंख खुली तो कुछ नकाबपोश लोग उसे लोहे की कड़ियों में कैद किए हुए एक बग्घी में लिए जा रहे थे। सर में गहरी चोट लगने की वजह से उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। सामने का मंजर उसे अभी भी अंधेरे में डूबता हुआ नजर आ रहा था। इसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो इन लोगों से मुंहमारी करके खुद को आज़ाद करके वहाँ से भाग जाए। आदमियों ने उसे सहारा देते हुए एक ज़मीन की तह के नीचे बने हुए काली दीवारों के कमरे में ले जाकर डाल दी, जहाँ पर एक स्या तख्त पर अधेड़ उम्र का शख्स तख्त की साइड पर बनी जगह पर उंगलियों को हरकत दे रहा था। नकाबपोश लोगों ने जमन को उसके आगे फेंक दिया। वो जो अभी तक होश में नहीं आया था लड़खड़ाता हुआ उसके तख्त में जा लगा बजा और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा। तख्त पर जमान हुए आदमी ने जमन पर गर्म पानी डालने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में वही नकाबपोश एक कढ़ाई में तेज़ उबलता हुआ पानी लेकर आया और उसे जमन के ऊपर डाल दिया और जमन दौर से गिरा उठा। उसकी हड्डियां पिघल कर एक दूसरे में मोस हो रही थी। जिस्म से धुएं निकल रहे थे। तख्त पर बैठा आदमी उतराकर जमन की तरफ बढ़ने लगा। मैंने सुना है बहुत गर्मी बढ़ी है तेरे अंदर, जो तू बादशाह के सामने भी नहीं घबराया। वो क्या कहा है? हाँ, शाहजमान होना तुम भी। मुझे ऐसे ही नौजवान की ज़रूरत है। अगर तुम ऐश से जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा हर वो काम करना होगा जो मैं कहूँगा। ज़मीन पर अपने पंजों के बल बैठे जमन के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़े वो इस गुफ्तगू मैं उसे गुफ्तगू था और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा तो ये गलतफहमी दूर कर दो। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। जमन ने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं जानता था तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसलिए उसका भी बंदोबस्त मैंने कर दिया है। वो सामने तालाब देख रहे हैं वो जो मगरमच्छों से भरा हुआ है। साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो एक लंबे अरसे से भूखे हैं। जमन का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए तालाब की तरफ चेहरे का रुख किया। तो तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। मैं मौत से नहीं डरता। जमन की आंखें सुर्ख होती जा रही थी उससे और दर्द के सबब उसके असाब तने हुए थे। शाहजमान, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जमन जो उसकी बात के दरमियान बोला था उसे रोका। मैं जानता हूँ तुम अपनी मौत से नहीं डरोगे, इसलिए तालाब से ऊपर नजर उठाकर देखो। जमन नजर ऊपर उठाकर तो उसको सारा आसमान अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। तारीन जमन जो कि जब कब से ज़मीन बोझ पड़ा था, दुनिया जहाँ की ताकतें समेटे एक जोरदार मुक्का सामने बैठे आदमी को पेश किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने काम निकलवाने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल करने की? जमन गुस्से से गिराया। जमान को लगाम दो शाहजमान, तुम्हारे हलक से निकलने वाला एक भी और लफ्ज़ तुम्हारी बहन की ज़िंदगी कोई दौड़ काट देगा और तुम्हें अब सिर्फ मेरा काम करना है, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तुम मेरे नक्शे कदम पर चलोगे तुम्हारी बहन की सांसें चलती हैं रहेंगी। सुबह तक तुम्हें काम से आगाह कर दिया जाएगा। और हाँ, मेरा नाम जाफर शाह है। होशियारी करने की कोशिश की तो सबसे पहले हाथ धो बैठोगे। जाफ़र का नाम सुनते ही उसके कान तने। बचपन में उसने ये नाम अपने वालिद से कई बार सुना था, लेकिन वो शख्स क्या करता था उसने जमन अभी तक वाकिफ ना था। जाफ़र सब कुछ वहाँ से कहने के बाद ये पर लंबे डग भरता वहाँ से गायब हो गया। तब भी वही दो नकाबपोश लोग आए और जमन को वहाँ से उठाकर उसकी दाएं जाने वाले कमरे में बंद करके सुलाखों के बने कमरे दरवाजे पर ताला लगा दिया। क्या बात है, लगता है आज फिर किसी ने जाफ़र साहब की बात नहीं मानी। जो वो लोग तुम्हें भी यहाँ बंद करके गए हैं। जमन सुलाखों को पकड़े बाहर देख रहा था। जब उसे आवाज़ आई, कदम घुमा कर देखा तो जमन के सामने एक लड़का खड़ा था जो उसका उम्र ही मालूम हो रहा था। उसको गौर देखने लगा। ऐसे मत देखो मेरी कज़न मुझे कहती है मैं बहुत हसीन हूँ, कहीं मुझे तुम पसंद ही ना नज़र ही ना लगा दो। वैसे मेरा नाम अवतार है। मैं यहाँ के माफिया का बेटा हूँ जिसको लोग अबद शाह के नाम से जानते हैं। अब इसका मकसद तो मतलब तो जानते होगे ना तुम? जमन हैरत से अवतार को देखे जा रहा था, जो कि बगैर कुछ अपना तारीफ करवाने में मगदा। तुम्हें कहाँ से पता होगा कि तुम तो शक्ल से ही शरीफ लगते हो। मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है खबीस काम करने वाला। और मुझे ये कहते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती कि मेरा बाप एक खबीस इंसान है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें मेरे साथ यहाँ कैद किया है? जमन को काफ़ी देर तक खामोशी पाकर उसने खुद ही सवाल किया कि मैं शाहजमान हूँ, खालिस्तान के जंगलों में रहने वाला एक आम सा बाशिंदा। तुम्हें खबीस मेरा मतलब जाफर बाप ने अपने किसी काम के लिए यहाँ अगवा किया है। अच्छा, तो मेरी जगह वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा और तुम क्या उसका काम करोगे? आबदार ने बाखौल उसकी आंखों में देखते कहा, मेरी बहन की जान तुम्हारे बाप के कब्जे में है तो उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। बोलते हुए जमन का सांस फूल रहा था। आबदार ने जमन को पकड़कर वहीं पर कलीन पर बैठाकर कोने में पड़े हुए घड़े से पानी का एक गिलास लिया और जमन के सामने पेश किया। तो इसका मतलब तुम अपनी बहन की जान बचाने के लिए हज़ार बेकसूर लोगों की जान को दांव पर लगा दोगे? पानी का गिलास जमन को देते हुए कहा। जमन जो पानी पीने लगा था उसका हाथ वहीं सख्त हो गया और आबदार को देखने लगा जैसे उसे झटका लगा हो। ऐसे क्या देख रहे हो? एक दहशतगर्द यही काम कर ही करवाएगा अपना तब खाना तो बनवाने से रहा। जमन की हालत में देखकर खुद ही जवाब दिया, देखो भाई साहब, मैं दहशतगर्द का बेटा हूँ मगर बहुत मासूम हूँ। मैंने आज तक अपने बाप के किसी भी बड़े काम में उसकी कोई मदद नहीं की। यही वजह है कि मैं पिछले 5 बरस से यहाँ कैद हूँ। आबदार ने बहुत संजीदा अंदाज में अपना दुख जमन को सुनाया। देखो आबदार, मुझे इस बारे में ज़रा इल्म नहीं और मुझे अपनी बहन की जान भी बचानी है। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं जो मैं अपना सुकून जमन ने जैसे हार मानी हुई थी। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा तुमसे, जिससे तुम अपनी बहन को सही सलामत यहाँ से ले जा सकोगे और मैं इस संतरत में अमन कायम करवा सकूँगा। जमन ने इस बात में सहलाते इससे
हाथ में लाए दोनों में गुफ्तगू जारी थी जब सलाखों के पीछे से किसी का साया दिखा। ज़मन चौंक गया। घबराओ नहीं, मेरी कज़न आई है, आओ मैं तुम्हें अपनी आफ़त से मिलवाता हूँ। ज़मन का हाथ पकड़ाते उसे खड़ा किया क्या और कैद खाने के दरवाजे तक ले गया। क्या करने आई हो? रोज़ तुम्हें मना करता हूँ और तुम रोज़ चली आती हो। क्या सोच के लोग के मासूम दिखने वाली लड़की रोज़ एक मुजरिम से मिलने चली आती है। दोनों हाथ सलाखों से बाहर निकालते वो ईशा को तंज मारा था। हो गया मजाक, अब बकवास बंद करो। मुझे बताओ कब तक इस कैद में रहोगे? मामू की बात क्यों नहीं मान लेते? आबदार के हाथों को थामे जैसे वो इल्तिजा करने आई थी जब उसकी नज़र ज़मन पर पड़ी है। क्या लगता है आप इससे किसी और को भी मामू के क्या खिलाफ कर चुके हो? ज़मन की तरफ देखते हुए ईशा की हैरत हुई थी। ओहो, तो इसकी बात कर रही हो? ईशा ये ज़मान है, आज से ही मेरा दोस्त है, हम दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। आपके मामू जान के खिलाफ ज़मन की तरफ इशारा करते हुए ताकत मतलब अपने साथ अब इस बेचारे को भी मरवाओगे? ईशा इतनी मासूम क्यों हो तुम? इधर आओ, आज मैं तुम्हें सारी मासूमियत दूर करता हूँ। सलाखों में से हाथ पकड़कर कैद खाने का दरवाज़ा खोला जो शायद पहले ही खुला था और ईशा को बाजू से पकड़े कैद खाने के अंदर खींचा। ईशा इधर बैठो मेरी सामने। अब कनीन पर वो तीनों एक दूसरे के रूबरू बैठे थे। आबदार ने शुरू से लेकर अब तक के अपने बाप के काले कारनामों के बारे में दोनों को तफसीलन बताया। ईशा की तो आंखें खुली रही थी, लब भी एक दूसरे से जुदा थे। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे अटक चुका था। अब इन तीनों ने मिलकर अपने मुल्क के दफा के लिए एक जंग लड़नी थी। सुबह का उजाला फैलने लगा था, अंधेरा खत्म हो चुका था। ईशा महल को जा चुकी थी और वो दोनों नींद का बहाना किए ज़मीन पर लेट चुके थे। नकाबपोश वहाँ आए और ज़मन को उठाकर जाने लगे जब पीछे से आबदार ने रोका। सुनो, मुझे भी लेकर जाओ अपनी आकबत के पास, मैं तैयार हूँ उस काम करने के लिए। उन दोनों ने इस बात पर बहुत हैरत हुई मगर दोनों को वो जाफर के पास ले आया। जाफर दोनों को सामने पाकर बहुत खुश हुआ। उनको अपनी तरक्की दूर दूर तक नजर आने लगी। ये खानस्तान का मशहूर किला है। हर साल की तरह आज के दिन भी यहाँ मेला मुनक्कद किया गया है जहाँ पर पूरा खानस्तान जमा होगा। तुम लोगों को वहाँ पर ये बम दफन करना है जिसको दफन करने के बाद ये कुछ ही देर में वहाँ के लोगों के जिस्मों की बोटियों में तकसीम कर देगा। पाकिस्तान का रास्ता इनके सामने रखते हुए जाफर उनको समझा रहा था। दरवाजे के पीछे खड़ी ईशा के समय खून के लहरें फैल रही थी और उसका जिस्म खून खौफ से कांपने लगा था। कुछ ही देर में वो हथियारों से भरे संदूकचों के साथ काले लिबासों में मसजीद थे। जब जाफर ने ज़मन को अपने पास बुलाकर उसको एक बसरी जितनी लंबी संदूक दी, ज़मन ने आज से पहले इसका ना तो कोई कभी इस्तेमाल किया था ना ही देखा था। अलबत्ता अब्दाली सत्यास अच्छी तरह वाकिफ था। ज़मन को हैरत में देखकर जाफर ने उसका इस्तेमाल करना समझाया जिसको ज़मान अच्छी तरह समझ चुका था। वह एक लश्कर की सूरत में काले लिबासों में मुज़य्यन होकर वहाँ से खानस्तान के दरबारी किले तक पहुंचे जहाँ पर आज मेला मुनक्कद होने वाला था। यहाँ पर पहुंचकर आबदार के मशवरे के मुताबिक उन्होंने एक जगह धमाका करने को सोचा जहाँ पर लोग मौजूद ना थे ताकि बम धमाके के वजह से इनको कोई नुकसान ना हो, लोग भी वहाँ से चले जाएँ। जगह का मुआयना करने के बाद किले की पिछली तरफ उन्होंने धमाका नस्ब कर दिया, बम नस्ब कर दिया। कुछ ही देर में वो बम नस्ब कर चुके थे जबकि अगले लम्हे में फटने वाला था। अगले लम्हा गुजर ही था कि जब वहाँ तेज़ धार धमाका हुआ। हर तरफ अफरा-तफरी का आलम था। सब लोगों की चीखों पुकार से खानस्तान की फ़िज़ा गूंज उठी थी। अमदाद के लिए महल में से सिपाहियों के लेक्चर रवाना हो चुके थे। ऐसे को जब मालूम हुआ तो वो भी बगैर किसी को इत्तला किए अपने काले लिबास में मज़य्यन होकर वहाँ आ पहुंची थी। सब लोग किले के सामने भाग रहे थे क्योंकि धमाके की वजह से किले की पिछली जानब आग लगी हुई थी जो बहुत तेज़ी से फैल रही थी और सिपाही उसको बुझाने की कोशिशों में मगन थे। ऐसे दुखभरी आंखों से मुआयना कर रही थी जब उससे एक औरत की आवाज़ आई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, आग उसकी तरफ बढ़ रही है, वो मर जाएगा, छोड़ो मुझे जाने दो, मैंने अपने बच्चे को बचाना है। वो औरत चीखने चिल्लाते सदाएं लगा रही थी और उसे दो औरतों ने पकड़े रखा था क्योंकि आग में कूदने के लिए वो पागल हो जा रही थी। ऐसे जो उसको तस्वीर देते हुए आग की तरफ बढ़ने लगी थी। कुछ कदम पीछे होते हुए उसने हवा में एक जोरदार छलांग लगाकर आग से दीवार को पार किया और अपने पंजों के बल वो ज़मीन पर जा गिरी। जब उसने बच्चे को ऊपर उठते देखा ऐसे से पहले ही एक काले लिबास में बंदा बता उसे बच्चे को उठाकर सीने से लगा खड़ा था। काली और बुरी आंखें एक दूसरे में जज़ब होने लगी थी। ऐसे को नहीं था कि सामने कौन है जबकि सामने शख्स खड़ा। ऐसे की आंखें देखते ही पहचान चुका था। आसमान पर काले बादल उमड़ आए थे। दिन का उजाला रात के अंधेरे में गुम बदल चुका था। अगले ही लम्हे में तेज़ धार बारिश होने के लगी जिसके बाद सारी आग बुझ चुकी थी। औरत अपने बच्चे को लेकर जा चुकी थी जबकि वो दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में गर्क हुए खड़े थे। ऐसे आगे बढ़कर ज़मन के चेहरे से उसकी पोशाक को अलग करते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। तुम्हें शर्म नहीं आती? शाहजहां हमसे ले गए दुश्मनी का बदला तुम इस मासूम आवाम से लेते फिरोगे। तुम्हें तो कत्ल के नाम से नफरत थी ना और तुम इस मासूम लोगों की जान लेने चले आए हो। क्या इंसानियत खत्म हुई है तुम्हारे अंदर? ज़मन के गिरबान में हाथ डाले वो इस पर शदीद गुस्सा हो रही थी। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं है मैं खुद सोचूंगा, मगर तुम इधर क्यों आई हो? ज़्यादा शौक चढ़ा है मरने का? ज़मन ने अपना गिरबान चढ़ाते हुए उसके बाजू को मोड़ते हुए अपने अंदर पीछा ऐसे कारों को दूसरी जानब मगर उसकी कमर ज़मन के सीने में कैद की। हाँ है मुझे मरने का शौक, ऐसे ने जवाब दिया। एक काम करो फिर। अपने चेहरे को ऐसे के कान के करीब ले जाते हुए कहा। क्या? ऐसे ने दोबारा सवाल किया। मेरी आंखों में डूब जाओ। उसके बाजू को झटका देते हुए रुक अपनी जानिब किया लिया। हैदर हसन को आंखों में कैद करता हम बात नहीं, उसके लिए तुम्हें मरना होगा। आंखों में मोहब्बत गुस्सा मोहब्बत नमी लिए ज़मन की काली आंखों को भूरा कौन मारेगा मुझे? अब एक आईब्रो उगचाई। ज़मन ने उसके हाथ को अपनी गिरफ्त मजबूत की। नेक काम मैं खुद करूँगी। अपने हाथ से उसका हाथ अलग करते हुए ऐसे पीछे हुई। ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन जब तुम्हें मरना हो तो मेरी आंखों में ही डूब कर मरना। तुम्हें छूने का हक ना तो मैं हवा को दूंगा ना ही ज़मीन को गिरी हुई पेशाब से मुँह ढाँपते हुए ज़मन ने बात की। किस चीज़ का हक जता रहे हो मुझ पर? तुमने ही मुझे बदवा दी थी कि मुझे मोहब्बत हो जाए। अब मोहब्बत करवाई है तो अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। अलहसान वाह जी, यहाँ तो मोहब्बत के गीत गाए जा रहे हैं। इन दोनों की गुफ्तगू जारी थी जब वहाँ पर अब्दार ने आकर रंग में भंग डाले। ऐसे जो ज़मन के सीने से खड़ी थी। अब्दार की आवाज़
पीछे होना चाहिए, मगर जमन ने उसको हाथ से पकड़ते हुए वापस अपने सीने से लगाया। क्या कर रहे हो जमन, लिहाज करें कुछ। ऐसे शर्मिंदा हुई। तुम्हारे लाख सिपाहियों के लेक्चर के आगे भी मैं बस अपने इरादों से डरता हूँ, या तो कि मेरा अपना एक दोस्त खड़ा है अपने बलबों से आयज़े की कान की लोगों को छूटे हुए शिद्दत भरा लम्स छोड़ा, इस पर आयज़े को पूरे जिस्म में ततराहट उठी। अच्छा चाहिए सब छोड़ो जमन, जल्दी यहाँ से चलो, मेरे खबीस बाप को किसी और से खबर मिली कि इससे पहले कि हमने इस तक पहुँचना होगा। और उम्मीद है कि ईशा भी अपना काम कर चुकी होगी। ईशा का नाम पर ऐजे ने चौंका अवतार को देखा। तुम दोनों ईशा को कैसे जानते हो? आजे अवतार और जमन की तरफ देखते हुए बोली, लो जी कर लो बात, मेरी कज़न है, मैं कैसे नहीं जानूंगा भला। अवतार ने हवा में हाथ लाते हुए ऐजे को आँख ने उठाकर देखा। जहाँ तक ऐजे को पता था ईशा का कोई कज़न नहीं, इसलिए वो सर झटक कर रह गई। ये कोई और रुका। ऐसे सोचों में घूम कर साकन खड़ी थी कि अवतार और जमन एक दूसरे को देख रहे थे। जब अवतार ने कहा, होश में आओ है शहजादी, और हमारे शाह जमान का हाथ छोड़ो, हमने और काम भी करने हैं। जमन और ऐसे जो अभी तक हाथ पकड़े खड़े थे, अवतार की याद दिलाने पर छोड़ा। क्यों तुम लोगों को ने क्या काम करना है आगे, और कहाँ पर बम धमाके करने हैं, कितने मासूमों की जानों लेने का सोचा है। अजय अभी बात कर रही थी कि जमन ने अपने लेक्चर के 2 नकाबपोश लोगों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। अजय तुम जाओ यहाँ से, जमन का उसका हाथ पकड़े उसे भेज रहा था। नहीं जमन, पहले मुझे तुम बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम में तो इंसानियत थी ना, भी तुम क्यों लोगों में दहशत फैला रहे हो? ऐसे अभी इस सब बातों को पता नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे जिद पर अड़ी हुई थी, तुम्हें मेरी कसम, तुम जाओ यहाँ से। जमन ने तुम कसम का सहारा देते हुए उसे वहाँ से भेज दिया। जमन और अवतार ने 2 अलग अलग रास्तों से भागने का फैसला किया। जमन एक गली में तेज़ दौड़ लगाते भाग रहा था, जब उसके पीछे एक शख्सियत आई। ये वही शख्सियत जो महल में जम के पास आई जब वो कैद खाने में था। अब वही उसका रास्ता रोके खड़ा था। मैंने तुम्हें कहा था शाहजमान के मेरे साथ हाथ मिला लो, मगर अगर इस दिन तुमने मेरी बात मानी होती तो अब तक तुम बादशाह को मारकर अपना बदला पूरा कर चुके होते, और खजाने में से मालामाल हो चुके होते, मगर नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और सोचो, अगर मैं यहाँ सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें कैद करवा दूँ तो कुछ लम्हे में तुम्हें फांसी के फंदे पर हो गए। नकाबपोश ने इशारत की उंगली ही उठाते हुए जमन को धमकी दी। आपका समझी अमल का लिया कि मैं जहाँ चुपचाप फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊँगा? जमन ने एक लफ्ज़ पर जोर दबाव डालते हुए कहा, जबकि सामने वाले शख्स उसको हैरत भरी आंखों से देख रहा था। हैरत से मत देखे मलका, मैं इंसान को एक नज़र में पहचान लेने वाला इंसान हूँ। आपको क्या लगता है कि आवाज़ और हुलिया बदल का मुझे धोखा देंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तो इसी दिन आपकी आंखों से पहचान गया था। अगर मैं चाहता तो उस दिन आपको बेनकाब कर सकता था। जमन बोले जा रहा था और वो जाता था कि वो मलका के पाँव के नीचे से ज़मीन खा चुका है। अगर ऐसा था तो तुम भी क्या किया क्यों नहीं? मलका ने अपने चेहरे से नकाब उतार कर खींच कर उतारा। क्योंकि मैं जानता था कि मेरे बाप का असल कातिल कौन है, क्योंकि ये शख्स की आस्तीन में तुम जैसे सांप पलते हैं, वो शख्स खुद इतना जहरीला कभी नहीं हो सकता, और मैं बहुत जल्द इस बात की तह तक पहुँचाऊँगा, और या शायद पहुँच चुका हूँ। मैंने तो तुम्हें बहुत बेवकूफ़ समझा था शाहजमान, मगर तुम तो बहुत चालबाज़ निकले। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ये सब करके बादशाह की जान बचा ली तो गलत। अब बादशाह के साथ ऐज़े का भी सफाया होगा। आंखें फेरते मलका ने जमन को ऐज़े के नाम पर गुस्सा दिलाया। अगर तुमने ऐज़े को आंख उठाकर भी देखा तो अपने हाथों की उंगलियों से तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी पनाह मांगेगी। बंदूक को अपने कोट की जेब से निकालते हुए मलका की आंखों के सामने लहराई तेज़ कमान और तीर कमान और तलवारों से खेलने वालों के पास बंदूक कब से आई? मलका को जमन के पास में बंदूक देखकर हैरानी हुई थी, जबकि अफगानिस्तान में बंदूक सिर्फ उसी के पास पाई जाती थी जो जाफर शाह का खास आदमी होता था। जो जाफर शाह का खास आदमी होता है। खैर मरना तो उसे होगा। बंदूक को पीछे हटाते मलका आलिया ने अपनी घबराहट को काबू गायब करना चाहा। भूल है आपकी मलका आलिया, बादाम खाया करें एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ। अगर वक्त की बात है तो तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। समन ने उसको याद दिलाया कि वो उसे जल्द बेनकाब करने वाला है। मैंने तुमसे कहा था कैद खाने में रहकर मेरा मुकाबला करो, मगर तुम वहाँ से फरार हो गया, मैदान छोड़कर भाग गया, और मैदान छोड़कर भागने वाले कभी मोहलत नहीं देते। मलका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। भेड़िए की खाल और तुम्हारी चाल कभी भी शाहजमान पर भारी नहीं पड़ सकती। और जमन के बात अधूरी रही रहेगी जब उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ है। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, जहाँ मलका आज्ञा मौका पाते ही देने का फायदा उठाते वहाँ से फरार होगी, जबकि सामान उसकी तरफ बढ़ रहा था जहाँ से उसे गिरने के बाद। मैंने तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहा था, यहाँ तक कि अपनी कसम भी दी थी। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मैंने नहीं रखता जो तुमने मेरी बात नहीं मानी? जमन ने वहाँ जाकर देखा तो ऐसे अपने मुंह पर हाथ रख के आंखों से आबशार बहा रही थी। उसकी हालत देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसने वहाँ मौजूद तुम सब बातें सुनी है। एजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था जमन को, मगर उसकी तकलीफ को समझते हुए आगे बढ़कर उसके हाथों से थामते हुए उसे अपने सीने से लगाया। जमन ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? जमन वो तो मेरी माँ है ना, वो हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हैं? सदमे से रोती हुई उसकी आवाज़ भी उसका साथ छोड़ने जा रही थी। जमन की आंखों में देखते हुए वो बेताशा रो रही थी। जमन मुझे बाबा के पास जाना है, वो उनको नुकसान में जाएगी गई होगी, मुझे जाना होगा। ऐसे जमन का हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से जाने के लिए मुड़ी थी। कहीं नहीं जाएंगी आप, कुछ नहीं होगा आपके बाबा हजूर को, और आप रोना बंद करें। जिस औरत के लिए आप आज रो रही है ना, वो कुछ नहीं लगती आपकी, ना वो आपकी माँ है, वो बस एक नागन है जो अब तक तुम लोगों के आस्तीन में पड़ रही थी ताकि आप बताने पर अपनी हुकूमत कर सके। आज की पहली ही इतनी बुरी हालत थी जब जमन ने उस पर एक और धमाका कर दिया। एक रात पहले नहीं अवतार, तुम जानते हो मेरी बहन की जान तुम्हारे बाप के कब्जे में है। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे उनकी जान जाए। जामन अवतार को इनकार कर रहा था कि वो उसके साथ मिलकर जाफर शाह को धोखा नहीं दे सकता। अभी आखिरी आधी रात से भी ज़्यादा वक्त था क्यों ना हम पहले शाहजहां की बहन को ही ढूंढ लें। दोनों को परेशानी में मुस्तब देखकर ईशा ने उसका मसला संभाला। वो तीनों इस पर जमा होकर कैद खाने से बाहर निकले और एक सुरंग में बने कमरों की तरफ बढ़ने लगे। सुरंग बहुत लंबी थी जिसमें बेशुमार कमरे बने हुए थे। वो तीनों दबे कदमों से रास्ता तय कर रहे थे। अवतार, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा अवतार को मुखातब कर रही थी जिसकी आवाज़ भी कांप रही थी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा ने हाथ को अपने दोनों हाथों में मजबूती से थामते हुए अवतार ने ईशा को अपने करीब किया। अंधेरे की वजह से वो अवतार के बगल में अपना सर टिकाए आगे बढ़ रही थी। पानी 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 वो आगे बढ़ रही थी कि जब उसको किसी सिसकियों की आवाज़ आई जो कि पानी मांग रहे थे। कुछ फासले पर एक कमरे के
सरिये की रोशनी भी ज़ाहिर हुई। शायद वो वहाँ कोई मौजूद है। वो तीनों दबे हुए कदमों के साथ अंदर दाखिल हुए। एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी हुई थी और पानी मांग रही थी। ज़मन ने पास पड़े घड़े में से पानी निकालकर इस बूढ़ी औरत के सर को अपनी गोद में रखते हुए उसका पानी पिलाया। इस औरत की सांसों की आवाज़ पूरी सुरंग में गूंज रही थी। पागल, अजीब कोई पागल इंसान है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मामू इस कदर बेरहम और जालिम इंसान है। वो ऐसे कैसे किसी को कैद में रख सकते हैं। ईशा इस औरत के पास बैठे हुए मुखातिब हुई। औरत उसके पास होकर काफ़ी पुरसकून हुई थी। ईशा, आप उनको लेकर हमारे कैद खाने में जाएँ। और ईशा जमान उनको लेकर कुछ देर में वहाँ पहुँचते हैं। मुझे यकीन है कि वो भी यहीं होंगे। आबदार ने ईशा को बातें करते हुए तलकीन की। ईशा और ईशा उस औरत को सहारा देकर वहाँ लेटती कैद खाने में आगे। शाह जमान और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। 5 कमरे के फासले पर उसको थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। जमान ने ताला तोड़ा कर अंदर कदम रखे तो पहले घुटनों में सर्दी दानी रो रही थी और जमान की आवाज़ पर दानी रोते हुए जमान के गले लगी, रोए नहीं, मैं आ गया हूँ। आपको इस्लाम में यहाँ से ले जाऊँगा और जिन हाथों से वो आपको यहाँ उठा कर लाया, इन हाथों को मैं काट कर फेंक दूँगा। परवा कहाँ है? वो ठीक है, मतलब उसको कहाँ गया, कहाँ है क्या? जमान को बात करने के दरमियान परवा का ख्याल आया, क्योंकि दानी वहाँ पर अकेली थी। परवा मौजूद नहीं थे। वो तो उसकी घबराहट होने लगी। भाई वो दिल के साथ जंगल में गई थी और उसके साथ कुछ लोग हमारी खुफिया घर में आ पहुँचे थे। मुझे मतलब दारिन को यहाँ ले आए। भाई ये लोग बहुत बुरे हैं, हमें मगरमच्छ के आगे डालने का बोलते हैं। दारिन रोते हुए जमन को बता रही थी, जबकि जमन के गुस्से में बाजू के मसल फुले जा रहे थे, जबकि रगें तनी हुई थी। शाहजमान, अब जल्दी करें, मैं इस औरत को भी जांच पड़ताल करनी होगी। हाँ, तुमने सही कहा आबदार, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। जमन अपनी बहन को साथ लिया आबदार के साथ वापस कैद खाने में आए। रोशनी में आने के बाद इस बूढ़ी औरत का चेहरा चमक रहा था। बूढ़ी होने के बावजूद भी वो बहुत ही हसीन मालूम हो रही थी। उसके बाल सुर्ख लाल और आंखों का रंग हल्का बुरा था, जिनको जमन बड़े गौर से देख रहा था। देखिए, आपको हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब यहाँ क्यों कैद हैं आप? अब के पीछे पर इस औरत ने स्वाद में सर हिला दिया। देखिए भाई साहब, हम आपकी सारी ज़िंदगी इस छोटी सी सल्तनत पर राज करेंगे। मुझे एक बहुत बड़ी सल्तनत चाहिए भाई साहब, भाईजान। इसके बाद हम ऐसा बाकी सल्तनतों पर भी कब्जा कर लेंगे। जाफर शाह एक तख्त पर बैठा अंगूरों का मजा लूट रहा था जब वहाँ आलिया तशरीफ लाई और हमेशा की तरह जिद करने लगी। मुझे अभी और बहुत काम है। मुझे अंग्रेज़ मुल्क में एक बड़ी तादाद में असलजात भिजवाना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और ऊपर से हारफ शाह मेरे लिए रास्ते का कांटा बन चुका है। सबसे पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। अंगूरों के गुच्छे को प्लेट में रखते हुए वो कुछ सोच रहा था जब उसे ज़ीनत बेगम से मालूम हुआ कि वो अपनी सहेली से मिलने दरबारी किले में मौजूद हैं। बादशाह को तजब हुआ तो वो मलका को लेने खुद ही किले की जानिब चले आए। आलिया के शैतानी चाल के मुताबिक सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा था। आलिया ने मलका के कपड़े कनीज़ को पहना दिए। मतलब साफ जाहिर था कि वो महरूफों को हरफ शाह और मलका ताजनीन के रूप में लाया गया था, जिनको बादशाह हसान के मंजिल के सामने एक घटिया सूरत में लाया गया था। हसान को किले में दाखिल होता देखकर वो दोनों बहरूपिये एक दूसरे के करीब आए और मंसूबे के मुताबिक एक घटिया तरीन मंजर बादशाह को दिखाने लगा। इन सब के दौरान बादशाह की तरफ इन दोनों बहरूपियों की पोस्ट थी। हसान की गैरत ने मजीद गौरा न किया। वो और ये मंजर बर्दाश्त न कर सका। अपने पास खड़े सिपाही के कंधे पर लटके हुए तीर को फजा में बुलंद करते इन दोनों की तरफ उछाला, जो कि सीधा निशाने पर लगा इन दोनों के जिस्मों के आर पार कर चुका था। इन दोनों की लाशों को जाकर किसी जंगल में डाल दो, जहाँ पर कुत्ते और भेड़िए उनकी एक रग तो चीज फाड़ दें। सिपाहियों को हुक्म देता वो वहाँ से तनपन करता चला गया। उनको काश इस वक्त अपनी गलती का इतनी अकल आ जाती कि वो जाकर उनका चेहरा ही देख लेता, मगर जोश में होश को देना इंसानी का काम है और बादशाह एहसान ने वो काम बखूबी निभाया। बादशाह के वहाँ से जाने के बाद जाफर ने इन दोनों बहरूपियों समेत हारिफ शाह की लाश को भी दूर संसान खंडरों में दफन करवा दिया। जब ये सारा मामला तंजीम के पेश नज़र हुआ तो वो सदमे में चली गई और एक लंबे अरसे तक कोमा में रही। जब उनको होश आया तो खुद को एक कोठरी में पाया, जहाँ से वो कभी निकल ना सकी। पूरे खानस्तान में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हसन ने अपने भाई हारिफ शाह की गद्दारी पर उसे कत्ल कर दिया। जाफर ने मौका देखते ही हारिफ के घर आग लगवा दी, जिस दौरान शहनाज बेगम अपने बच्चों को लेकर एक जंगल में आ बैठी, जो जहाँ कोई बसे नहीं रहता था। और इस जंगल में आग लगने का जिम्मेदार भी बादशाह को ठहराया गया। जाफर ने बादशाह को भला फलाकर यकीन दिलाया कि उनको आलिया से शादी करनी चाहिए, ताकि ऐज़ल माँ की शौकत से महरूम न रह सके। बातों में आकर बादशाह हसन ने आलिया से शादी तो कर ली, मगर वो उसे कभी ताजनीन का दर्जा नहीं दे सका, क्योंकि ताजनीन उसकी मोहब्बत की इकलौती वारिस थी और उससे धोखे की उम्मीद हसन को हरगिज़ न थी। और आलिया को भी इसने कोई सरोकार नहीं था। उसे बस उसी वक्त आने पर हसन की संतत पर कब्जा करना था। हाल सुरंग में से निकलने वाली वो हसीन आंखों वाली औरत ताजनीन बेगम थी, जिसने रोते हुए शाहजमान को सारा माजी बताया। सब कुछ शाहजमान के सामने आ चुका था कि कौन असल मुजरिम है। और आप फिक्र ना करें मलका, मैं अपने वालिद के कत्ल का बदला, आप पर लगे इल्ज़ाम का बदला चुन कर लूँगा। मैं जाफर शाह और उसकी शैतानी बहन को कहीं नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगा। ताज़मीन बेगम का हाथ थाम जमन ने उससे कह दिया, नहीं शाहजमान बेटा, तुम आलिया को नहीं मान सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उसकी बेटी जीते जी मर जाएगी। तो उसकी बेटी जीते। ताज़मीन ने ईशा की तरफ इशारा करते हुए जमन के हाथ से अपना हाथ हटाया। एक और राज उन पर फाश हो चुका था, जिनको सुनते ही ईशा सदमे से लड़खड़ाते हुए द्वार में जा लगी थी। तभी इस बात भी जाहिर हुई कि ईशा मलका आलिया की बेटी है, जबकि मलका आलिया के कारनामों से उनका शौहर जाबर फरहान वाकिफ हुआ और उसे एक
उसे रोकना चाहा तो उसने अपने शोहर को कत्ल कर डाला। आयशा को लावारिसों की तरह अपने भाइयों के पास छोड़ दिया ताकि हसन को शादी के लिए राजी कर सके। आप फिक्र ना करें मलका, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। आयशा की तरफ नजरें घुमाते ज़मन ने खुद ही से अहद किया। मौजूदा ज़मन ने आयशा को माजी से लेकर गुज़श्ता रात तक के सारे हालात से आगाह कर दिया। आयशा की हालत दिल से बुरी होती जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो ज़मन के गले से लगी हुई हज़ारों को तार होने में मगन थी। शाहज़मान, तुम अभी यहीं खड़े हो यार, हमारे पास मज़ीद वक़्त नहीं है। मैंने आलिया को साबत हवेली जाते देखा है। उससे पहले कि वो कोई नुकसान करे, आबदार ने आकर शाहज़मान और एज़ल को इत्तला दी तो वो तीनों अंधाधुंध जाफ़र की हवेली की तरफ दौड़े, क्योंकि अब उनके पास वक़्त बहुत कम था। सब लोगों को आबदार ने वहीं छुपाया हुआ था। अगले ही लम्हे सब जाफ़र की हवेली आ चुके थे, जहाँ पर जाफ़र और मुल्कालिया ने सबके हाथों कड़ियों में जकड़े हुए अपने सामने एक दीवार के साथ बांधा हुआ था, जिसके बिल्कुल सामने ही मगरमच्छ मुंह खोले अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। इंसान कितना ही खुदगर्ज क्यों ना हो, मगर अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मलका आलिया ने भी वही किया। ईशा को आज़ाद छोड़ने उसने सबको कैद पर रखा था। आलिया, शाहज़मान और तुम्हारा गद्दार बेटा। आलिया ने जाफ़र को मुखातब करते हुए आबदार की तरफ इशारा किया। अजीब कोई पागल औरत हो तुम आलिया, मैं कहाँ से गद्दार हो गया, मैं तो तुम्हारे जलील भाई का खलील बेटा हूँ। 2 कदम आगे बढ़ाते दोनों मुठियाँ आबदार ने दीवार पर मारी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मगरमच्छ में इन सबको दरमियान से वो दीवार हटा दी जाएगी। जाफ़र ने शाहज़मान के आगे बढ़ते हुए कदमों को रोका। जाफ़र अभी जीतने की खुशी में ऊपर की तरफ देख रहा था जब आयशा ने अपने बेकार निशानाबाजी से तीर को फ़ज़ा में उछाला तो फ़ज़ा में चलता हुआ दीवार के साथ खड़े नकाबपोश आदमी के हाथ पर जा लगा। खुशकिस्मती से वो निशाना सही जगह पर जा लगा, जिससे दीवार को हटाने की चाबी मौजूद थी। वो आदमी संभल न सका और तालाब में गिर गया। और अब जो के आलिया मुँह खोलती देखती रह गई। अदील फरवा भी वहीं पहुंच चुके थे। उन्होंने ही अगले ही लम्हों में बादशाह और ताज़मीन समेत सबको आज़ाद करवाया। आसान तो शर्म के मारे मलका से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। शाहज़मान ने एक टांग फ़ज़ा में लहराते हुए जाफ़र के मुँह पर दे मारी, जिससे वो ज़मीन बोस हो गया। बालों के से दबोचते हुए उसे खड़ा किया। शाहज़मान ने अपने कोट की जेब से बंदूक निकालते ट्राइगर पर हाथ रखे। इसमें से जितनी गोलियां थी सारी की सारी जाफ़र के गलत में उतारी। मुस्कुराता हुआ गिरा। ये था कि जब ज़मन ने उसे टांग मारते हुए तालाब में धक्का दिया और अगले ही लम्हे तालाब का पानी सुरख हो चुका था। जबकि मलका आलिया को अपने बचने की कोई आसार नजर नहीं आ रहा था, तो वो रोते हुए सबसे माफ़ी मांगने लगी। सब खामोश खड़े थे। सिर्फ वजह आयशा की वजह से ईशा की वजह से। वो ईशा की माँ है नहीं अम्मीजान, हज़ार ज़िंदगियों को बर्बाद करने के बाद मैं आपको जीने का हक नहीं दे सकती। ईशा की आवाज़ में नमी के साथ आलिया की तरफ बरी आ रही थी। आलिया उसके आगे बढ़ने पर पीछे की तरफ कदम सरका रही थी और शायद वो भूल चुकी थी कि पीछे मगरमच्छों से गिरा हुआ तालाब मौजूद है। तालाब और आलिया के दरमियान 2 कदम का फासला था। जब आयशा ने ज़मीन पर गिरी हुई बंदूक उठाकर गोली चला दी और गोली सीधा आलिया के सीने पर जा लगी और वो भी तालाब से गिरती हुई अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। जबकि ईशा बेहोश हो चुकी थी। कुछ दिन बाद सब कुछ बेहतर हो चुका था। आबदार भी ईशा को लेकर महल में आयश के था और उसका खास ख्याल रख रहा था। बादशाह हसन और मलका ताज़मीन के मोहब्बत के तल्लुकात पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। बादशाह ने ताज़मीन से रो रो कर माफ़ी मांगी थी, जिसके तहत उसको माफ़ कर दिया गया था। ज़मन को तो दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। ज़मन के दोनों बहनों की शादी हो चुकी। शाहज़मान की शादी की भी धूम मची हुई थी। फ़ज़स्तान एक बार फिर से महक उठा था। आज हमारी मोहब्बत की दास्तान मुकम्मल हुई। आज एज़ल हसन से एज़ल शाहज़मान बन चुकी है। शाहज़मान ज़मीन पर घुटने टेकाया एज़ल से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। एज़ल ने उसके हाथ थाम कर उसको उठाया। महल में मौजूद भरी महफिल के सामने ज़मन के सीने में अपना सर छुपाए हुए ऊपर मुँह उठाकर उसके गालों पर अपने लब रखे। हम आपकी अमानत है ज़मन, और आप अब आपको मिल चुके हैं। अगर हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई आएगा तो अपना अंजाम खुद भी तय नहीं कर पाएगा। हमारे लिए एक दूसरे का दीदार करते रहना ज़रूरी है। वो दोनों गले लगे मोहब्बत के गीत गा रहे थे, जबकि फ़ज़ा तालियों से गूंज उठी थी। तेरी सूरत को देखता हूँ मैं दागे दलबी, तेरी सूरत को देखता हूँ मैं, उसकी कुदरत को देखता हूँ मैं। जब हुई सुबह आगे नासा अपनी हज़रत को देखता हूँ मैं। वो मुसीबत सुनी नहीं जाती जिस मुसीबत को देखता हूँ मैं। देखने आए हैं जो मेरी नफ्स, उनकी सूरत को देखता हूँ मैं। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। शब फ़रकत उठा कर सर, सुबह अशरत को देखता हूँ मैं। हर दूर बैठा हुआ सर महफिल, रंग सोबत को देखता हूँ मैं। हर मुसीबत है बेमज़ा शब गम, आफत को देखता हूँ। ये ना मोहब्बत को जानते हो तुम, ना मोहब्बत को देखता हूँ मैं। कोई दुश्मन को यूँ ना देखेगा जैसे किस्मत को देखता हूँ मैं। हशर में दाग कोई दोस्त नहीं, सारी खलकत को देखता हूँ मैं। ख़त्म फिर बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा सस्पेंस था इसमें, तो खास सस्पेंस उन्होंने दूर कर दिए। तो बहुत अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट नावल